चलिए, तो ये हमारा लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 to 11 जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। सारे लेक्चर्स ऐसे मॉड्यूल में से ही पढ़ाया हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट, थियरीज, क्वेश्चंस जो है वो करवाया हुआ है। होपफुली वो सारे ही वीडियोस आपने देख लिए होंगे। ये जो लाइव बैच का जो पर्पस है वो है चैप्टर 12, 13, 14, 15 को कंप्लीट करना, जो मेरा पेंडिंग है, जो मैंने अब तक यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया हुआ है, डिले हो रहा है। तो इस वजह से सोचा है कि चलो ये लाइव करके ही अपलोड कर देते हैं तो हो भी जाएगा, और आपका May 26 ऑनवर्ड्स कोई भी अटेम्प्ट हो तो आपको यूजफुल भी हो सकता है। तो हमारा पर्पस यही है। इसमें चैप्टर 12 to 15 जो 4 चैप्टर पेंडिंग है, जो मैंने अब तक यूट्यूब पर अपलोड नहीं किए है, वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। डेली पढ़ेंगे, 15-20 दिन में ट्राई करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। आईसीए मॉड्यूल में से सारे कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो भी है वो सब कुछ, थियरी वगैरह सब कुछ हम कवर अप करेंगे, अच्छे से समझने की ट्राई करेंगे पूरा। हाँ, डेफिनेटली इसमें मैं जिस तरह से बाकी के चैप्टर्स करवाता हूँ वैसे ही यहाँ पर, मतलब मैं सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करवा पाऊंगा, उसके कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली पूरे सोल्व करवाऊंगा। हाँ, डेफिनेटली सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बट उसका आंसर मैं पूरा लिख के नहीं करवाऊंगा, राइट? ये श्योर है, इतना टाइम नहीं रहेगा। तो जो भी चीज रहेगी वो क्या होगी कि जो कॉन्सेप्ट्स है, जो थियरीज है, वो सब कुछ इन डिटेल समझेंगे। क्वेश्चंस भी सारे कवर अप करेंगे, बट उस क्वेश्चन में किस तरह से होता है, क्या पॉइंट्स डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारे हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बट सारे ही क्वेश्चंस में लिख के सोल्व नहीं करवाऊंगा। जहां पर जरूरत लगेगी, जहां पर इंपॉर्टेंट लगेगा, फॉर्मेट्स वगैरह कुछ समझाना है या फिर किस तरह से सोल्व करना है वो समझाना है, तो मैं सोल्व करवाऊंगा, लिख के पूरा करवाऊंगा। बट सारे ही क्वेश्चन इस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं रहेगा इतना, राइट? तो इस तरीके से ये पूरा रहेगा। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली चैट पर आप पूछ सकते हैं, तो मैं हो सके उतने सारे डाउट्स जो है वो रिजोल्व भी हम साथ साथ में ही करते जाएंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में भी आ जाएगा, और आपका ये जो पेंडिंग चैप्टर्स है वो भी हम यहाँ से अच्छे से फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, राइट? तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12, सर्विस कॉस्टिंग। हाँ, एटलीस्ट इट इज एडवाइजेबल कि आपने ऑलरेडी चैप्टर 1 to 7 तो पढ़े हुए होने चाहिए, जो मॉड्यूल 1 के जो सारे चैप्टर्स है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हिट करेंगे, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी जगह पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उसके बारे में तो आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर 1 to 7 जो है वो बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो वो तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो चैप्टर 1 to 7 आपको पता है तो ये इजीली समझ में आ जाएंगे। 8, 9, 10, 11 अगर आपके नहीं हुए हैं तो चलेगा। चैप्टर 1 to 7 किसी भी तरीके से मेरे वीडियोस देखे, या फिर आपने अपने तरीके से पढ़ा है, या फिर और कहीं पर भी पढ़ा है, तो आपको मिल जाएंगे। और ये वीडियोस जो है उसका रिकॉर्डिंग्स भी डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, उसमें मैं बाद में टाइम स्टैम्प वगैरह भी ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियोस, पर्टिकुलर टॉपिक्स, पर्टिकुलर क्वेश्चंस वगैरह ही देखना है तो भी आप वो देख सकते हैं, वो आप प्रिफर कर सकते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12, सर्विस कॉस्टिंग, इसका दूसरा नाम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहा जाता है। ये लास्ट मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। ऑलरेडी जो बाकी की यूनिट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, वो सारी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है जो हम समझ रहे हैं, और ये लास्ट है सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जो आपके सिलेबस में कवर अप की गई है। सर्विस कॉस्टिंग जो है वो जो सर्विस इंडस्ट्री है उनका कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। एजुकेशन की सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है, होटल है, हॉस्पिटल जो है, इंश्योरेंस, फाइनेंस से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सप्लाई है, जो टोल टैक्स वगैरह कलेक्ट होते हैं, तो वो सब कुछ किस तरह से होता है, उनका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसमें जो क्रुशियल पॉइंट्स है वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह जो है वो यहाँ पर हम कवर अप करने वाले हैं। सर्विस कॉस्टिंग, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, यहाँ पर सर्विसेज दी जाती है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जाती है और जिसके सामने पैसे मिलते हैं, राइट? प्रोडक्शन या ट्रेडिंग, हाँ, मटेरियल या फिर कोई गुड्स जो है वो रिलेटेड हो सकता है जो इसके साथ दिया जा सके, बट वो प्राइमरी नहीं होगा, यहाँ पर वो सेकेंडरी चीज होगी। गुड्स वगैरह जो है, प्राइमरी जो है वो सर्विसेज यहाँ पर दी जाएगी। ये जो सर्विस कॉस्टिंग का ये जो इंट्रोडक्शन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम स्किप करेंगे।
फिर एप्लीकेशन ऑफ सर्विस कॉस्टिंग कहां पर अप्लाई किया जा सकता है, तो वो दो जगह पर अप्लाई कर सकता है, या तो इंटरनल हो सकता है या फिर एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल सर्विसेज मतलब कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरे डिपार्टमेंट जो सर्विसेज देते हैं, एक दूसरे को सर्विसेज देते हैं, जैसे कि कैटरिंग डिपार्टमेंट है वो दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर, फाइनेंस जो भी है उन सभी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कैटरिंग की फूड सर्विसेज देते हैं। एक्सटर्नल सर्विसेज मतलब कि आप कहीं से भी अगर कुछ भी सर्विसेज परचेस करते हैं, कोई भी सर्विसेज लेते हैं, तो वो एक्सटर्नल होगा, दूसरे लोगों को, कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो दोनों ही टाइप में कॉस्टिंग जो है वो कैलकुलेट हो सकता है। मेनली फोकस डेफिनेटली हमारा एक्सटर्नल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है, जो कोई भी पर्सन सेल परचेस वगैरह करता है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्पेसिफिकली, तो वो यहां पर कवर होगी। आपने जैसे कि कहीं से भी एजुकेशन सीए की कोचिंग ली, तो वो जो सीए के कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सीए कोचिंग की पढ़ाते हैं, समझाते हैं अच्छे से, वो सब कुछ, तो वो एक सर्विस हो गई। तो वो एक्सटर्नल कस्टमर्स को ये सर्विसेज जो है वो दी जाती है। तो उसी का कॉस्टिंग कैसे करेंगे वो यहां पर हम समझेंगे मेनली। सर्विस कॉस्टिंग वर्सेस प्रोडक्ट कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग और प्रोडक्ट कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है, तो यहां पर 4 पॉइंट्स डिफरेंस के दिए हैं, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। सर्विस कॉस्टिंग जो है वो किस तरह से डिफर होता है, टेंजिबिलिटी। प्रोडक्ट कॉस्टिंग है तो प्रोडक्ट हमें दिखती है, हम टच कर सकते हैं उससे, उसका यूज उस तरीके से होता है, जबकि सर्विस जो है वो इंटेंजिबल है, उसे देख वैसा नहीं सकते हैं। सर्विसेज देते हैं बट वो कोई भी टचेबल नहीं है, उसको टच वगैरह नहीं कर सकते, तो उसका स्टॉक वगैरह नहीं होता है। जबकि जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग होता है तो उसमें स्टॉक को भी कंसिडर किया जाता है। अनलाइक प्रोडक्ट्स, सर्विसेज आर इंटेंजिबल एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड, हेंस देयर इज नो इन्वेंटरी फॉर दिस सर्विसेज। सर्विस कॉस्टिंग में कोई गुड्स, कोई टेंजिबल चीजें नहीं होती है, इसीलिए उसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, स्टॉक नहीं कर सकते हैं उसका। जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग है वो देखते हैं तो उसमें स्टॉकिंग भी होता है, स्टोरिंग भी रहता है, उसके रिलेटेड भी कॉस्ट और उसके रिलेटेड पॉइंट्स भी ध्यान में रखने होते हैं। सेकंड, कॉस्ट यूनिट्स। यहां पर सर्विसेज जो होती है उसमें कॉम्पोजिट यूनिट्स का यूज किया जाता है। कॉम्पोजिट यूनिट्स मतलब कि मोर देन 1 यूनिट का यूज किया जाता है एक साथ सर्विस का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। जैसे आप कोई भी चीज, अगर फोन फॉर एग्जांपल है तो उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, पर यूनिट कितना कॉस्ट हुआ, एक फोन बनाने के लिए कॉस्ट कितना हुआ। कोई दूसरी और प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कोई आटा है तो फॉर एग्जांपल वो किलोग्राम्स में होगा, कोई लिक्विड आइटम है तो वो लीटर, मिलीलीटर वगैरह में हो सकती है, तो उसका कॉस्ट यूनिट इस तरीके के होते हैं। प्रोडक्ट है उनका, बट जो सर्विसेज है उनका कॉस्ट यूनिट ना किलोग्राम, ग्राम, कोई सिर्फ एक नहीं होगा, बट वो कॉम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 यूनिट होगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं, आपने एटलीस्ट कुरियर तो किया होगा कभी ना कभी, तो आपको पता होगा कि कुरियर जब भी हम करते हैं तो उसमें एक तो डिस्टेंस के हिसाब से चार्जेस लगते हैं और एक वेट, कितना किलोग्राम का, कितने उसका, आप जो भी चीज कुरियर करना चाहते हैं उसका वेट कितना है, वो दो चीजें कंसिडर करके उनके जो चार्जेस है वो डिसाइड किए जाते हैं। तो डिस्टेंस और वेट ये दोनों को कंबाइन करके कुरियर के चार्जेस कितने होंगे वो डिसाइड होंगे, इसीलिए उससे कहा जाता है कॉम्पोजिट यूनिट कहा जाता है। कॉम्पोजिट दोनों का जो है वो एक साथ कॉम्बिनेशन बनाकर कॉस्ट है वो कैलकुलेट किया जाता है। वैसे ही मतलब कि अगर आप अहमदाबाद से मुंबई अगर कुछ कुरियर करते हैं और अहमदाबाद से दिल्ली कुछ कुरियर करते हैं तो डेफिनेटली दोनों के चार्जेस अलग होंगे। 1 किलोग्राम कुछ कुरियर करते हैं और 2 किलोग्राम कुछ कुरियर करते हैं तो भी चार्जेस अलग अलग होंगे, राइट। तो उस हिसाब से वो कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। वैसे ही अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो पैसेंजर जब भी ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आपको अहमदाबाद से दिल्ली जाना है और अहमदाबाद से मुंबई जाना है तो भी आपके कॉस्ट, जो आपकी जो टिकट प्राइस है वो डिफरेंट होगी। बस में भी डिफरेंट होगी, एयर थ्रू जाएंगे तो भी डिफरेंट होगी, रेलवे में भी डिफरेंट होगी, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस के हिसाब से डिसाइड होता है और कितने पैसेंजर्स है। तो जब भी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तब पैसेंजर और डिस्टेंस उन दोनों को ध्यान में रखा जाता है कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है और कितने पैसेंजर्स जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहां पर भी कॉम्पोजिट यूनिट होता है।
होटल में जाते हैं तो उसमें कितने दिन तक रुकते हैं और कितने रूम वगैरह रखे, कितने बेड वगैरह रखे, उसके हिसाब से होता है। हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो कितने दिन कितनी रात रुके हैं और कितने बेड ऑक्यूपाई किए हैं, उस हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट होता है। तो मोस्टली जो भी सर्विस इंडस्ट्री है उसमें कंपोजिट यूनिट का यूज किया जाता है, जो बाकी जो सारी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है उनसे सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को अलग बनाता है। कंपोजिट यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पार्ट है इस चैप्टर का। तो इसमें हमें कंपोजिट यूनिट्स के ऊपर ध्यान देना है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोर देन वन यूनिट का यहां पर कॉम्बिनेशन होगा, राइट। सो यूज ऑफ कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स फॉर कॉस्ट मेजरमेंट एंड टू एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट्स। कितना आउटपुट है वो भी कंपोजिट यूनिट में यूज किया जाएगा, उसमें एक्सप्रेस किया जाएगा। फिर है मटेरियल वर्सेस एम्प्लॉय कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें सबसे जो मेजर कॉस्ट होता है वो मटेरियल कॉस्ट होता है। जबकि सर्विस इंडस्ट्री में सर्विसेज जो देनी होती है वो जनरली एम्प्लॉयज प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए सर्विसेज जो है उसमें सबसे मेजर कॉस्ट होगा वो एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, लेबर कॉस्ट होगा किसी ना किसी तरीके से। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट मेजर होता है, जबकि सर्विस इंडस्ट्री में लेबर या एम्प्लॉय कॉस्ट सबसे ज्यादा होगा। जैसे कि एजुकेशन में ही कोचिंग की बात करें तो आपको कोचिंग में भी आपको मटेरियल दिए जाते हैं, बट वो मटेरियल से ज्यादा एक्सपेंस जो है वो फैकल्टी का एक्सपेंस रहता है, वो सबसे मेजर एक्सपेंस रहता है। बट अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो फोन बनाने के लिए जो मटेरियल यूज हुआ है वो जनरली ज्यादा महंगा होगा कंपेयर टू एम्प्लॉय कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल कॉस्ट मेजर होता है, जबकि सर्विस कॉस्टिंग में लेबर या एम्प्लॉय कॉस्ट। Unlike a product manufacturing, employee or a labor cost constitute a major cost element than a material cost. And last है traceability of cost. कॉस्ट को ट्रेस करना कि भाई किसमें कितना कॉस्ट हुआ है वो जानना, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट बन जाता है। Indirect costs like administration overhead are generally have a significant proportion in total cost of a service, as unlike manufacturing sector. Service sector heavily depends on support services and traceability of cost to service may not इकोनॉमिकली फिजिबल। जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर सपोर्ट सर्विसेज है, जो आपने ओवरहेड्स में इन डिटेल समझा होगा, वो जो भी डिपार्टमेंट का खर्चा है वो होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बट वो उसका मटेरियल लेबर से इतना डायरेक्ट कॉस्ट से बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट कॉस्ट जितना भी नहीं होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होता है इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। पर जो ये सर्विस इंडस्ट्री होती है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन या सपोर्ट कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसको ट्रेस करना और एक्चुअली कौन सी सर्विस का कितना है वो लोकेशन करना डिफिकल्ट हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। मतलब कि वो खर्चा अलोकेट करने में ही आपका ज्यादा खर्चा हो जाता है कि भाई कौन सा किसका कितना खर्चा हुआ है वो जानने के लिए, राइट। तो ये 4 पॉइंट्स हमें डिफरेंस के बताए हैं प्रोडक्ट कॉस्टिंग वर्सेस सर्विस कॉस्टिंग में। सबसे पहले है एक तो यहाँ पर टेंजिबिलिटी की बात करें तो प्रोडक्ट में टेंजिबिलिटी होती है, सर्विस कॉस्टिंग में टेंजिबिलिटी नहीं होती है, स्टोर नहीं कर सकते हैं कुछ भी। सेकंड, यहाँ पर जो फोकस है वो कॉस्ट यूनिट, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट होगा, जबकि प्रोडक्ट में एक ही यूनिट रहता है। थर्ड जो है मटेरियल कॉस्ट वर्सेस एम्प्लॉय कॉस्ट, सर्विस कॉस्टिंग में एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू मटेरियल कॉस्ट। एंड लास्ट है ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉस्ट, इसमें सपोर्ट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होंगे, तो उसको इकोनॉमिक फिजिबल मैनर में कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्विस कॉस्ट यूनिट एंड केपीआई। सर्विस कॉस्ट के यूनिट्स जो है यहाँ पर हमने आगे बात किया, डिस्कस किया, वैसे कंपोजिट यूनिट्स का जो है वो यूज किया जाता है। सिर्फ एक कॉस्ट यूनिट नहीं होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कॉस्ट यूनिट जो है वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, और उसी वजह से थोड़ा सा ये चैप्टर डिफिकल्ट इस पॉइंट के लिए लग सकता है कंपोजिट यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर आपको उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अदर टिपिकल कॉस्ट यूनिट्स कौन से होते हैं? ट्रांसपोर्ट सर्विस है तो उसमें पैसेंजर के लिए पैसेंजर किलोमीटर इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्विंटल किलोमीटर और टन किलोमीटर इन गुड्स कैरिज। पैसेंजर मतलब कि बस वगैरह है वो अगर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें पैसेंजर किलोमीटर को ध्यान में रखेंगे कि कितना किलोमीटर ट्रैवल किया और कितने पैसेंजर्स नॉर्मली होते हैं, उस हिसाब से वो पैसेंजर किलोमीटर्स को ध्यान में रख के कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालते हैं। इसीलिए अगर आपका जो भी ट्रैवलिंग होता है उसमें फॉर एग्जांपल मुंबई से आप दिल्ली जा रहे हो और मुंबई से अहमदाबाद की कुछ टिकट प्राइस होगी और
मुंबई से दिल्ली जाएंगे तो कुछ टिकट प्राइस होगी, क्योंकि मुंबई से अहमदाबाद नजदीक है कंपेयर टू मुंबई से दिल्ली, तो मुंबई से अहमदाबाद का जो टिकट प्राइस होगा वो कम होगा मुंबई से दिल्ली की कंपैरिजन में। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितने पैसेंजर ने ट्रैवल किया, वो दोनों को ध्यान में रख के ये जो कॉस्ट यूनिट है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो पैसेंजर किलोमीटर कंपोजिट यूनिट हो गया, पैसेंजर एंड किलोमीटर दोनों को ध्यान में रख के। क्विंटल पर किलोमीटर और टन किलोमीटर में टन और किलोमीटर को ध्यान में रखा है इन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। फिर है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विसेज, उसमें किलोवाट आवर्स, कितने किलोवाट यूज किए और कितने आवर्स के लिए यूज किया। हॉस्पिटल में पेशेंट पर डे, एक पेशेंट एक दिन के लिए रुकता है उस हिसाब से कितना कॉस्ट होता है। रूम पर डे और पर बेड और पर ऑपरेशन एटसेट्रा, हर कितने दिन रुकता है, कितने बेड्स ऑक्यूपाई किए हैं उस हिसाब से हो सकता है, या फिर कौन सी ट्रीटमेंट ली है उस हिसाब से कॉस्ट है वो डिटरमाइन किया जा सकता है। इन केस ऑफ अ कैंटीन पर आइटम पर मील एटसेट्रा। इन सिनेमा पर टिकट, इसमें जनरली पर टिकट ही कंसिडर किया है, हाँ पर उसमें भी क्लास वाइज अलग अलग हो सकता है। होटल्स जो है उसमें गेस्ट डेज और रूम डेज, कितने दिन के लिए कितने रूम ऑक्यूपाई किए हैं। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें पर ट्रांजैक्शन, पर सर्विस, फॉर एग्जांपल पर लेटर ऑफ क्रेडिट, पर एप्लीकेशन, पर प्रोजेक्ट एटसेट्रा, उसका कॉस्ट है वो कैलकुलेट किया जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसमें पर कोर्स, पर स्टूडेंट, पर बैच, पर लेक्चर कितना कॉस्ट हो रहा है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। आईटी एंड आईटीएस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके रिलेटेड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज देते हैं, तो उसमें कॉस्ट पर प्रोजेक्ट, पर मॉड्यूल जो है वो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इंश्योरेंस के अंदर पर पॉलिसी, पर क्लेम, पर टीपीए जो है थर्ड पार्टी जो है वो एडजस्टमेंट किया जाता है। डायरेक्टली कई बार जो है वो आपके हॉस्पिटल वगैरह है उसका बिल जो है वो डायरेक्टली पेमेंट किया जाता है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये कंपोजिट यूनिट्स के एग्जांपल्स है, ये आपके डेफिनेटली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हेल्पफुल होंगे, हम यूज करेंगे। आपको ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री दे दी है और उसके कंपोजिट यूनिट्स के आपको एग्जांपल्स लिखने होते हैं, तो ये 2 पॉइंट्स के 1 मार्क ऐसे मार्क्स देते हैं और ये को थियरी में पूरे मार्क्स लेने के लिए और आपका टाइम बचाने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4-5 मार्क्स का अगर सोल्व करने जाते हैं तो टाइम जाता है, बट अगर ऐसे डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन, इजी थियरी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको लिखना बहुत कम होता है बट मार्क्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करने चाहिए। फिर यहां पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआईज बताया है कि क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं की परफॉर्मेंस के लिए, तो वो जो चीज है वो हम बाद में कवर अप करेंगे। डाउट है कि सर कैंटीन में तो मटेरियल भी होता है, तो हाउ इट इज सर्विस कॉस्टिंग। कैंटीन जो है उसमें मटेरियल डेफिनेटली होता है, वैसे देखने जाए तो वो तो रेस्टोरेंट में जाएंगे तो भी वहां पर मटेरियल भी दिया ही जाएगा, तो अब सर्विस कंसिडर करना या ना करना वो कौन सी सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैंटीन में जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है मेनली आपको पूरी आपको जो गुड्स है वो जहां पर जिस तरीके से बताया है उस तरीके से बनाना है, मेन्यू वगैरह जो दिया है उस हिसाब से बनाना है, तो मटेरियल तो उसमें इन्वॉल्व होंगे पर वो बनाने की जो भी प्रोसेस है वो काइंड ऑफ सर्विस है, प्लस वो सर्व करना और वो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना। इसीलिए कैटरिंग जो है वो एज अ सर्विस देखा जाता है, वो इस तरह से मैन्युफैक्चर नहीं होता है कि सब कुछ बना दिया एक साथ और आपको दे दिया। फूड पैकेट्स अगर बात करेंगे तो उसमें सर्विस से ज्यादा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर फोकस है। यहाँ पर डेफिनेटली आपको मटेरियल चाहिए पर वो बनाना और जितने एम्प्लॉइज है या फिर जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बनाना, उस टाइम पर अवेलेबल करवाना, वो सारी चीजें देखकर उसे सर्विस माना जाता है। समझ में आया? आप कुछ भी डाउट हो तो बताइएगा। चलिए, ये केपीआई वाला पॉइंट जो है वो हम बाद में कवर अप करेंगे।
अब यहाँ पर मेथड्स ऑफ फॉर असर्टेनिंग सर्विस कॉस्ट यूनिट किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं, असर्टेन करते हैं, उसकी मेथड्स यहाँ पर दी गई है। मेनली दो मेथड्स है, एब्सोल्यूट और वेटेड एवरेज बेसिस एंड कमर्शियल और सिंपल एवरेज बेसिस। वेटेड एवरेज, यहाँ पर जो हमारे दो यूनिट्स हैं उसको जनरली एक क्वांटिटेटिव होता है और एक क्वालिटेटिव होता है, तो उन दोनों को वेटेड एवरेज करेंगे तो क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उनका जितने भी ऐसे इंस्टेंसेस है उन सभी का टोटल किया जाएगा। It is summation of the products of qualitative and quantitative factors. For example, to calculate absolute ton kilometer for a goods transport is calculated as follow. आप अगर टन किलोमीटर कितना भी गुड्स ट्रांसपोर्ट अगर किया है उसका आपको टन किलोमीटर अगर कैलकुलेट करना है तो उसमें वेट कितना कैरी किया है और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, एक जर्नी में कितना वेट और कितना डिस्टेंस उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस दूसरी जर्नी में कितना वेट और कितना डिस्टेंस उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस थर्ड में, और इस तरीके से एन नंबर ऑफ जो भी जर्नीज हुई है उसमें कितना वेट कैरी किया है और कितना डिस्टेंस कवर अप किया है उनका मल्टीप्लिकेशन करके उनका समेशन, उसका टोटल निकाला जाएगा और वही क्या बन जाएगा, वेटेड एवरेज या फिर एब्सोल्यूट बेसिस पर हम कंपोजिट यूनिट्स करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं वो बन जाएगा। तो एब्सोल्यूट बेसिस जो है उसमें जो भी आपके यूनिट्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई, वो जो भी जितने भी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उसका पूरा टोटल निकाला जाएगा। वेटेड एवरेज बेसिस, इसमें सिनेमा थिएटर का भी एग्जांपल समझाया कि फर्स्ट क्लास सीट जो है may be provided with higher quality service and hence charged at a higher rate, whereas second class seat may be priced less. In this case, appropriate weight to be given effect to first class seat and second class seat to ensure proper cost per composite units. जहां पर अलग अलग टाइप ऑफ या अलग अलग क्लास की सर्विसेज, सभी को सर्विसेज अलग अलग तरीके से दी जाती है, तो उस केस में जो है वेटेड एवरेज कंसीडर किया जाता है, उसमें कुछ वेट देकर उन सभी को इक्विवेलेंट भी बनाया जाता है। वो इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे बनते हैं वो हम नेक्स्ट कवर अप करेंगे, तो तब वहां पर ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप भी देखें कि थिएटर में सिनेमा देखने अगर जाते हैं तो उसमें जो अलग अलग जिस तरीके से लाइक नॉर्मल सीट है, फिर उससे ऊपर जो सीट्स और जो रिक्लाइनर है, लॉन्ज वगैरह कुछ ऐसे अच्छे जो सर्विसेज देते हैं, तो उसमें डेफिनेटली टिकट प्राइसेस जो है वो ज्यादा होगी। तो उसमें किस तरह से वो कॉस्ट निकालते हैं और किस तरह से किसका कौन से क्लास का कितना टिकट रखना वो कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो भी कवर अप होगा। इसको किस तरह से वेटेज दिया जाता है वो भी कवर अप होगा। और सेकंड अप्रोच जो है वो है सिंपल एवरेज और कॉमर्शियल बेसिस। It is product of average qualitative and total quantitative factors. Qualitative factor जो है उसकी एवरेज, सिंपल एवरेज निकाली जाती है और जो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स है उसका टोटल किया जाता है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, क्वांटिटेटिव फैक्टर है, पर ये जो वेट है उसमें कितना किलोग्राम ट्रांसफर किया, ट्रांसपोर्ट किया, वो क्वालिटेटिव है, क्योंकि मेन ट्रांसपोर्ट में डेफिनेटली मेन डिस्टेंस जो है वो मेन है, इसीलिए उसको क्वांटिटेटिव किया, उसका टोटल किया जाएगा। जो भी डिस्टेंसेस, जितनी जितनी जर्नीज की है उसमें जितने जितने डिस्टेंस कवर अप किया है उसका टोटल किया जाएगा, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा एवरेज, सिंपल एवरेज ऑफ वेट, जितना वेट कैरी करके जा रहे हैं उसका वो सिंपल एवरेज निकालेंगे। यहां पर वो अलग अलग जर्नी में जितना जितना वेट कैरी कर रहे हैं उसको नंबर ऑफ जर्नीज से डिवाइड करेंगे, तो क्या मिल जाएगा उनको, सिंपल एवरेज, राइट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल ऑफ डिस्टेंस के साथ, तो उनको मिल जाएगा सिंपल एवरेज या फिर कमर्शियल बेसिस पर उनका कंपोजिट यूनिट का टोटल मिल जाएगा कि भाई कितना यूनिट्स जो है वो कंज्यूम हुए हैं। ये सिंपल होता है कंपेयर टू वेटेड एवरेज या एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में आपको एग्जैक्ट पता चलता है कौन सी जर्नी में कितना वेट कितने डिस्टेंस तक गया है, यहाँ पर डिस्टेंस पूरा लिया गया है सिंपल एवरेज में, पर जो वेट कैरी किया है, किलोग्राम, टन वगैरह जो भी है, उसकी सिंपल एवरेज निकालकर उनके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो वो एग्जैक्ट नहीं है बट कमर्शियल इजी वे है। समझ में आ रहा है? इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो इलस्ट्रेशन 1 दिया हुआ है वो इसी के रिगार्डिंग है, तो वो सोल्व करते हैं। अ लॉरी starts with a load of 20 metric ton of goods from station A. It unloads 8 metric ton in station B and balance goods in station C. एक लॉरी है, एक ट्रक काइंड ऑफ है, वो
20 मेट्रिक टन लेकर स्टेशन ए से चलती है और 8 मेट्रिक टन है वो बी स्टेशन पर अनलोड करती है और बाकी का जो है वो स्टेशन सी पर अनलोड करती है, मतलब कि 12 मेट्रिक टन है वो सी पर अनलोड किया जाता है। ऑन रिटर्न ट्रिप इट रीचेस स्टेशन ए विथ अ लोड ऑफ 16 मेट्रिक टन लोडेड एट स्टेशन सी। सी से ए पर आए तो वो 16 मेट्रिक टन लेकर आए हैं। The distance between A to B, B to C and C to A are 80 kilometers, 120 kilometers and 160 kilometers respectively. Compute absolute metric ton kilometer and commercial metric ton kilometer. यहां पर किस तरह से हुआ है देखिए, सबसे पहले A से स्टार्ट किया था जर्नी, फिर वो गए B पर और B से गए C पर। ये एक जर्नी हुई A to C पहुंचने के लिए। A to B जो है उसमें 20 मेट्रिक टन लेकर चले थे, उसमें यहां पर अनलोड बी के ऊपर बी स्टेशन था वहां पर 12 मेट्रिक टन उन्होंने 8 मेट्रिक टन उन्होंने अनलोड कर दिए, तो बी टू सी कितना गया होगा 12 मेट्रिक टन। अब वो सी टू ए जो है वो फिर से गया 16 मेट्रिक टन लेकर, राइट। तो इस तरीके से उनकी पूरी जर्नी बनी। अब उसका हमें यहां पर किलोमीटर डिस्टेंस भी दिया हुआ है कि भाई ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए जो है वो 80, 120 एंड 160 किलोमीटर्स है। तो ये ए टू बी है 80 किलोमीटर्स, बी टू सी है 120 किलोमीटर्स और सी टू ए डायरेक्ट जाता है तो 160 किलोमीटर्स होता है। ये इस तरीके से जर्नी हुई है। ए टू बी 80 किलोमीटर्स 20 मेट्रिक टन लेकर गए, बी टू सी 120 किलोमीटर्स 12 मेट्रिक टन लेकर गए, सी टू ए 16 मेट्रिक टन 160 किलोमीटर्स के लिए चला। अब इसका हमें एब्सोल्यूट टन किलोमीटर भी कैलकुलेट करना है, मेट्रिक टन किलोमीटर भी कैलकुलेट करना है और कॉमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर भी करना है। एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर में वेटेड एवरेज कंसीडर करना है, तो उसमें कैसे करेंगे एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर्स, तो उसमें जो भी डिस्टेंस और जर्नी है उनका मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। तो सबसे पहली जर्नी कहां से ए टू बी है, तो उसमें कितना है 80 किलोमीटर्स इनटू 20 मेट्रिक टन्स प्लस सेकेंड जर्नी है बी टू सी 120 किलोमीटर्स इनटू 12 मेट्रिक टन और थर्ड जर्नी है सी टू ए 160 किलोमीटर्स इनटू 16 मेट्रिक टन। इन तीनों का हमें मल्टीप्लाई करके टोटल करना है, तो 80 इंटू 20 1600 मेट्रिक टन किलोमीटर्स प्लस 120 इंटू 12 1440 मेट्रिक टन किलोमीटर्स प्लस 160 इंटू 16 तो ये 2560 मेट्रिक टन किलोमीटर्स। इन तीनों का हमें टोटल करना है तो हो जाता है 5600 मेट्रिक टन किलोमीटर्स। तो टोटल यहां पर कितना मेट्रिक टन किलोमीटर्स चला है, तो 5600 मेट्रिक टन किलोमीटर्स जो है वो चला है। ये दो कॉम्पोजिट यूनिट्स है। अब जो भी इसका ये पूरी जर्नी का जो भी कॉस्ट आएगा उसको डिवाइड किया जाएगा 5600 मेट्रिक टन किलोमीटर से, तो क्या मिलेगा पर मेट्रिक टन किलोमीटर का कितना कॉस्ट हुआ। अगर हम उसमें थोड़ा सा अपना प्रॉफिट भी डाल दे तो पर मेट्रिक टन किलोमीटर हमें चार्जेस मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर वो चार्ज हो रहा है 1 लाख रुपया पर मेट्रिक टन किलोमीटर अगर हो रहा है तो उसमें क्या होगा ए टू बी कितना गया है 80 किलोमीटर गया है और 20 मेट्रिक टन चला है। अगर ऐसा है कि ए टू बी के लिए ए टू बी जो है उसमें 8 मेट्रिक टन किसी के थे, 1 लाख रुपए पर मेट्रिक टन किलोमीटर है, तो ए टू बी जाने के लिए 80 किलोमीटर है और उसमें कितना मेट्रिक टन हुआ था 8 मेट्रिक टन। तो उस हिसाब से उसका कॉस्ट है वो निकाला जाता है। 1 लाख बहुत ज्यादा बोल दिया, अगर 100 रुपीज सिंपल रखे 100 रुपीज पर मेट्रिक टन किलोमीटर, पर मेट्रिक टन किलोमीटर। तो यहां पर ए टू बी उस जर्नी में कितना कॉस्ट मतलब कितना गया है 8 मेट्रिक टन और वो 80 किलोमीटर्स के लिए गया है, तो वो 640 मेट्रिक टन किलोमीटर्स होंगे। ये हमें मेट्रिक टन किलोमीटर यूनिट मिला। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे 100 रुपीज जो चार्जेस मिले हैं उनसे,
तो ये हो जाएगा ₹64,000 और ए टू बी, जो गुड्स ए से बी पहुंचाने थे उसका 64,000 रुपीज हमें कवर अप करना है, कस्टमर्स के पास से चार्ज करना है, राइट। ये इस तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है और जो चार्जेस रिकवर करने हैं वो जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ये जो हमने कंपोजिट यूनिट कैलकुलेट किया उसको टोटल कॉस्ट से या टोटल हमारे जो रेवेन्यू है उनसे डिवाइड कर दिया जाएगा और पर मेट्रिक टन किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर कितना होता है और उस हिसाब से टिकट या फिर प्राइजेस क्या रहेंगे वो हम डिसाइड कर सकते हैं, वो हम रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए जो आप अगर अहमदाबाद से मुंबई के लिए कुछ भी कुरियर कर रहे हैं तो उसमें अगर ऐसा है कि 1 किलोग्राम का प्राइस 100 रुपीज है अहमदाबाद टू मुंबई के लिए, तो वो उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है, किलोग्राम और किलोमीटर को ध्यान में रख के, और वो 100 रुपीज इस तरीके से आया है। अहमदाबाद से मुंबई का अगर 100 रुपीज है तो अहमदाबाद से दिल्ली का 100 रुपीज हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो 150 रुपीज फॉर एग्जाम्पल है, क्योंकि अहमदाबाद से दिल्ली ज्यादा दूर है। तो अगर वो 150 रुपीज पर किलोग्राम है तो आप जितने किलोग्राम देंगे उसमें अहमदाबाद टू दिल्ली के लिए 150 रुपीज होंगे और अहमदाबाद टू मुंबई के लिए 100 रुपीज। भले ही वो सेम कुरियर कंपनी है पर उन्होंने अहमदाबाद टू मुंबई का 100 रुपीज और अहमदाबाद से दिल्ली का 150 वो कैसे कैलकुलेट किया होगा, काइंड ऑफ ये कंपोजिट यूनिट्स को ध्यान में रख के, जिसमें उन्होंने किलोग्राम और किलोमीटर का रेट निकाला होगा कि भाई टोटल किलोग्राम किलोमीटर कितना रहता है, हमारा टोटल कॉस्ट कितना होता है, उस हिसाब से उन्होंने पर किलोग्राम पर किलोमीटर कैलकुलेट किया होगा। अहमदाबाद टू मुंबई का कुछ किलोमीटर निकाले होंगे और अहमदाबाद टू दिल्ली के कुछ किलोमीटर्स निकाले होंगे और वो मल्टीप्लाई करके उन्होंने 1 किलोग्राम का कितना रेट होना चाहिए वो डिसाइड किया होगा। और फिर वो जब भी आपका कुरियर है वो वेट करते हैं और आप उसका मेजर करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई इतना आपको देना रहेगा, पैसे इतने देने रहेंगे। तो ये इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। ये एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर, वेटेड एवरेज, डिस्टेंस और क्वांटिटी दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। जो सेकंड हमारा है वो है कॉमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर्स, जिसमें जितनी जर्नी में जितना ट्रैवलिंग किया है उस डिस्टेंस का टोटल समेशन किया जाएगा, पर जो क्वांटिटी है उसका सिंपल एवरेज किया जाएगा। तो यहां पर टोटल होगा सबसे पहले डिस्टेंस का, ए टू बी के 80 किलोमीटर्स प्लस बी टू सी के 120 किलोमीटर्स प्लस सी टू ए के 160 किलोमीटर्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी से, तो क्वांटिटी कितनी कितनी है 20 मेट्रिक टन प्लस सेकंड जो जर्नी हमारी थी उसमें थी 12 मेट्रिक टन और जो हमारी थर्ड जर्नी है उसमें थे 16 मेट्रिक टन। सिंपल एवरेज करना है तो नंबर ऑफ जर्नीज से डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ जर्नीज है 3। तो 80 प्लस 120, 200 प्लस 160, 360 किलोमीटर्स इंटू 20 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइड बाय 3, मतलब कि वो हो जाएंगे 16 मेट्रिक टन। तो 16 इंटू 360 तो ये हो जाता है 5760 मेट्रिक टन किलोमीटर्स। ये कॉमर्शियल जो है उसमें और एब्सोल्यूट में डेफिनेटली अलग अलग आंसर आएंगे, दोनों में कंपोजिट यूनिट्स अलग अलग मिलेंगे। तो एब्सोल्यूट में हमें डिस्टेंस और क्वांटिटी उनको मल्टीप्लाई करते जाना है पर जर्नी वाइज, जबकि कॉमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर या फिर सिंपल एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो उसमें डिस्टेंस जितनी भी जर्नीज का है उसका टोटल करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ द क्वांटिटी से। समझ में आ रहा है? ये इस तरीके से कंपोजिट यूनिट कैलकुलेट किया जाता है और ये था हमारा इलस्ट्रेशन 1। अब समझते हैं इक्विवेलेंट कॉस्ट यूनिट और इक्विवेलेंट सर्विस यूनिट्स। जो अलग अलग टाइप की सर्विसेज दी जाती है उन सभी में सभी का वेटेज या जो आपका आउटपुट है, जो आप बेनिफिट्स देते हैं कस्टमर्स को, वो सिमिलर नहीं होता है, अलग अलग होता है। कुछ में फीचर्स ज्यादा होते हैं, कुछ में फीचर्स कम होते हैं। तो उस फीचर्स के हिसाब से आप अपने प्राइजेस वगैरह है वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि कस्टमर उस हिसाब से विलिंग टू पे होता है कि भाई हाँ मुझे सर्विसेज ज्यादा मिल रही है तो मैं ज्यादा पे करूंगा, राइट। तो इक्विवेलेंट सर्विस यूनिट्स जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, तभी जाकर हमें पर यूनिट कॉस्ट जो है वो मिल पाता है। और एक्चुअली हम हर क्लास या हर टाइप वाइज जो है वो कॉस्ट या उसकी प्राइस जो है वो डिसाइड कर सकते हैं।
To calculate cost or pricing of two more different grade of service which uses common resource, each grade of service is assigned a weight and converted into equivalent unit. जैसे आपको याद होगा तो प्रोसेस कॉस्टिंग अगर आपने समझा है तो उसमें भी हम इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करते थे कि भाई ऑलरेडी ओपनिंग या क्लोजिंग में कुछ काम हो चुका है तो उस हिसाब से जितना काम इस पीरियड में करते हैं उतना ही उसको वेट दिया जाता है। ऐसा नहीं माना जाता कि 100% इसी टाइम पर किया है, राइट। तो जितना काम जिस तरीके से किया है उस तरीके से उसका वेट हम करते थे। उसमें 100% कंप्लीशन है, 60% है, उस तरीके से हम देखते थे और उस हिसाब से इक्विवेलेंट यूनिट्स में हम कन्वर्ट करते थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं तो आ जाएगा आपको आइडिया। अगर होटल है उसमें स्टैंडर्ड, डीलक्स और लग्जरियस ये 3 टाइप के रूम्स अगर अवेलेबल है, यहाँ पर देखिए है टाइप्स ऑफ सूट है स्टैंडर्ड, डीलक्स एंड लग्जरियस। उसके नंबर ऑफ रूम्स है 100, 50 एंड 30। रूम टेरिफ्स जो है इसका कुछ नहीं है, पर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। डीलक्स जो है वो 2.5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड सूट्स है। स्टैंडर्ड सूट जितना भी उसका टेरिफ होगा उससे 2.5 टाइम्स जो है वो डीलक्स के लिए चार्ज किया जाएगा। और लग्जरियस में ट्वाइस ऑफ द डीलक्स सूट्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो स्टैंडर्ड से 2.5 टाइम्स डीलक्स के चार्जेस और डीलक्स के 2 टाइम्स लग्जरियस के चार्जेस रहेंगे, टेरिफ रहेगा। तो इसका अगर हमें टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट पर रूम डे अगर निकालना है तो उसके लिए हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करना जरूरी बनेगा। तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर ये नंबर ऑफ रूम्स, टोटल नंबर ऑफ रूम्स है पूरी होटल में कितने हैं, और अगर हम 365 डेज से कंसिडर करें, यहां पर जो आपको आंसर दिया है वो 360 डेज लेकर किया है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में नहीं देते हैं, पूरे साल का आपको अगर कंसिडर करना है तो नॉर्मली 365 डेज ही लिया जाता है। हम अज्यूम नहीं कर सकते कि वो 360 डेज होगा। अगर उनको लाइक फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन आपको देना है और सभी का सिमिलर वे में रहे तो उस वजह से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ही बता दे कि ये जो ईयर है उसमें 360 डेज है, तो आपको उस हिसाब से कंसिडर करना रहेगा। अदरवाइज आपको कुछ नहीं बोला है तो 365 डेज होंगे। अगर आपको क्वेश्चन में लीप ईयर दिया हुआ है तो 366 डेज जो है वो कंसिडर करने रहेंगे। चलिए, तो यहां पर 365 डेज या 360 इस आपको जो मॉड्यूल में जिस तरह से दिया है उनसे अगर हमें कंसिडर करना है तो 360 डेज लेकर इजीली कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम ऐसा माने कि इसका वेट 1 है जो स्टैंडर्ड रूम है उनका, तो जो डिलक्स रूम है उनका 2.5 टाइम्स उसका हो रहेगा वेट, जो है उसको ज्यादा वेट देना पड़ेगा क्योंकि उसका टेरिफ ज्यादा है, क्योंकि उनको सर्विसेज भी ज्यादा मिलती होगी। और जो हमारा लग्जरियस रूम है वो डीलक्स से डबल है, राइट, तो उसको हम उससे भी ज्यादा वेट देंगे। तो ये जो डीलक्स है, डीलक्स का डबल है तो डीलक्स का 2.5 वेट है, तो हमारे जो लग्जरियस रूम है उसका वेट कितना हो जाएगा 5 टाइम्स। तो ये इस तरीके से अगर हमने वेट दिए तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ रूम्स इनटू ये वेट जो दिया हुआ है वो, और जो हमारे नंबर ऑफ डेज है उनसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें क्या मिल जाएंगे, रूम डेज, टोटल रूम डेज मिल जाएंगे हमें, इक्विवेलेंट रूम डेज। तो यहां पर क्या करेंगे, 100 रूम्स इंटू 1 टाइम इंटू 360 डेज, तो ये हो जाएगा 36000। फिर जो हमारा डीलक्स रूम है 2.5 और 50 रूम्स है उसमें, उसका 2.5 इंटू 360 डेज, और जो लग्जरियस है उसमें 30 रूम्स है इंटू 5 इंटू 360 डेज। तो ये कितना होगा, 50 इंटू 2.5 इंटू 360, तो ये हो जाएगा 45,000। फिर जो लग्जरियस का है 30 इंटू 5 इंटू 360, तो ये हो जाएगा 54,000। ये रूम डेज है, कितने टोटल रूम डेज है, कितने दिन के लिए कितने रूम दे सकते हैं उस हिसाब से। तो 54,000 प्लस 45,000 प्लस 36,000, तो ये हो जाता है टोटल 1,35,000 रूम डेज। ये इक्विवेलेंट रूम डेज है, 1,35,000 रूम डेज। अगर हम ऐसा माने कि हमारा जो कॉस्ट हुआ है, जो भी कॉस्ट हुआ है और उसमें हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो इस हिसाब से हमें कितना रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, अगर वो हम एक्सपेक्ट करें कि भाई हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है वो है
फॉर एग्जांपल पूरी जो ये होटल है उसमें पूरे साल 360 डेज के ये जो पूरा साल है उस हिसाब से अगर हम एक्सपेक्ट करें तो हमारा रेवेन्यू जो है वो फॉर एग्जांपल होना चाहिए 1 करोड़ रुपए। बहुत कम है बट अज्यूम करने में क्या आ जाता है, 1 करोड़ रुपए है तो 1 करोड़ रुपए पूरे टोटल रेवेन्यू बनता है। कॉस्ट हमने देखा पूरे साल का और उसमें हमने प्रॉफिट जो हमें एक्सपेक्टेड है वो ऐड किया, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि भाई 1 करोड़ रुपए हमें मिलने चाहिए। अब हमें पर रूम कितना किसके पास से वसूल करना है वो देखना है, तो इसके लिए हम ये रूम डेज को देखेंगे। तो ये जो रेवेन्यू मिला है 1 करोड़ उसको डिवाइड करेंगे 1,35,000 रूम डेज से। 1,35,000 रूम डेज से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 1,35,000 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ₹74.0740 रुपीज आ रहा है पर रूम डे। एक रूम डे का आपका कितना रेवेन्यू होना चाहिए 74.07 रुपीज। डेफिनेटली ये हमने 1 करोड़ रुपए बहुत कम लिए हैं इस वजह से। तो ये जो 74.074 रुपीज है वो किसके लिए आए, हमारे स्टैंडर्ड रूम के लिए, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रूम को कितना वेट दिया था 1 रुपए, एक मतलब, तो उसका हो जाएगा ₹74.07। अब जो हमारा डीलक्स रूम था वो कितना था 2.5 टाइम्स, तो वो 74 रुपीज का 2.5 टाइम होगा। तो इसको अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 185.185 रुपीज पर रूम डे। मतलब एक रात अगर एक दिन अगर रुकते हैं डीलक्स रूम में तो 185 रुपीज होंगे। और अगर लग्जरियस की बात करें तो वो 5 टाइम्स देना है, तो 74.07 वगैरह है, उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ₹370.3703 रुपीज। तो अगर आप यहां पर चार्ज करेंगे तो लग्जरियस रूम के पास से आपको 370 रुपीज जो है वो चार्ज करने रहेंगे। तो ये पर्पस जो है इक्विवेलेंट रूम में कन्वर्ट करने का वो क्या है कि जो हमारा टोटल कॉस्ट या टोटल रेवेन्यू है उसको पर यूनिट में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सारे यूनिट्स सिमिलर वे में होने चाहिए। जो स्टैंडर्ड रूम में सर्विसेज है डेफिनेटली उनसे ज्यादा ही डिलक्स और लग्जरियस में सर्विसेज दी जाती है, तो डेफिनेटली कस्टमर्स आर विलिंग टू पे मोर फॉर द सेम, तो उसीलिए उनके पास से ज्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं। पर डेफिनेटली बहुत सारे खर्चे जो है वो कॉमन होते हैं, वो हम डिवाइड नहीं कर सकते कि ये सिर्फ इसी का कॉस्ट हुआ है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, मेंटेनेंस है, जो रिसेप्शनिस्ट है, राइट, पूरी जो होटल का बिल्डिंग है उसका जो भी मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन है, रेंट या जो भी चीजें है, तो बहुत सारी चीजें कॉमन होती है। हाँ, कुछ स्पेशल बेनिफिट्स जो है वो पर्टिकुलर रूम को दिया जाता है, बट मोस्ट ऑफ चीजें जो है वो कॉमन रहती हैं। तो उस केस में किस तरह से आप डिसाइड कर पाएंगे कि किसका इतना कॉस्ट होगा, तो उसी के लिए आपको इक्विवेलेंट रूम इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, और फिर आप टोटल कॉस्ट या टोटल रेवेन्यू है उनको ये इक्विवेलेंट रूम्स या इक्विवेलेंट यूनिट है उनसे डिवाइड करते हैं, तो आपको पर यूनिट आपको कुछ अमाउंट मिलती है जो आपकी अलग अलग कैटेगरीज क्लास है उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो भी पर्टिकुलर क्लास टाइप जो भी है उसका आपको कॉस्ट या उसका आपको रेवेन्यू मिल सकता है। जैसे कि हमने यहां पर रूम कितना रेवेन्यू चार्ज कर सकते हैं वो कैलकुलेट किया। समझ में आ रहा है? इसको हम दूसरे तरीके से भी वेट दे सकते हैं। कैसे? देखिए यहां पर स्टैंडर्ड, डीलक्स और लग्जरियस ये 3 टाइप बताए हैं, 100 रूम्स है, 50 रूम्स है एंड 30 रूम्स है। तो यहां पर अगर हम वेट जो है वो लग्जरियस को 1 डे अगर उनसे स्टार्ट करें तो क्या होगा कि डीलक्स का उससे जो है वो आधा होगा, लग्जरियस का जो भी रेट होगा उससे आधा रेट किसका होगा, डीलक्स का। तो यहां पर हो जाएगा इसका वेट 0.5, और हमें बताया कि स्टैंडर्ड जो है वो 2.5 टाइम्स है। डीलक्स रूम का जो भी रेवेन्यू है वो टैरिफ है वो स्टैंडर्ड से 2.5 टाइम्स है। तो अगर हम डीलक्स से स्टैंडर्ड में जाएंगे तो क्या होगा, वो 2/5 टाइम उसका 2/5 पार्ट जो है वो कंसिडर करना होगा। तो कैसे करेंगे, ये जो हमारा स्टैंडर्ड है उसमें उससे वो 2.5 टाइम्स है, तो इसका रिवर्स कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा कि भाई स्टैंडर्ड का हमें कितना वेट निकालना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो ये जो भी 0.5 है
उसको 2.5 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा 0.2। तो जो स्टैंडर्ड का वेट है वो क्या हो जाएगा 0.2। अब इस तरीके से हम कैलकुलेट करके देखते हैं 100 इंटू 0.2 इंटू 360 जो हमने पहले किया था वैसे ही इसको 360 डेज से मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को। तो ये हो जाता है 7200, फिर 50 इंटू 0.5 इंटू 360 तो ये 9000 एंड ये 30 इंटू 360 तो ये हो जाता है 10,800। इन तीनों का हम टोटल करेंगे तो ये हो जाता है 27,000। ये इक्विवेलेंट रूम डेज हुए टोटल। यहां पर हमने लग्जरियस को 1 देखकर अज्यूम करके ये कैलकुलेट किया। इसमें भी आंसर सेम रहेगा। अगर हम यहां पर भी रेवेन्यू एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमारा हो रहा है ₹1 करोड़, तो इस केस में भी क्या होगा, ₹1 करोड़ डिवाइड बाय 27,000 रूम डेज। टोटल रूम डेज कितने हैं 27,000, तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 27,000 तो ये कितना आ रहा है ₹370.37 फॉर रूम डे। पर ये किसका होगा, ये लग्जरियस का होगा, क्योंकि लग्जरियस का हमने क्या अज्यूम किया था 1। तो यहां पर स्टैंडर्ड, डीलक्स एंड लग्जरियस का होगा 370.37 रुपीज। यहां पर जो वेट था वो किस तरह से 1.5 एंड 0.2, तो 370 लग्जरियस का रहेगा, उसका 0.5 आधा किसका रहेगा डीलक्स का, तो उसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 185.185 रुपीज। और अगर 370 जो है उसको हम कंसिडर करेंगे 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 74.074 रुपीज। मतलब कि जो हमारा यहां पर आ रहा था राइट, उसी तरीके से यहां पर भी आंसर आएगा। सिर्फ यहां पर हमने वेट किसी और को देकर बाकी का पूरा कैलकुलेशन किया है, इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट किया है। दोनों में से आप कोई भी तरीके से ये चीज कर सकते हैं। ये दोनों मेथड्स जो है आपको मॉड्यूल में भी दिया गया है। इजी जो है वो ये फर्स्ट वाला रहता है, क्योंकि 1 सबसे कम होता है उसको देखकर आपको मल्टीप्लाई करना इजी रहता है, बट 1 आप सबसे ज्यादा होता है उनको देखकर अगर डिवीजन करते हैं तो उसमें गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। तो एडवाइजेबल मल्टीप्लीकेशन रहता है कि जो सबसे कम है उसको आप सबसे पहले 1 वेट दीजिए और उसके हिसाब से बाकी जो है उनको वेट जो है वो बढ़ाते जाइए, मल्टीप्लीकेशन करते जाइए। राइट, यहां तक आपको कुछ भी डाउट हो तो बताइए। ये बेसिक पॉइंट्स हैं और मेनली जो अलग है बाकी सारे चैप्टर्स से वो यही है, इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करना और कंपोजिट यूनिट को कैलकुलेट करना। इसमें ही सबसे ज्यादा गलतियां होती है। तो इसमें कुछ भी डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो इलस्ट्रेशन 6 करते हैं वो भी ये कॉमर्शियल और एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर वाला है, उसी का पार्ट है। तो उसका हम और एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 5 इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 12.19 पर दिया हुआ है। एक मिनट, कुछ डाउट्स हैं। स्पेशल कॉस्ट अलोकेट करेंगे आफ्टर इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेशन, राइट सर। अगर हाँ स्पेशल कॉस्ट अगर कोई भी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा कि भाई लग्जरियस का है या फिर जो भी स्टैंडर्ड का है, अलग अलग है। स्टैंडर्ड में फॉर एग्जांपल कुछ चीजें नहीं है, डीलक्स में उनसे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल फ्रिज भी दिया है, उसमें चॉकलेट्स वगैरह भी है। तो अगर उसका कॉस्ट है वो सिर्फ डीलक्स और लग्जरियस को दिया जाएगा, स्टैंडर्ड में एलोकेट नहीं किया जाएगा। अगर पर वो क्या होता है कि वो कॉस्ट अगर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है तो ऐसा हो पाएगा। लाइक पता है कि भाई ये कॉस्ट सिर्फ उसी के लिए किया गया है, बट अगर वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है, पता नहीं कर पाते हैं,
तो वो कॉस्ट जो है वो कई बार सभी में डिवाइड हो जाता है, सभी को उसका बेयर करना रहता है। बट ये जो टेरिफ हमने जो वेटेज देखा ना कि ये 2.5 टाइम रहेगा या 5 टाइम रहेगा, वो उस तरीके से ही देखा जाता है कि भी इनको हम ये इतनी सर्विसेज देते हैं ना, तो फिर इसका हम वेटेज 2.5 या 5 रख देते हैं, तो वो जो भी कॉस्ट होगा, भले ही हम अभी सभी में टोटल में कंसिडर कर रहे हैं, बट उसका जब भी ये वेट हम कंसिडर करेंगे तो वो जो चार्ज है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसको चार्ज हो ही जाएगा, वो जो पर्टिकुलर रूम है डीलक्स या लग्जरियस उनको चार्ज हो ही जाएगा। इसी वजह से उनका वेटेज जो है वो ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि हर बार वो पर्टिकुलर जो क्लास या पर्टिकुलर रूम के लिए जो सर्विसेज दी गई है, उनको जो स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं वो आइडेंटिफाई करना और उसको अलोकेट करना डिफिकल्ट होता है, इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं होता है। आपने अगर ओवरहेड्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो ओवरहेड्स एलोकेशन है वो काफी डिफिकल्ट पार्ट है, कि किसका कितना एक्चुअल में हुआ होगा। तो ये चीज यहां पर भी होगी कि भाई कौन से डिपार्टमेंट कौन से रूम में कितना खर्चा ज्यादा हुआ नहीं हुआ, यूज हुआ नहीं हुआ, वो पता नहीं कर पाते हैं। तो उसको क्या करता है, टोटल में कंसिडर कर लेते हैं, और फिर ये जो स्टैंडर्ड डीलक्स लग्जरियस है जो पार्टीशन की है उसमें उसको वेटेज उस हिसाब से दिया जाता है, जिससे कि उसका जो भी कॉस्ट है वो प्रॉपरली रिकवर हो जाए। होपफुली ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। सेकंड क्वेश्चन है, सर सितंबर 26 में एग्जाम है, कॉस्टिंग स्टार्ट करना है, अप्रोक्स कितना टाइम लगेगा, मॉड्यूल से स्टडी करें या टीचर की बुक्स से, नोट्स कहाँ से बनाएं। सी मॉड्यूल जो है वो तो आपको करना ही है, आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, मॉड्यूल जो है वो कभी भी स्किप नहीं कर सकता है। बट मोस्टली जो टीचर्स होते हैं वो अपनी नोट्स के अंदर मॉड्यूल के क्वेश्चंस करवा ही देते हैं। आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर्स भी क्वेश्चन करने जरूरी है, तो जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। पर डेफिनेटली मॉड्यूल और आईसीआई के जो क्वेश्चंस है वो कभी भी स्किप नहीं करने चाहिए, उसको प्रायोरिटी ही देनी चाहिए। आपने अगर लेक्चर्स वगैरह परचेस किए तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। मेरे हिसाब से जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो अपने हिसाब से अच्छा ही पढ़ाते हैं, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करके अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सीए की एग्जाम में ऐसा है कि आप जितना करेंगे ना उतना कम ही लगता है, कोई भी कहीं से भी पढ़ के जाए 100% सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को पूछते रहेंगे, बहुत ज्यादा लोगों के ओपिनियन ऑनलाइन या कोई भी तरीके से, तो वो डिफर होते रहेंगे और आप तो फोकस नहीं कर पाएंगे। सो कई बार ना ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए, अपने जो फैकल्टीज के परचेस किए हैं या फिर आप खुद से पढ़ रहे तो डेफिनेटली आप कहीं पर से भी लाइक आईसीआई के क्वेश्चंस कीजिए और मॉड्यूल और यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। पर अगर आपने किसी फैकल्टी के परचेस किए हैं लेक्चर्स, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में लेक्चर्स परचेस किए, तो ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए जब तक आपको कुछ बहुत ही अलग चीज ना मिल जाए तब तक। अगर आपको वो सही तरीके से समझ में आ रहा है, पढ़ा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो तो आपको करके ही जाना चाहिए। फिर अगर आपके पास टाइम रहता है तो आईसीआई के जितने भी आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर्स है वो कर लीजिए। उसके बाद टाइम रहता है तो आप रेफरेंस बुक में देखने चाहिए, और कोई रह जाए तो, पर इतना टाइम जनरली नहीं होता है। तो ट्रस्ट कि जिसने भी आपको पढ़ाया है उसके ऊपर ट्रस्ट रखे, अच्छे से पढ़े, जो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करे। क्वेश्चंस जो है वो सेकेंडरी है, कॉन्सेप्ट्स है वो प्राइमरी है। चलिए, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको आईसीआई के जितने भी मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर्स करके जाना चाहिए। यूट्यूब पर मैंने चैप्टर 1 to 11 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, 12 to 15 यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें से आपका कवर अप हो जाएगा। राइट, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 5 जो दिया हुआ है पेज नंबर 12.19 पर। GTC has a lorry of 6 tons carrying capacity. It operates lorry service from city A to city B for a particular vendor. इसके पास एक लॉरी है जो A से B ये दो सिटीज में ट्रैवलिंग करते हैं। It charges ₹2400 per ton from city A to city B and ₹2200 per ton for the return journey from city B to city A. Okay. सिटी A टू सिटी B जाना उनके लिए कंपलसरी है, तो वहां पर वो 2400 पर टन चार्ज करते हैं। B टू A तो आना ही पड़ेगा, इसीलिए B टू A के लिए वो 2200 पर टन चार्ज करते हैं। Goods are also delivered to an intermediate city C, but no extra charges होगा, ये changes नहीं, charges are billed for unloading goods in between destination city and no concession in rates is given for
reduced load after unloading at intermediate city. इंटरमीडिएट सिटीज में अगर कुछ भी अनलोड किया जाता है, ए टू बी जा रहा है, उसमें अगर सी में कुछ भी अनलोड किया जाता है तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाते हैं, ना ही कोई कंसेशन दिया जाता है। ए टू बी ही आपको भेजना है। अगर 1 मेट्रिक टन भी आप ए टू सी के लिए भेजते हैं तो भी 2400 रुपए ही लगेंगे, ए टू बी के लिए जाएगा तो भी 2400 रुपए ही लगेंगे। सी भले ही इंटरमीडिएट सिटी है, फिर भी आपको पूरा का पूरा चार्जेस पे करना पड़ेगा, कोई कंसेशन भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं होगा। Distance between city A to B is 300 किलोमीटर and distance from city A to C is 140 किलोमीटर्स। मतलब कि किस तरह से है, A से ये B जो है ये पूरा जो बनता है वो 300 किलोमीटर्स का है, और यहां पर इंटरमीडिएट सिटी कोई है बीच में C, तो A to C जो है उसका डिस्टेंस है 140 किलोमीटर्स। तो ये डेफिनेटली C to B का कितना होगा, 160 किलोमीटर्स। इस तरीके से है। आज का लेक्चर हम 2-2.5 घंटे के लिए रखेंगे, 2-2.5 घंटे का हम जनरली करेंगे, जिस तरह से फिर हमारे जो टॉपिक्स है वो कवर अप हो पाएंगे उस तरीके से ट्राई करेंगे। चलिए, ये इस तरीके का है सिचुएशन। ए टू बी कोई भी गुड्स जाता है, तो जो भी गुड्स ए टू बी जाता है उसके जो कॉस्ट है, उसका जो प्राइसेस लगाते हैं वो 2400 पर टन लगता है। और अगर कुछ भी बी टू ए में रिटर्न होता है, राइट, तो उसका जो प्राइसेस लगाया जाता है वो है ₹2200 पर टन। अब अगर कुछ भी अनलोड सी सिटी में भी किया जाता है, ए टू बी जा रहा है बट सी सिटी में भी अगर कुछ भी अनलोड किया जाता है तो भी उसका चार्जेस 2400 ही रहेगा। और चाहे भले ही सी टू बी जाए ना जाए, उसमें ₹0 मेट्रिक टन लेकर जाए, क्योंकि बी से कुछ वापस लेकर भी आना हो सकता है। तो ए टू सी में ही अगर पूरा अनलोड हो जाता है तो भी वो सी टू बी जाएगा और उसके लिए भी चार्जेस उसी तरीके से लगेंगे, और बी टू ए कुछ भी अगर होगा तो वो लेकर आएंगे, उसके चार्जेस 2200 लगेंगे। भले ही बी टू सी में कुछ उतर जाता है सी, फिर सी टू ए खाली आता है, फिर भी 2200 पर टन लगेंगे, ना कोई डिस्काउंट ना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट उसके ऊपर लगाए जाएंगे। हाँ, ये सीएमए स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। मोस्टली आपका जो सिलेबस है वो सेम है सर्विस कॉस्टिंग वगैरह का। तो मैं पढ़ाऊंगा आईसीआई की मॉड्यूल से, सीए का सिलेबस है उसी में से पढ़ाया जाएगा, बट डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस भी मोस्टली सेम रहेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप अपने जो सीएमए का जो मॉड्यूल है या फिर उसके जो भी मटेरियल है उसको आप प्रेफर कर लीजिएगा और उसके क्वेश्चंस जो है वो आप देख लीजिएगा। प्लीज आप कमेंट कीजिए, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, अपने डाउट्स पूछिए, बट ये दूसरे चैप्टर्स के अभी ओवरहेड्स में आपको नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज अभी मत बताइए ना। अभी हम सर्विस कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर फोकस करते हैं। अगर ऐसा होगा तो लास्ट में अगर मैं आपको एडवाइस वगैरह दूंगा, बट अभी पहले फोकस जो है वो प्लीज ये सर्विस कॉस्टिंग के ऊपर कीजिए, ये हमें कंप्लीट करना है। बाकी सारे लोग जो है वो ये देख रहे हैं तो उनका टाइम नहीं बिगड़ना चाहिए। आपके जो दूसरे इस चैप्टर में या जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अगर उसके रिलेटेड डाउट है तो प्लीज अभी पूछिए, बाकी के जो डाउट्स है वो प्लीज बाद में रखेंगे, हम लास्ट में ऐसा हो तो टाइम में रखूंगा थोड़ा सा। चलिए, in the month of January, the truck made 12 journeys between city A and city B. The details of journeys are as follows. यहाँ पर टोटल 12 जर्नी की है सिटी A से B और B से A के अंदर, राइट, उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है। आउटवर्ड जर्नी A to B, नंबर ऑफ जर्नीज और उसमें कितना लोड था इन टर्न्स वो हमें यहाँ पर बताया हुआ है। A to B जो है वो 10 जर्नीज हुई है, 6 मेट्रिक टन लेकर गए थे। A to C 2 मेट्रिक टन, ऐसे 6 जर्नीज हुई है, और सी टू बी जो है वो 2 जर्नीज हुई है, 4 मेट्रिक टन लेकर गए थे। सो एक्चुअली 12 जर्नीज ही हुई। कैसे? ये जो ए टू बी हमारा जो जर्नी में डेस्टिनेशन क्या है, ए से लेकर कहां पर जाना है, बी में, सी तो बीच में आता है।
तो A to B जो है उसी को कंसिडर करना है। तो A to B 10 जर्नी डायरेक्टली गई है, फिर जो बाकी की 2 जर्नी है ये एक्चुअली एक ही कंसिडर करेंगे, A to C गया और फिर C to B गया है। तो इसको देखेंगे तो ये 2 जर्नीज ही मानी जाएगी, 10 + 2 टोटल 12 जर्नीज। तो मतलब ये जो गए हैं उसमें किस तरह से हुआ है कि A to B जो है वो टोटल 10 जर्नीज में 6 टन लेकर गए हैं, और फिर जो C है A to C उसमें 2 जर्नीज जो है उसमें 6 मेट्रिक टन लेकर गए हैं, और उसमें से 2 मेट्रिक टन है वो C में उतार दिए होंगे। तो ये जो बाकी के 2 जर्नीज है उसमें अगर कितना गया, 4 मेट्रिक टन गया है। तो A to C में 2 मेट्रिक टन उतर गए, अनलोड हो चुके, और C to B में बाकी के 4 मेट्रिक टन जो है वो गए हैं। फिर रिटर्न जर्नी, उसमें नंबर ऑफ जर्नीज और लोड इन टर्न्स दिया हुआ है। रिटर्न जर्नी है वो B2A रहेगा, तो B2A 5 जर्नीज में 8 मेट्रिक टन लेकर गए हैं। B2A जो है उसमें 6 जर्नीज है, उसमें 6 मेट्रिक टन लेकर गए हैं। B2C जो है उसमें 1 जर्नी है, 6 मेट्रिक टन लेकर गए हैं, और C2A जो है वो 1 जर्नी है, उसमें 0 मेट्रिक टन है। तो यहां पर भी 12 जर्नी ही होती है। कैसे, B2A देखिए ये 11 जर्नी हो गई, 5 और 6, और ये एक जर्नी में B2C C में अनलोड किया और फिर C से A गए, तो ये भी एक जर्नी है। तो 11 + 1 12 जर्नीज हो जाती है, राइट। तो यहां पर किस तरह से हुआ है, ये A to B इस तरह से जा रहा है, और यहां पर हम अगर बात करें B2A जो आ रहा है, टोटल यहां पर कितनी जर्नीज हुई है, 5 जर्नीज जो है उसमें 8 मेट्रिक टन लेकर गए हैं, और 6 जर्नीज जो है उसमें 6 मेट्रिक टन लेकर आए हैं। और बीच का जो सिटी C है उसके अंदर B2C कितना है, एक जर्नी जो हुई है वो हुई है 6 मेट्रिक टन लेकर गए, और वो 6 मेट्रिक टन पूरा का पूरा C में अनलोड कर दिया होगा। तो ये जो एक जर्नी है उसमें 0 मेट्रिक टन लेकर C to A पर पहुंचे हैं। ये इस तरीके से ये जर्नीज हुई है। Annual fixed cost and maintenance charges are ₹6 lakhs and ₹1,20,000 respectively. पूरा जो साल का एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट है और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 6 lakhs and 1,20,000 हमें दिया हुआ है। Running charges spent during the month of January are ₹2,94,400, includes ₹12,400 paid as a penalty for overloading. See, generally ये फिक्स्ड कॉस्ट है, वो पूरे साल का फिक्स है। मेंटेनेंस चार्जेस सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है, और ये जो रनिंग चार्जेस हमें बताया है वो वेरिएबल कॉस्ट होगा। ये मंथ ऑफ जनवरी का दिया है, और ये सारी डिटेल्स हमें जनवरी मंथ की दी गई है। तो हमें जो एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट और रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट दिया है उसको मंथली कॉस्ट में कन्वर्ट करना जरूरी है। चलिए, तो ये जो रनिंग चार्जेस है उसमें 12,400 ओवरलोडिंग के भी है। कैसे पता चला ये ओवरलोडिंग हुआ है, यहां पर हमें क्वेश्चन में समझाया भी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसमें देखिए बताया था कि भाई लॉरी की कैपेसिटी कितनी है, 6 मेट्रिक टन की है, जबकि यहां पर वो B2A में 8 मेट्रिक टन लेकर 5 बार आया हुआ है। तो 5 बार 8 मेट्रिक टन मतलब कि ओवरलोड किया है और उस वजह से पेनल्टीज लगाई होगी। तो ये 12,400 रुपीज जो है वो ओवरलोड की पेनल्टी है। ये एबनॉर्मल कॉस्ट है जो जनरली कॉस्टिंग पैनल में चार्ज किया जाता है। वो जनरली कस्टमर्स के पास से वसूल नहीं किया जाता है, डायरेक्टली नहीं किया जाता है। You are required to calculate the cost as per commercial ton kilometer and absolute ton kilometer. हमें cost पर commercial ton kilometer और absolute ton kilometer निकालना है, तो उसके लिए हमें commercial ton kilometers और absolute ton kilometers निकालने रहेंगे। And calculate net profit or loss for the month of January हमें निकालना है। तो ये जो cost पर किलोमीटर पर टर्न किलोमीटर हमें निकालना है, तो उसमें जो नॉर्मल कॉस्ट है उसको ध्यान में रखेंगे। ये जो फिक्स्ड और एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको हम मंथली कॉस्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब कि ये जो कॉस्ट है उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे। और ये जो रिपेयर और जो रनिंग चार्जेस है 294,400 वो तो हमारे इस जनवरी मंथ का ही है, तो उसको तो हम पूरा कंसिडर करेंगे। पर उसमें से 12,400 हटा देंगे, क्योंकि वो जो है वो पेनल्टी है, वो एबनॉर्मल कॉस्ट है, वो कॉस्टिंग पैनल में चार्ज होगा। नेट प्रॉफिट नेट लॉस में देखेंगे, बट कॉस्ट पर टर्न किलोमीटर में हम नहीं ध्यान में लेते हैं। कॉस्ट सीट आपने पढ़ा होगा या फिर आगे के जो चैप्टर्स पढ़े होंगे, तो हम जनरली एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल कॉस्ट है उसको ध्यान में नहीं लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम इसे इग्नोर करेंगे यहाँ पर। तो हमारे जो कॉस्ट बनते हैं वो क्या है, स्टैंडिंग चार्जेस है, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख है, पर मंथली कॉस्ट कितना होगा 50,000, 6 लाख डिवाइड बाय 12।
फिर जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो है 1,20,000 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हो जाएगा 10,000 रुपीज। रनिंग चार्जेस 2,94,400, पर उसमें से ये पेनल्टी जो है 12,400 उसे माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2,82,000। तो हमारा जो टोटल मंथली कॉस्ट है वो 3,42,000 आता है। अब हमें दोनों तरीके से टर्न किलोमीटर्स निकालने रहेंगे। टर्न किलोमीटर्स कॉमर्शियल एज वेल एज एब्सोल्यूट। कॉमर्शियल में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का टोटल करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी मेट्रिक टन जो है टर्न है उसके साथ, और जो एब्सोल्यूट है उसमें जो जर्नी और जो मेट्रिक टन है उनका मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे और हमारा उसका टोटल करा जाएगा। तो देखिए इसी हिसाब से हमें करना है जो ये हमने ड्रॉ किया है। अगर हम सबसे पहले कॉमर्शियल की बात करें तो कॉमर्शियल टर्न किलोमीटर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जो हमारी ए टू बी जा रहा है उसमें जर्नीज कितनी हुई है वो हमें ध्यान में रखना है, और डिस्टेंस कितना कवर अप किया है। हमें जो डिस्टेंस बताया हुआ है वो कितना था, ए टू बी का है 300 किलोमीटर्स और ए टू सी का 140 किलोमीटर्स और C2B का है 160 किलोमीटर्स। तो वैसे देखने जाए तो ये पूरा का पूरा 300 किलोमीटर्स है, वो सारी की सारी जर्नीज जो है उसमें उन्होंने कंसिडर किया ही है, ट्रैवल किया ही है। तो कॉमर्शियल टर्न किलोमीटर है उसमें डिस्टेंस का हम टोटल करेंगे, तो डिस्टेंस कितना होता है 300 किलोमीटर्स ए टू बी के लिए एज वेल एज बी टू ए के लिए। रिटर्न में भी आएंगे तो डेफिनेटली 300 किलोमीटर्स ही होगा, तो यहां पर ये होगा 300 किलोमीटर्स। और राउंड ट्रिप है, ए टू बी जाते हैं और बी टू ए आते हैं, तो दो जर्नीज वैसे कंसिडर की जाती है, 2 टाइम्स रहता है ये। और ऐसा कितने बार हुआ है, 12 टाइम्स, 12 जर्नीज की है उन्होंने, राइट। तो वो 12 की 12 जर्नीज हमें कंसिडर करनी है, 12 जर्नीज। इससे हमें मिलेगा टोटल डिस्टेंस। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी सिंपल एवरेज ऑफ जो क्वांटिटी है उनके साथ। अब सिंपल एवरेज की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहली जो हमारी जर्नी हुई है वो कितनी है, 10 जर्नीज है 6 मेट्रिक टन लेकर। फिर ये जो 2 जर्नीज है उसमें 6 मेट्रिक टन लेकर गए थे, और फिर ये जो 2 जर्नी है उसमें हम 4 मेट्रिक टन लेकर गए थे। तो 10 जर्नीज इंटू 6 टन प्लस 2 journeys into 6 metric ton plus 2 journeys into 4 metric ton। ये हमारा एक बार के लिए हुआ, ए टू बी गया उसका है, प्लस हम जो आउटवर्ड के लिए जा रहे हैं उसमें कितना हुआ है, बी टू ए 5 जर्नीज में 8 मेट्रिक टन, 6 जर्नीज में 6 मेट्रिक टन, तो 5 जर्नीज इंटू 8 टन प्लस 6 जर्नीज इंटू 6 टन प्लस B2C हमारा हुआ था एक जर्नी जिसमें 6 मेट्रिक टन लेकर गए थे, तो उसे भी कंसिडर करना है, एक जर्नी इंटू 6 टन। पर वो जो बाकी की C2A थी वो 0 मेट्रिक टन है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो उसे यहां पर कंसिडर हम नहीं करेंगे। तो ये हमारी इतनी जर्नीज हुई है, 10 जर्नीज इंटू 6 टन। ये पहले तो ये 3 ऊपर की है वो ए टू बी जाने के लिए हुआ है, और फिर जो है वो रिटर्न की है बी टू ए की। तो इसका हमने सभी का सम अप किया, इसको हमें डिवाइड करना होगा डेफिनेटली, तो हमें सिंपल एवरेज मिलेगा नंबर ऑफ जर्नीज के साथ। इसमें डिवाइड कैसे करने वाले हैं हम इसे, इन सभी का डिवीजन कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ जर्नीज से। अब नंबर ऑफ जर्नीज कितनी कितनी है, तो देखिए 10 जर्नीज प्लस 2 12 प्लस 2 14 प्लस 5 19 19 प्लस 6 25 प्लस 1 26 जर्नीज हमारी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती होने के चांसेस है। आपने जितनी जितनी जर्नीज की है उन सभी को यहां पर हमें कंसिडर करना होगा। चलिए तो अब इसका हम मल्टीप्लीकेशन वगैरह करते हैं। 300 किलोमीटर इंटू 2 टाइम्स तो 600 इंटू 12
72 किलोमीटर्स इनटू, ये जो सिंपल एवरेज निकालेंगे 10 इंटू 6 है तो 60 मेट्रिक टन होता है, 60 टन प्लस 2 इंटू 6 12 टन्स प्लस 2 इंटू 4 8 टन्स प्लस 5 इंटू 8 40 टन्स प्लस 6 इंटू 6 36 टन्स प्लस 1 इंटू 6 6 टन्स। इसको हमें डिवाइड करना है 26 जर्नीज से। तो 60 प्लस 12 72 प्लस 8 80 प्लस 40 120 प्लस 36 156 प्लस 6 162 डिवाइड बाय 26 तो हो जाता है 6.23076। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7200 से। यहां पर आप जितने डेसिमल लेंगे उस हिसाब से होगा। डेफिनेटली आपको 4 डेसिमल जो है वो लेने चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपको आगे कैलकुलेशन करना है तो एग्जैक्ट आंसर मिलता है। तो ये जो 162 डिवाइड बाय 26 है तो 6.2307 होता है, 6.2308 इंटू 7200 तो ये होता है 44861। अगर आप देखेंगे तो आपका जो मॉड्यूल में आंसर है उनसे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, 44861 मेट्रिक टन किलोमीटर, या फिर आप उसको 44856, यहां पर 6 किलोमीटर का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। यहां पर आपको जो आंसर दिया है उसमें 44856 टन किलोमीटर कंसिडर किया है, हमारे यहां पर 44861, हमने 4 डेसिमल लिए उस वजह से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा कॉमर्शियल टर्न किलोमीटर मिला। हमें अभी एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर भी निकालना है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर इजी है कंपैरेटिवली। एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर में हम टर्न और किलोमीटर जितनी जितनी जर्नीज है उनका मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। तो यहां पर जो है 10 जर्नीज इंटू 6 टन, 2 जर्नीज इंटू 6 टन, 2 जर्नीज इंटू 4 मेट्रिक टन, राइट, उस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हमारे जो किलोमीटर्स है उनको कंसिडर करके। तो यहां पर A टू B जो है वो हमारी 10 जर्नीज हुई है, 6 टन लेकर गए हैं और उसका जो ट्रैवल किया है किलोमीटर्स वो है 300 किलोमीटर्स। तो 10 जर्नीज इंटू 6 टन्स इंटू 300 किलोमीटर्स प्लस जो A टू C की 2 जर्नीज हुई है 6 मेट्रिक टन की, तो 2 जर्नीज इंटू 6 टर्न्स इंटू, अब A टू C का जो हमारा ट्रैवलिंग है वो है 140 किलोमीटर डिस्टेंस है, प्लस जो बाकी की 2 जर्नी हुई है वो C टू B की हुई है, राइट, 4 मेट्रिक टन लेकर, और उसका ट्रैवल डिस्टेंस है 160 किलोमीटर। तो 2 जर्नीज इंटू 4 टर्न्स इंटू 160 किलोमीटर प्लस, अब हम आउटवर्ड B2A का अगर देखते हैं तो B2A में 5 जर्नी 8 मेट्रिक टन लेकर आए हैं, 5 journeys into 8 tons into 300 किलोमीटर प्लस 6 journeys में 6 टन लेकर आए हैं 300 किलोमीटर प्लस जो हमारी एक जर्नी B2C हुई थी 6 मेट्रिक टन की और उसका डिस्टेंस है 160 किलोमीटर, तो 1 जर्नी इंटू 6 टन इंटू 160 किलोमीटर, और जो C2A है वो 0 मेट्रिक टन था तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके टोटल हमें करना है, तो 10 इंटू 6 इंटू 300 मतलब 18,000 टन किलोमीटर्स प्लस 2 इंटू 6 इंटू 140, वेल इंटू 140 तो वो 1680, फिर 2 इंटू 4 इंटू 160, 8 इंटू 160 तो वो 1280 टन किलोमीटर्स प्लस 5 इंटू 8 इंटू 300 तो ये 12,000 टन किलोमीटर्स प्लस 6 इंटू 6 इंटू 300 तो ये 10,800 मेट्रिक टन किलोमीटर्स, और लास्ट में है 6 इंटू 160 तो ये 960 टन किलोमीटर्स। इन सभी का हमें टोटल करना है तो हमारा एब्सोल्यूट या वेटेड एवरेज टर्न किलोमीटर जो है वो हमें मिल जाएंगे।
960 प्लस 10,800 प्लस 12,000 प्लस 1280 प्लस 1680 प्लस 18,000, तो ये हो जाता है 44,720 टर्न किलोमीटर्स। राइट, ये टर्न किलोमीटर्स कैलकुलेट करना इसमें डिफिकल्ट लग सकता है, इसमें गलतियां हो सकती है। चलिए अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो क्या था कि कॉस्ट एज पर कॉमर्शियल टर्न किलोमीटर और एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर निकालना है। तो ये जो हमारा टोटल कॉस्ट मिला है उसको हमने जो एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल टर्न किलोमीटर्स निकाले हैं उनसे डिवाइड करेंगे, तो हमें कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर और कॉमर्शियल एंड कॉस्ट पर कॉमर्शियल टर्न किलोमीटर हमें मिल जाएगा। देखिए ये 3,42,000 उसको ये कॉमर्शियल टर्न किलोमीटर से डिवाइड किया तो ₹7.62 पर टर्न किलोमीटर होता है कंसीडरिंग कॉमर्शियल टर्न किलोमीटर, और ये एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर से, तो ये टोटल एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर से डिवाइड किया तो ₹7.65 आता है पर टर्न किलोमीटर। तो एक टर्न अगर 1 किलोमीटर के लिए चलता है तो इसका इतना कॉस्ट बनता है। राइट, ये आपको पूछा था, और इसी हिसाब से जनरली आपके जो प्राइजेस है वो जो है वो डिसाइड होते हैं। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर पहले तो उसके लिए हमें रेवेन्यू जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो रेवेन्यू हायर चार्जेस कितना होगा, आउटवर्ड जर्नी कितनी हुई है, टोटल 12 जर्नीज हुई है, और उसमें सभी में 6 टन तो लेकर ही गए हैं, भले ही A to C अगर आपने यहां पर याद देखिए, यहाँ पर टोटल A to B कितनी हुई है 10 जर्नीज, और A to C में 2 जर्नी 6 मेट्रिक टन की और 2 जर्नी 4 मेट्रिक टन की। बट हमें बताया था कि C में आप कुछ भी अनलोड करें तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं होगा और कंसेशन भी नहीं होगा। तो ये 10 जर्नी प्लस 2 जर्नी मतलब कि 12 जर्नी, और सभी में 6 मेट्रिक टन ही लेकर गए हैं, मैक्सिमम 6 मेट्रिक टन है, तो उसी के लिए चार्ज किया जाएगा। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो A to B में 5 जर्नी में 8 मेट्रिक टन है, तो वो अलग से चार्ज किया जाएगा 2200 के हिसाब से। 6 जर्नी में 6 मेट्रिक टन है और 1 जर्नी में भी 6 मेट्रिक टन है, तो टोटल 7 जर्नी में कितना है 6 मेट्रिक टन, और 5 जर्नी में 8 मेट्रिक टन है, तो उस हिसाब से चार्जेस रिकवर किए जाएंगे। तो ये आउटवर्ड जर्नी है तो उसमें टोटल 12 ट्रिप्स 6 टर्न्स इंटू ₹2400, तो ये 1,72,800। फ्रॉम रिटर्न जर्नी में 5 ट्रिप 8 टन ₹2200, और 7 ट्रिप्स 6 टर्न्स इंटू 2200, तो ये हो जाता है 1,80,400। तो टोटल 3,53,200 रुपीज का आपका रेवेन्यू हुआ। उसमें से आपको कॉस्ट माइनस करना है, जो मंथली रनिंग कॉस्ट है 3,42,000 जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। बट अब यहां पर जो मिला है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 11,200 का। यहां पर हमें एबनॉर्मल लॉस को भी माइनस करना है, एबनॉर्मल कॉस्ट को भी माइनस करना है, दैट इज पेनल्टी पेड फॉर ओवरलोडिंग 12,400। तो हमारा जो नेट लॉस फॉर द मंथ है वो क्या हो जाएगा 1,200 रुपीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए, इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो बोलिए। ओके चलिए, अब ये सर्विस कॉस्टिंग का प्रॉपर जो फॉर्मेट बनाकर हम कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। पेज नंबर 12.10 पर आ जाइए। क्वेश्चन है कि सर रिटर्न जर्नी C to A में कॉस्ट हुआ लाइक फॉर फ्यूल एंड अदर चार्जेस अंडर रनिंग चार्जेस, वो नॉर्मल लॉस कंसिडर किया है। हाँ, जो भी आपको रनिंग चार्जेस भले ही उसमें सी आप
आपका जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, बी टू ए आपको रिटर्न करना है, तो डेफिनेटली आपको ए अब करना डेस्टिनेशन है, वहां पर पहुंचना ही पड़ेगा। उसमें आपके पास कोई वेट हो या ना हो, कोई क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट करनी हो या ना हो, बट उसके रनिंग के लिए तो डेफिनेटली कॉस्ट होगा ही, पेट्रोल फ्यूल, उसमें जो ड्राइवर है, कंडक्टर, जो भी इंसान है, क्लीनर वगैरह है, तो उसका कॉस्ट होगा ही। और वो नॉर्मल लॉस, नॉर्मल कॉस्ट है, नॉर्मल लॉस नहीं, नॉर्मल कॉस्ट है नॉर्मल सर्विसेज के लिए। क्वांटिटी होना ना होना अलग बात होती है, कुछ कॉस्ट फिक्स्ड और कुछ चार्जेस लगते ही है। वो आपको ए पहुंचना है तो फ्यूल तो डेफिनेटली लगेगा ही, तो उसके लिए वो खर्चा तो रहेगा, वो नॉर्मल ही है, उसमें कोई एबनॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मल कभी कभार होता है, जो कॉस्ट नॉर्मली सभी जगह पर होते ही है वो नॉर्मल कॉस्ट माने जाता है और उसको कंसिडर किया ही जाता है। चलिए, और कोई डाउट नहीं है ना? ओके, चलिए, पेज नंबर 12.10 है, उसमें है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट्स फॉर सर्विस सेक्टर। जो सर्विस सेक्टर है उसका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट किस तरह से रहता है, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वो जनरली डिवाइड करते हैं। बट आप अगर अपने आंसर में ये सारी चीजों में डिवाइड नहीं करेंगे और लीनियर वे में, जिस तरीके से आपको सीक्वेंस ऑफ कॉस्ट दिया है इन द क्वेश्चन, उसी तरीके से अगर आप लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि सारे आंसर में उन्होंने भी नहीं दिया हुआ है, मॉड्यूल में भी नहीं दिया हुआ है, तो इसमें क्लासिफाई किया जा सकता है, बट जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, आप नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें गलती होने के भी चांसेस रहते हैं, राइट। इसीलिए सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल में आप कोई डिफरेंशिएशन मत कीजिएगा, आपको क्वेश्चन के आंसर में कुछ कुछ में दिया है, कुछ कुछ में नहीं दिया है। ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रीशिएशन, फिक्स्ड और वेरिएबल, ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई डेप्रीशिएशन को किस तरह से ट्रीट करें। नॉर्मल सिनेरियो में हम जो डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं वो पीरियड बेसिस पर होता है, कि भाई पूरे साल का भी इतना, इस साल का इतना बनता है, तो वो पीरियड कॉस्ट है, तो वो फिक्स्ड बन जाएगा। बट अगर वो जो डेप्रीशिएशन है वो यूनिट के बेसिस पर या आर्स बेसिस पर अगर लगता है कि भाई कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना यूनिट्स कंज्यूम किया, या कितने टाइम के लिए मशीन चला, अगर उस हिसाब से है तो ये वेरिएबल कॉस्ट माना जाएगा। तो नॉर्मल सिचुएशन में अगर आपको कुछ नहीं दिया है, कुछ फिक्स परसेंटेज पर ही लगाना है, तो उस केस में फिक्स्ड कॉस्ट माना जाएगा। पर अगर वो यूनिट्स या आर्स के बेसिस पर अगर कुछ भी लगता है तो उसे वेरिएबल कॉस्ट माना जाएगा। इफ रिलेटेड टू एफ्लक्शन ऑफ टाइम, टाइम पास हो रहा है उस वजह से अगर डेप्रिसिएशन लगता है और कैलकुलेटेड ऑन अ टाइम बेसिस, विल बी ट्रीटेड एज फिक्स्ड। However, if the depreciation is calculated on the basis of activity level or a usage, it will be treated as variable cost. Treatment of interest, जनरली इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह कुछ भी है, आपको जो खर्चा हो रहा है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो फाइनेंशियल आइटम है, फाइनेंशियल एक्सपेंस है। तो जनरली आपने चैप्टर 7 पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया भी है, तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट को फाइनेंशियल एक्सपेंस देखा गया है, फाइनेंशियल आइटम कंसिडर किया गया है, और उसी वजह से उसको हम सिर्फ इंटीग्रेटेड सिस्टम में यूज करते थे, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में यूज नहीं करते थे। और जो रिकंसिलिएशन वगैरह बनता था उसमें नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम जो बनती थी उसमें फाइनेंशियल अकाउंट्स में बनते थे, कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं बनते थे, और इसी वजह से वो हमारा रिकंसिलिएशन की आइटम बनती थी। बट यहां पर उन्होंने इंटरेस्ट एक्सपेंस को अलग से कुछ चीजों में, कुछ क्वेश्चंस में कंसिडर किया हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग में मेरे हिसाब से इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आना चाहिए, बट आप उसके लिए या तो ऐड कर दीजिए या नोट लिख सकते हैं कि भाई इस वजह से हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस को कंसिडर नहीं किया है। दोनों ही चीज बराबर मानी जाएगी, क्योंकि कुछ चैप्टर में जैसे कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है तो उसमें उन्होंने अलग से फाइनेंशियल आइटम बताया, तो उसमें जनरली हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। Treatment of interest. Interest and finance charges shall be presented in the cost statement as a separate item of cost of sales. कॉस्ट ऑफ सेल्स से वो अलग से वो एक आइटम दिखाया जाता है, ये कॉस्ट शीट में भी ऐसा बताया है उन्होंने। इन जनरल इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज फिक्स्ड कॉस्ट अनलेस अदरवाइज गिवन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग मेथड्स इन सर्विस कॉस्टिंग, जो अलग अलग कॉस्टिंग के मेथड्स है उसे यूज किया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब
कॉस्टिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स या फिर पैसेंजर का, उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहां पर हम समझने वाले हैं। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह जो है वो यहां पर हम कवर अप करेंगे। इसमें जनरली जो कॉस्ट यूनिट है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए टन किलोमीटर जो यूज किया जाता है कि कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 टन ऑफ गुड्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। और कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए पैसेंजर किलोमीटर का यूज किया जाता है, जिसमें कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 पैसेंजर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर जो है उसको ध्यान में लिया जाता है। इसमें स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स्ड कॉस्ट कौन से हो सकते हैं? इंश्योरेंस, लाइसेंस फीस, सैलरी टू ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर एटसेट्रा इफ पेड ऑन अ मंथली बेसिस, garage cost including garage rent, to depreciation if related to a flux of time, taxes, admin expense etc. मतलब कि बस आपकी चले या ना चले, आपका जो ट्रांसपोर्ट का आपकी लॉरी ट्रक वगैरह है वो चले या ना चले, ये कॉस्ट तो आपके होते ही है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, स्टैंडिंग चार्जेस। वेरिएबल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट मतलब कि जितनी बस जितनी जर्नीज आप करते हैं उस हिसाब से अगर कॉस्ट होता है तो वो रनिंग चार्जेस है, वेरिएबल कॉस्ट है। These costs are generally associated with the distance traveled. This costs including the following: petrol and diesel, lubricant oils, wages of driver, conductor, cleaners, etc. related to operation. मतलब कि जितनी जर्नी होगी उतना आपको पेमेंट किया जाएगा तो वो वेरिएबल कॉस्ट माना जाएगा। Depreciation if related to activity. Any other variable cost identified. Semi variable cost और मेंटेनेंस कॉस्ट, उसमें आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टायर्स, स्पेयर्स एटसेट्रा। तो ये सारे हेड्स में एग्जांपल दिए हैं, ये सारे एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है और आपको इस हेडिंग में डिस्ट्रीब्यूट करना, सेपरेट करना भी जरूरी नहीं है, चलेगा। चलिए अब इलस्ट्रेशन 2 दिया है वो हम समझते हैं, पेज नंबर 12.13 पर दिया हुआ है ये। एक्स पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 5 buses between 2 towns which are 40 kilometers apart. Sitting capacity of each bus is 40 passengers. Following details are available from their books for the month of April. हमें यहाँ पर अप्रैल मंथ, एक महीने की डिटेल्स दी गई है एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की जिसकी 5 बसेस हैं, 2 टाउन्स के बीच चलती है, जिस दोनों का डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर का हो और बस की कैपेसिटी 40 पैसेंजर्स की है। सैलरी ऑफ ड्राइवर्स, क्लीनर्स एंड कंडक्टर्स 24,000. सैलरी टू सुपरवाइजर 10,000. डीजल एंड अदर ऑयल 40,000. Repairs and maintenance 8,000, tax and insurance 16,000, depreciation 26,000, interest 20,000, total 1,44,000. ये हमें टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। Actual passenger carried were 75% of the sitting capacity. Sitting capacity 40 की है, बट उसमें से 75% जनरली ट्रैवल किए जाते हैं, फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं होता है, 75% ऑक्यूपाइड ऑक्यूपेंसी रहती है। All the 5 buses run on all days for the month. सारे के सारे दिन मतलब के मंथ में सारे दिनों के लिए ये चली है। Each bus made 1 round trip per day. 1 round trip मतलब कि वो एक सिटी से दूसरे सिटी जाती है और दूसरे सिटी से पहले सिटी आती भी है। अगर सिंगल ट्रिप होती है तो वो एक सिटी से दूसरे सिटी जाती है, फिर हो सकता है कि दूसरे सिटी में से दूसरे दिन पहले सिटी में आए। राउंड ट्रिप होगा तो एक ही दिन में वो राउंड ट्रिप A to B और B to A होता है, तो वो 2 जर्नीज कंसिडर की जाती है। कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, हमें एक पैसेंजर किलोमीटर का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां पर आपको जो कॉस्ट है वो पूरे अप्रैल महीने का ही दिया है और हमें डिटेल्स भी अप्रैल महीने की ही दी है। तो क्या करेंगे, इस टोटल कॉस्ट को 1,44,000, यहां पर इंटरेस्ट को भी अगर हम इंक्लूड करके, क्योंकि आपको आंसर जो है वो इंटरेस्ट इंक्लूड करके दिया है, तो उस तरीके से देखेंगे तो ये 1,44,000 जो है वो एज इट इज स्टेटमेंट बनता है टोटल कॉस्ट के लिए, और फिर उसको आपको टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करना होगा, तो आपको पैसेंजर किलोमीटर पर पैसेंजर किलोमीटर का कॉस्ट मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर में इंपॉर्टेंट है पैसेंजर किलोमीटर्स को कैलकुलेट करना, तो वो कैलकुलेट करते हैं। पैसेंजर किलोमीटर्स, टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे, तो जो जो चीजें हमें बताई गई है, क्या क्या बताया है कि भाई, और वो क्वेश्चन की सीक्वेंस में ही जाएगा तो कभी भी गलती नहीं होगी आपकी। 5 बसेस है, राइट, तो 5 बसेस, उसके 40 किलोमीटर, एक सिटी से जो दूसरे सिटी जाते हैं उसका डिस्टेंस हमें बताया है 40 किलोमीटर। हमें पैसेंजर किलोमीटर्स कैलकुलेट करना है, तो किलोमीटर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 40 किलोमीटर्स
दो टाउन के बीच जाती है 40 किलोमीटर, सिटिंग कैपेसिटी है 40 पैसेंजर की, बट उसमें से ऑक्यूपाइड कितने हैं 75%। तो 40 पैसेंजर्स बट 75% से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उतनी ही ऑक्यूपेंसी रहती है, राइट, वो हमें ध्यान में रखना है। जितनी सीट है उतने हिसाब से हम चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वैकेंट सीट का कोई पैसा नहीं देता है ना, तो हमें जितनी ऑक्यूपेंसी है उस हिसाब से जो चार्जेस है वो कैलकुलेट करने रहेंगे। फिर बताया 5 buses रन ऑन ऑल द डेज फॉर द मंथ एंड ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। एक दिन में वो 2 ट्रिप्स करती है, वैसे राउंड ट्रिप बताया है इसीलिए। और हमारा अप्रैल मंथ है, तो अप्रैल मंथ में सारे दिन मतलब कि 30 डेज, ये इंपॉर्टेंट होता है। कई बार मंथ जो है उसमें आप गलती कर देते हैं, भले ही आप सीए कर रहे हैं पर ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो बहुत होती है। 30-31 में कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। और फेब्रुआरी खास करके डिफिकल्ट होता है, उसमें 28 डेज ही होता है, और अगर लिप ईयर भी दे देते हैं तो 29 कंसिडर करना है। तो ऐसे बहुत ही छोटी गलती और जिससे आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, वो खास ध्यान रखिएगा। तो 30 डेज के लिए है और 2 ट्रिप्स यहां पर कंसिडर करेंगे क्योंकि राउंड ट्रिप है। एक ट्रिप के अंदर 5 बस चलती है 40 किलोमीटर के लिए, 40 पैसेंजर बैठ सकते हैं, 75% कैपेसिटी, और 30 दिन, ये एक जर्नी का हुआ। वैसे ही 2 ट्रिप्स वो एक दिन में लगाते हैं, तो इसका टोटल हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। तो 5 buses into 40 kilometers into 40 passengers into 75% capacity into 30 days into 2 trips, तो होता है 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। हमारा जो कॉस्ट हमें यहां पर दिया है 1,44,000, उसको हम 3,60,000 से डिवाइड करेंगे तो हमें पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट मिल जाएगा। देखिए यहां पर किया भी है, ये 1,44,000 जो है उसको 3,60,000 से डिवाइड किया है। 0.4, तो एक पैसेंजर 1 किलोमीटर के लिए अगर चलता है तो उसका 0.4 रुपीज का कॉस्ट होता है। तो अगर हम इसको 40 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करें तो अगर एक बार की जर्नी होती है तो उसमें ₹16 पर पैसेंजर कॉस्ट आता है। अगर वो एक सिटी से दूसरे सिटी जाता है तो एक टाइम, एक सीट, एक पैसेंजर के लिए 16 रुपीज का कॉस्ट आता है। अगर उसमें फॉर एग्जांपल वो सोचते हैं कि पर पैसेंजर 4 रुपए हमें कमाना है, तो 4 रुपए वो प्रॉफिट ऐड कर दे, तो उसमें टिकट प्राइस क्या हो जाएगी, ₹20 पर पैसेंजर वो क्या लेंगे, टिकट। तो जनरली जो हमारे अलग अलग सिटीज, आप भले ही एक बस में ही ट्रैवल कर रहे हो, अगर उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें जो टिकट की प्राइसेस चेंज होती है वो इस तरीके से जनरली निकाली जा सकती है, पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से, और कितने किलोमीटर आपका जो डेस्टिनेशन है वो पड़ता है उस हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन था, राइट। इसमें हमें ये जो कॉम्पोजिट यूनिट है वो समझना जरूरी था, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। चलिए अब हम इलस्ट्रेशन 3 समझते हैं, 12.14 पर दिया हुआ है। ABC Transport Company has given a route 40 kilometers long to run bus। ये जो ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनको रूट दिया है 40 किलोमीटर रन करने के लिए, बस को रन करने के लिए। द बस कॉस्ट द कंपनी अ सम ऑफ ₹10 लाख। ये बस की कीमत है, 10 लाख रुपए की कॉस्ट हुई है इस बस की। इट हैज बीन इंश्योर्ड एट 3% पर एनम। जो कॉस्ट वैल्यू है उसी के 3% पर एनम के हिसाब से ये इंश्योरेंस इसका लिया गया है। एंड द एनुअल टैक्स विल अमाउंट टू ₹20,000। ये पूरे साल का टैक्स कितना होगा, 20,000 रुपीज। गैरेज रेंट इज ₹20,000 पर मंथ, गैरेज रेंट है वो पर मंथ दिया है। एनुअल रिपेयर्स विल बी ₹2,04,000। ये अगेन एनुअल एक्सपेंस है, 2,04,000 रुपीज। द बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 2.5 ईयर्स। इस बस की यूजफुल लाइफ कितनी दी गई है, 2.5 ईयर्स।
The driver's salary will be rupees 30,000 per month and the conductor's salary will be rupees 25,000 per month. In addition to 10% of takings as commission to be shared by the driver and conductor equally. ड्राइवर और कंडक्टर को एक तो फिक्स सैलरी दी गई है 30,000 और 25,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली के हिसाब से, और उसके ऊपर उनको टोटल टेकिंग्स मतलब यहां पर आप सिंपली समझ सकते हैं रेवेन्यू, जितना भी रेवेन्यू होगा उसका 10% एज कमीशन किसको दिया जाएगा, ड्राइवर और कंडक्टर को दिया जाएगा। टोटल टेकिंग्स के 10%, 10 नहीं 10% टोटल देना है, उसमें से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। Costs of a stationery will be rupees 1,000 per month. Manager cum accountant's salary is rupees 17,000 per month. Petrol and oil will be rupees 500 per 100 किलोमीटर। पेट्रोल एंड ऑयल जो है वो 100 किलोमीटर जो है उसका खर्चा होता है 500 रुपीज। The bus will make 3 up and down trips carrying on an average 40 passengers on each trip. 3 राउंड ट्रिप अप एंड डाउन मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी, दूसरे से पहले सिटी, इस तरीके से 3 बार दिन में करती है और 40 पैसेंजर्स नॉर्मली वो कैरी करके जाते हैं। The bus will run on an average 25 days in a month. वो एक महीने में जनरली 25 डेज के लिए ये जो बस है वो रन करती है। Assuming 15% profit on takings रेवेन्यू के ऊपर 15% अगर प्रॉफिट चाहिए, कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज्ड एज पर द पैसेंजर किलोमीटर्स। हमें बस फेयर कितना चार्ज करना चाहिए पर पैसेंजर किलोमीटर वो कैलकुलेट करना है, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना है। चलिए, तो इसके लिए हमें पहले तो टोटल कॉस्ट, उसमें प्रॉफिट कमीशन वो सब कुछ ऐड करके हमें टोटल टेकिंग्स मिलेंगे और उसको हम टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। यहां पर हम फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल में कुछ डिवीजन नहीं करेंगे, हम जो पूरा आपका कॉस्ट स्टेटमेंट है सिंपल नॉर्मल वे में बनाएंगे और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते जाएंगे। ये इलस्ट्रेशन 3, यहां पर देखिए आपको क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा है कैलकुलेट, आपको आपका जो मेन आंसर वो है फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। आपको स्टेटमेंट बनाकर टोटल कॉस्ट या टोटल फेयर या टोटल टेकिंग्स कैलकुलेट नहीं करना है, आपको पूछा है फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर कितना है। तो जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट होगा वो हमारा वर्किंग नोट का पार्ट होना चाहिए। फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर है वो हमारा मेन आंसर होना चाहिए। तो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर है वो हमारा आंसर होगा। थोड़ी सी लाइन छोड़कर मैं यहां पर बना रहा हूं वर्किंग नोट 1, स्टेटमेंट शोइंग टोटल टेकिंग्स। जिसमें हम 2 कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। सॉरी, और उसमें जो जो हमें कॉस्ट दिए हुए हैं वो हम एक के बाद एक लेते जाते हैं। सबसे पहले यहां पर बस का कॉस्ट है 10 लाख, वो डेफिनेटली डायरेक्टली हमें नहीं कंसिडर करना है, वो हमारे लिए डेप्रिसिएशन में इंपॉर्टेंट है जो हमें यूजफुल लाइफ दी है और इंश्योरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सबसे पहला कॉस्ट जो है वो इंश्योरेंस है, 3% पर एनम बताया है, और ये जो हमारा कॉस्ट है वो हम पूरे साल के लिए ही कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो मोस्टली आपको कॉस्ट दिए हुए हैं वो पर एनम के हिसाब से, तो पूरे ही साल का टोटल टेकिंग्स और उसके ऊपर किसका कितना होगा वो देखेंगे तो पता चलेगा ज्यादा। यहाँ पर इंश्योरेंस कॉस्ट, अगर आपको कुछ भी चीज डायरेक्टली नहीं दी गई है तो उसका कैलकुलेशन आपको दिखाना जरूरी है। मॉड्यूल के आंसर में वो दिखाए ना दिखाए दैट डजंट मैटर, उस हिसाब से आपको नहीं देखना है, आपके मार्क्स कट सकते हैं। या तो वर्किंग नोट में दिखाइए या फिर वहां पर ब्रैकेट करके दिखाइए, जैसे कि यहां पर ₹10 लाख इंटू 3%, वो आपको दिखाना रहेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो 10 लाख के 3% मतलब कि 30,000 रुपीज। फिर हमें बताया है कि भाई एनुअल टैक्स है वो 20,000 रुपीज है, तो एज इट इज लिखेंगे हम। फिर हमें बताया है कि भाई
गैरेज रेंट है वो 20,000 रुपीज पर मंथ है, तो उसको एनुअल में कन्वर्ट करना होगा। ₹20,000 इंटू 12 मंथ्स, तो ये हो जाएगा 2,40,000 रुपीज। फिर हमें बताया है एनुअल रिपेयर विल बी ₹2,04,000, ये एज इट इज लिखेंगे। फिर बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 2.5 ईयर्स। अब 10 लाख रुपए की कॉस्ट है, 2.5 ईयर्स उनकी यूजफुल लाइफ है, तो 10 लाख डिवाइड बाई 2.5 करेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर मिल जाएगा। उन्होंने कब परचेस किया वो कुछ हमें नहीं बताया, तो ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये पूरे ईयर के लिए ऑपरेट हुई है। ₹10 लाख डिवाइड बाई 2.5 ईयर्स, तो ये होता है 4 लाख रुपीज। फिर हमें बताया है कि भाई ड्राइवर की सैलरी जो है वो 30,000 रुपीज पर मंथ है और कंडक्टर की सैलरी है 25,000 पर मंथ। कमीशन जो है वो बाद में कंसिडर करेंगे, दोनों की सैलरी जो है वो देख लेते हैं, वो हम यहां पर लिख लेते हैं। ड्राइवर सैलरी ₹30,000 इंटू 12 months, and conductor's salary ₹25,000 into 12 months, 3 lakhs रुपीस। फिर हमें बताया है भाई कमीशन हमारा पेंडिंग है, वो हम लास्ट में कंसिडर करेंगे। कॉस्ट ऑफ द स्टेशनरी विल बी ₹1,000 पर मंथ। स्टेशनरी कॉस्ट ₹1,000 इंटू 12 months, तो 12,000 रुपीज। फिर मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी इज ₹17,000 पर मंथ। तो वो हो जाएगा 2,04,000 रुपीज। फिर हमें बताया है कि भाई पेट्रोल एंड ऑयल विल बी ₹500 पर 100 किलोमीटर। पेट्रोल और ऑयल का खर्चा है वो 500 पर 100 किलोमीटर है, तो यहां पर हमें जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई टोटल किलोमीटर्स कितने हैं पेट्रोल एंड ऑयल कॉस्ट। उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, थोड़ी सी जगह छोड़ के वर्किंग नोट नंबर 2 पेट्रोल एंड ऑयल कॉस्ट। पर उसके लिए हमें पहले कैलकुलेट करना होगा टोटल किलोमीटर्स कितने ट्रैवल किए। टोटल किलोमीटर्स और ये जो होता है कि पैसेंजर किलोमीटर्स कितने हैं वो सबसे ज्यादा सर्विस कॉस्टिंग में इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें आपने ऑलरेडी जो आगे के चैप्टर्स समझे हैं उसमें सब कुछ आ गया है। इसमें कंपोजिट यूनिट्स वगैरह कैलकुलेट करना और जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है उसको कंसिडर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो यहां पर हमें बताया है कि भाई बस है एक और वो कितनी ट्रिप्स वगैरह करती है, तो ये 3 जर्नीज करती है, 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स, मतलब कि 3 राउंड ट्रिप हो गई। 40 पैसेंजर्स को कैरी करती है, पर किलोमीटर्स के लिए हमारे लिए 40 पैसेंजर्स रिलेवेंट नहीं है और बस जो है वो 25 डेज इन अ मंथ जो है वो जनरली चलती है। और ये 40 किलोमीटर्स का जो रन है वो कंप्लीट करती है एक बार में। तो क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 40 किलोमीटर से, तो ऐसी 3 जर्नीज होती है उनकी, और वो भी
एक राउंड ट्रिप, एक 3 राउंड ट्रिप्स, मतलब कि 2 ट्रिप्स होती है पर जर्नी अगर ऐसा कंसिडर करें तो, और 25 डेज इन अ मंथ, और ऐसे 12 मंथ्स, क्योंकि ये सब कुछ हमने पूरे ईयर के लिए कंसिडर किया हुआ है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो हमें पूरे साल का टोटल किलोमीटर जो है वो मिल जाएगा। तो 40 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 12, तो ये होता है 72,000 किलोमीटर्स। अब हमें पेट्रोल एंड ऑयल के लिए कॉस्ट कितना बताया है, पेट्रोल एंड ऑयल कॉस्ट और किलोमीटर्स। तो हमें बताया है क्वेश्चन में कि भाई 500 रुपीज लगते हैं फॉर 100 किलोमीटर्स, तो ₹500 फॉर 100 किलोमीटर्स। हमारे पास 72,000 किलोमीटर्स है, तो कितना कॉस्ट होगा, तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पता चल जाएगा। तो 72,000 इंटू 500 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा ₹3,60,000। तो पेट्रोल एंड ऑयल का कॉस्ट हो जाएगा ₹3,60,000 रुपीज। तो यहां पर हम लिखेंगे ₹3,60,000। अब हमारे ऑलमोस्ट सारे कॉस्ट आ चुके हैं, सिर्फ एक कमीशन वाला पार्ट बाकी है, वो हम बाद में कवर अप करेंगे, राइट। और 15% प्रॉफिट हमें बोला गया है। चलिए, तो यहां पर हमारा टोटल कॉस्ट निकालेंगे एक्सक्लूडिंग कमीशन टू ड्राइवर एंड कंडक्टर। कंडक्टर और ड्राइवर के अलावा उनको जो कमीशन देना है उनके अलावा का कितना कॉस्ट हुआ है वो यहां पर हम टोटल करेंगे। जितना जितना कॉस्ट हमने अभी देखा है उसका टोटल कर देते हैं। 30,000 प्लस 20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,04,000 प्लस 4 lakhs प्लस 3,60,000 प्लस 3,12,000 प्लस 2,04,000 प्लस 3,60,000। तो ये जो अब तक का जो कॉस्ट है वो होता है 21,30,000। अब उसमें हमें ऐड करना है कमीशन, कमीशन टू ड्राइवर एंड कंडक्टर। डेफिनेटली वो दोनों का आधा आधा होगा, बट वो दोनों समझ लेंगे, वो हमारे लिए कंसर्न नहीं है। टोटल कमीशन हमें कैलकुलेट करना जरूरी है। उसमें हमें ऐड करना है और प्रॉफिट। ये कमीशन और प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल टेकिंग्स। समझ में आ रहा है? तो ये जो टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन टू ड्राइवर एंड कंडक्टर 21,30,000 आया, उसमें हम कमीशन ऐड करेंगे और प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल टेकिंग्स। सी यहां पर हमें क्वेश्चन में बताया है क्या कि भाई कमीशन कितना देना है, 10% ऑफ टोटल टेकिंग्स, टोटल टेकिंग्स के 10%। प्रॉफिट बताया है 15% ऑन टेकिंग्स, राइट। तो यहां पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई जो टोटल टेकिंग्स है वो 100 होंगे आपके, तो आपको कमीशन कितना देना है, जो आपका टेकिंग्स है उसका 10%, दैट इज 10 रुपीज, और जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, जो टोटल टेकिंग्स है उसके 15%, तो ये 15। तो अगर ये 100 होना है तो उसमें 10 और 15 रुपीज ये है, तो हमारा टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन कितना हो जाएगा, 10 और 15 को 100 में से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 75 रुपीज। तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि भाई 21,30,000 के सामने अगर 75 है तो 10 के सामने कितना, राइट, उस तरीके से। तो 21,30,000 इंटू 10, जो ये हमारा कमीशन टू ड्राइवर है वो कैसे मिलेगा, 21,30,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 75। तो 21,30,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 75। तो ये आपका जो कमीशन है वो कितना बनता है, 2,84,000। कमीशन आपका बनता है 2,84,000 रुपीज। अब हम इसी तरीके से प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना होगा, 21,30,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 75।
जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल आपने पहले भी सीखा हुआ है। तो ये हो जाता है 4,26,000 रुपीज। और इन सभी का टोटल कर लेंगे हम। तो ये हो जाता है 28,40,000 रुपीज। तो हमारा जो टोटल टेकिंग्स है वो कितना हो जाएगा? 28,40,000 टोटल फेयर इतना हमें मिलना चाहिए। हमारा क्वेश्चन टोटल टेकिंग्स कैलकुलेट करना नहीं था, हमें क्वेश्चन पूछा था फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। तो हम वो कैलकुलेट करेंगे। अब फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर कैसे मिलेंगे? तो उसका फॉर्मूला बनेगा टोटल टेकिंग्स डिवाइड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। अब टोटल टेकिंग्स हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना? 28,40,000। कहां से कैलकुलेट किया? वर्किंग नोट 1 में। सी वर्किंग नोट का रेफरेंस देना भी जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। उसको डिवाइड करेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स से। हमने टोटल किलोमीटर्स जो है वो कैलकुलेट किए हैं वर्किंग नोट 2 के अंदर। अब उनको हम नंबर ऑफ पैसेंजर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। तो टोटल किलोमीटर्स कितने हैं? 72,000 किलोमीटर्स। ये कहां से मिला? वर्किंग नोट 2 से। इनटू 40 पैसेंजर्स, हमें बताया था कि एवरेज कितने पैसेंजर्स रहते हैं? 40 पैसेंजर्स। तो 72,000 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स मिल जाएंगे। तो ये 28,40,000 को हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है उनसे डिवाइड कर दे तो हमें मिलेगा ₹0.9861। ₹0.9861। ये क्या हो गया? फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। एक पैसेंजर 1 किलोमीटर के लिए अगर ट्रैवल करता है तो 0.9861 रुपीज जो है हमें उनके पास से चार्ज करने रहेंगे। अगर ये पूरी 40 किलोमीटर की जर्नी करता है तो कितना चार्ज करेंगे? 39.44 रुपीज आता है। तो 40 रुपीज के अराउंड जो है वो चार्ज किया जा सकता है। 0.9861 एक रुपये पर किलोमीटर जितना तो हो ही रहा है उस हिसाब से। तो यहां पर जो टिकट प्राइसेस है वो इस तरीके से डिसाइड की जाती है। मतलब कि ये जो दो डेस्टिनेशन है उसके बीच में अगर 10 किलोमीटर के बाद भी एक स्टॉप है, 30 किलोमीटर के बाद भी एक स्टॉप है, तो उसका चार्ज जो है वो 0.9861 पर पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। क्लियर? समझ में आया? यहां तक कुछ डाउट हो तो बताइए। ये हमारा इलस्ट्रेशन 3 था। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पैसेंजर किलोमीटर, किलोमीटर और जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, और ये जो कमीशन या टेकिंग्स के हिसाब से प्रॉफिट निकालना है उसमें गलती हो सकती है बहुत ही बेसिक है, बट इसमें स्टूडेंट कई बार जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं। चलिए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए, इसके जैसा ही एक क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 जो है, राइट, वो कवर अप करते हैं क्योंकि वो सिमिलर क्वेश्चन है।
12.61 पर दिया हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2। Mr. X owns a bus which runs according to the following schedule। यहां पर मिस्टर एक्स की बस के बारे में हमें डिटेल दी गई है। दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक द सेम डे, डिस्टेंस कवर्ड 250 किलोमीटर्स वन वे, नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ 8 डेज, सिटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड 90%। ये जो बस है वो दिल्ली टू चंडीगढ़ जाती है 8 दिन के लिए महीने में, और 90% सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाई होती है। और ये दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक, मतलब कि वो राउंड ट्रिप करती है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाती है और चंडीगढ़ से दिल्ली भी वापस आती है उसी दिन में। दिल्ली टू आगरा एंड बैक द सेम डे, डिस्टेंस कवर्ड 210 किलोमीटर्स वन वे, नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ 10 डेज के लिए वो एक महीने में चलती है, सिटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड है 85%। फिर है दिल्ली टू जयपुर एंड बैक द सेम डे, डिस्टेंस कवर्ड 270 किलोमीटर्स वन वे, नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ 6, और सिटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड है 100%। ये इस तरीके से ये 3 डेस्टिनेशन पर ये ट्रैवल करती है, दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू आगरा एंड दिल्ली टू जयपुर। 8, 10 और 6, 8 + 10 18 + 6 22 डेज के लिए वर्क करती है। तो यहां पर बताइए कि ये कितनी बस होगी इनके पास? 3 बस होगी, 1 बस होगी, 2, 6, 8, कितनी बसेस है ये मिस्टर एक्स के पास? और कैसे पता चला? आपको ये बताना है कितनी बसेस है और आपको कैसे पता चला। ओके 18 + 6 24, सॉरी मेरी गलती है, 24 डेज के लिए चलती है बस। हाँ सॉरी। ये बताइए कि कितनी बसेस है यहां पर इसके पास? तीन बसेस है, कैसे पता चला? आप आंसर कीजिएगा प्लीज। तीन ट्रिप्स है तो 3 बसेस होगी। तीन अलग अलग जगह पर जाती है इसीलिए। हाँ, पर क्या एक बस 3 जगह अलग अलग जगह नहीं जा सकती? जा सकती है ना। सी यहां पर आपका बेसिक इंग्लिश जो है वो यहां पर चेक हो रहा है। मिस्टर एक्स ओन्स अ बस, अ मतलब ए बस, अ बस मतलब कि एक ही बस है। मिस्टर एक्स के पास सिर्फ एक बस है और वो 3 अलग अलग ट्रिप्स अलग अलग जगह पर वो वही बस, मतलब कि 8 दिन के लिए वो चंडीगढ़ लेकर जा रहे हैं, 6 दिन के लिए जयपुर जा रहे हैं, 10 दिन के लिए वो आगरा जा रहे हैं, वैसे करके 24 डेज, एक महीने में की ही बात बताई है ना यहाँ पर। ईच मंथ की बात बताई है, तो हर महीने में तो 24 डेज तो वो एक एक दिन के लिए जा सकता है ना, एक ही दिन में वो जाकर वापस आ जाते हैं। तो यहां पर एक ही बस है
ये डेफिनेटली डेप्रिसिएशन या ऐसा कुछ कैलकुलेट करना हो तो इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत ही सिंपल सा इंग्लिश भी आपको पढ़ना आना चाहिए, उस वजह से कई बार क्वेश्चन के आंसर चेंज होते हैं टेंसेस की वजह से भी, और ये सिंपल आर्टिकल्स जो हमने स्कूल में इग्नोर किए हैं उस वजह से डिफिकल्टी हो सकती है, सो बी केयरफुल। क्लियर? चलिए, फॉलोइंग आर अदर डिटेल्स। कॉस्ट ऑफ द बस, वो बस का कॉस्ट कितना है 12 लाख रुपीस। सैलरी ऑफ द ड्राइवर 24,000 पर मंथ, डेफिनेटली एक ही बस है तो ड्राइवर भी एक ही होगा। सैलरी ऑफ द कंडक्टर 21,000 पर मंथ। सैलरी ऑफ द पार्ट टाइम अकाउंटेंट 5,000 पर मंथ। इंश्योरेंस ऑफ द बस ₹4800 पर एनम दिया हुआ है। डीजल कंजम्पशन 4 किलोमीटर पर लीटर एट ₹56 पर लीटर। डीजल का कंजम्पशन 4 किलोमीटर के लिए कंजम्पशन 4 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से होता है, मतलब कि 1 लीटर में वो 4 किलोमीटर चल सकता है, और उसका कॉस्ट कितना है पर लीटर 56 रुपीस। रोड टैक्स ₹15,915 पर एनम। लुब्रिकेंट एंड ऑयल ₹10 पर 100 किलोमीटर्स। परमिट फी ₹315 पर मंथ, जो भी अलग अलग स्टेट्स में जाता है उसकी वजह से होगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ₹1000 पर मंथ। डेप्रिसिएशन ऑफ द बस एट द रेट 20% पर एनम। सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द बस 50%, 50 लोगों की कैपेसिटी है। पैसेंजर टैक्स इज 20% ऑफ द टोटल टेकिंग्स, जो टोटल टेकिंग्स है उसका 20% पैसेंजर टैक्स लगता है। Calculate the bus fare to be charged from each passenger to earn a profit of 30% on total takings. Total takings का 30% अगर प्रॉफिट चाहिए तो कितना फेयर चार्ज करना है वो हमें कैलकुलेट करना है। The fares are to be indicated per passenger for the journeys. हमें पर पैसेंजर फेयर कितना लगाएंगे वो बताना है। कौन सी जर्नी? दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू आगरा एंड दिल्ली टू जयपुर, तीनों के लिए कितना कितना फेयर चार्ज करेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? पर पैसेंजर किलोमीटर कितना टेकिंग्स या फेयर आता है उसको जो इन तीनों जर्नीज के डिस्टेंस दिए हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फेयर पर पैसेंजर फॉर ईच जर्नी हमें मिल जाएगा। सिंपल। यहां पर भी ये पैसेंजर टैक्स और प्रॉफिट है वो टोटल टेकिंग्स पर है। जैसे हमने आगे के क्वेश्चन इलस्ट्रेशन जो 3 किया था उसमें हमने कमीशन और जो प्रॉफिट था वो इस तरीके से कैलकुलेट किया था, वैसा ही होगा। ये जो कॉस्ट है हमें मोस्टली कॉस्ट हमें मंथ में दी है तो यहां पर हम टोटल मंथली कॉस्ट निकालेंगे और फिर उसके हिसाब से टोटल मंथली कॉस्ट उसमें टोटल टेकिंग्स हमें मिल जाएगा और फिर हम निकालेंगे फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर और उस हिसाब से हमें मल्टीप्लाई कर देंगे विथ किलोमीटर्स तो हमें मिल जाएगा कि भाई कितना चार्ज करना चाहिए, कितना फेयर जो है वो हम चार्ज कर सकते हैं। राइट, चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, उसमें जो हमारा मेन आंसर है फेयर पर पैसेंजर, तो उसके लिए हम थोड़ी सी जगह छोड़ के अपना पहला वर्किंग नोट 1 बनाते हैं टोटल टेकिंग्स के लिए। टोटल टेकिंग्स के लिए हम 2 स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट शोइंग टोटल टेकिंग्स ऐसा लिख सकते हैं, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। इसका जो आंसर है वो हम डेफिनेटली जिस तरीके से हमने इलस्ट्रेशन 3 किया था वैसे ही करेंगे। सारे कॉस्ट का हम देखते जाएंगे और फिर उसमें से टोटल टेकिंग्स निकालकर टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। चलिए, यहाँ पर जो हमें कॉस्ट ऑफ द बस दिया है 12 लाख रुपीस पर, वो भी रिलेवेंट नहीं है, डेप्रिसिएशन के लिए ध्यान में रखेंगे। सैलरी टू ड्राइवर है 24,000 रुपीज पर मंथ और कंडक्टर की सैलरी है 21,000 रुपीज, तो वो लिख देते हैं ड्राइवर्स सैलरी और ये सब कुछ पर मंथ है। टोटल टेकिंग्स पर मंथ यहां पर आप लिख सकते हैं। तो ये 24,000 रुपीज है। फिर हमें कंडक्टर की सैलरी दी है, कंडक्टर्स सैलरी वो 21,000 रुपीज है। राइट, फिर हमें दिया है सैलरी ऑफ द पार्ट टाइम अकाउंटेंट 5,000 रुपीज और इंश्योरेंस देखते हैं बाद में। पहले अकाउंटेंट सैलरी है
5,000 रुपीज। इंश्योरेंस जो है हमें दिया है वो पर एनम के हिसाब से है, 4800 पर एनम है, तो उसको हमें मंथ में कन्वर्ट करना होगा। इंश्योरेंस ₹4800 डिवाइड बाय 12 मंथ्स। तो ये 4800 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 400 रुपीज। फिर हमें डीजल कंजम्पशन दिया है 56 रुपीज पर लीटर के हिसाब से, और 4 किलोमीटर चलता है 1 लीटर पे। तो इसके लिए हमें जो है टोटल किलोमीटर्स जो है वो निकालने होंगे, इसे हम पेंडिंग रखते हैं अभी। रोड टैक्स जो दिया है 15,915 पर एनम के हिसाब से, तो इसको मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। रोड टैक्स जो है वो ₹15,915 डिवाइड बाय 12 मंथ्स, तो ये हो जाता है 1326.25 रुपीज। फिर हमें दिया है लुब्रिकेंट ऑयल, ये भी ₹10 पर 100 किलोमीटर है, तो उसमें भी हमें किलोमीटर्स निकालने होंगे, तो ये भी हम पेंडिंग रखते हैं। परमिट फी है ₹315 पर मंथ, परमिट फीस 315 रुपीज। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ₹1000 पर मंथ, ये पर मंथ है तो एज इट इज लिखना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। डेप्रिसिएशन ऑफ द बस है 20% पर एनम, हमें कॉस्ट ऊपर दे रखी थी 12 लाख रुपीस, तो उसका 20% पर एनम, पर वो हमें एन्युअली मिलेगा, हमें यहां पर उसको डिवाइड बाय 12 करना होगा, तभी हमें मंथ का डेप्रिसिएशन मिलेगा। डेप्रिसिएशन जो है ₹12 लाख इंटू 20%, उसको डिवाइड करेंगे 12 मंथ्स से, तो 12 लाख का 20% 2,40,000, उसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपीज। फिर हमें दिया है सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द बस, तो उसको तो हमें कैलकुलेट यहां पर कंसिडर नहीं करना है। तो अब हमारे दो कॉस्ट बचे हैं, लुब्रिकेंट एंड ऑयल और डीजल कंजम्पशन। उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे, बट थोड़ी सी यहां पर जगह रख देंगे। वर्किंग नोट टू डीजल एंड लुब्रिकेंट ऑयल का कॉस्ट यहां पर हम निकालेंगे, पर उसके लिए पहले हमें चाहिए टोटल किलोमीटर्स कैलकुलेट करने रहेंगे, जैसे हमने इलस्ट्रेशन 3 में भी किए थे। चलिए टोटल किलोमीटर्स कैसे हम निकालेंगे, तो यहां पर हमें क्वेश्चन में देखिए अलग अलग 3 जर्नीज बताई है, 3 अलग अलग जगह पर ये तो जाता है, दिल्ली टू चंडीगढ़ जाता है, दिल्ली टू आगरा जाता है, और दिल्ली टू जयपुर भी जाता है। तो दिल्ली टू आगरा उसका 250 किलोमीटर्स के लिए जाता है, और 8 डेज इन अ मंथ के लिए जाता है। जो दिल्ली टू आगरा है वो 210 किलोमीटर 10 डेज के लिए जाता है, और ये फिर एक ही जर्नी का है, हमें राउंड ट्रिप कंसिडर करनी है, तो 2 जर्नीज पर डे होगी। और जो दिल्ली टू जयपुर है वो 270 किलोमीटर 6 डेज के लिए रहेगा। तो टोटल किलोमीटर्स हम अलग अलग के लिए पहले तो देखते हैं, कंसिडर करते हैं, जो शायद हमारे आगे के टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स में भी हमें हेल्प करेगा। तो टोटल किलोमीटर्स दिल्ली टू चंडीगढ़ किलोमीटर्स हमारे थे 250 किलोमीटर्स इनटू कितने दिन के लिए वो दिल्ली टू चंडीगढ़ गए थे, तो 8 डेज के लिए, राइट। और वो 8 डेज में भी 2 जर्नीज 2 ट्रिप्स मानी जाएगी, राइट। एक 1 वे 8 जर्नी थी, ऐसी 8 दिन के लिए गए थे, 250 किलोमीटर 1 वे का है, तो ऐसी 2 बार एक ही दिन में ट्रिप हुई, तो 250 इंटू 500 इंटू 8, तो ये 4000 किलोमीटर्स होंगे। फिर दिल्ली टू आगरा वो कितने किलोमीटर्स है, 210 किलोमीटर्स, और वो 10 दिन के लिए इंटू 2 ट्रिप्स, तो 210 इंटू 10 इंटू 2,
तो ये हो जाता है 4200 किलोमीटर्स। फिर दिल्ली टू जयपुर वो 270 किलोमीटर्स इंटू 10 days इंटू 2 trips। तो 270 सॉरी 10 days नहीं है 6 days है, सॉरी 6 days 270 इंटू 6 इंटू 2, तो वो हो जाता है 3240 किलोमीटर्स। तो इन तीनों का हम टोटल करेंगे तो हमें टोटल किलोमीटर्स मिल जाएंगे। तो 4000 प्लस 4200 प्लस 3240, तो ये हो जाता है 11440 किलोमीटर्स। ये टोटल किलोमीटर्स है। अब हमारा जो डीजल और लुब्रिकेंट एंड ऑयल का कॉस्ट कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करता है डीजल कॉस्ट। अब डीजल कॉस्ट के लिए हमें क्वेश्चन में क्या बताया था कि भाई 4 किलोमीटर पर लीटर में चलता है और 1 लीटर का कॉस्ट है 56, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि भी 4 किलोमीटर का कॉस्ट कितना होता है 56 रुपीज। यहां पर कॉस्ट और किलोमीटर्स अगर कंसिडर करें तो 56 रुपीज में 4 किलोमीटर चल सकता है। और यहां पर हमारा टोटल किलोमीटर्स है 11440 किलोमीटर्स। तो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम यहां पर, तो 11440 इंटू 56 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा रुपीज 1,60,160 रुपीज। वैसे ही लुब्रिकेंट एंड ऑयल का भी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। लुब्रिकेंट का कॉस्ट हमें बताया गया है कि भाई 100 रुपीज सॉरी रुपीज 10 पर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के लिए 10 रुपए का खर्चा होता है। तो यहां पर भी कॉस्ट एंड किलोमीटर्स रुपीज 10 फॉर 100 किलोमीटर्स, तो हमारे 11440 किलोमीटर तो कितना होगा, तो 11440 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो हो जाएगा रुपीज 1144। चलिए राइट, ये हम लिख देते हैं इसमें। डीजल का कॉस्ट है 1,60,160 एंड जो लुब्रिकेंट ऑयल का कॉस्ट है वो है 1144। ये दोनों ही वर्किंग नोट 2 में से हमने लिखा है, रेफरेंस देना मत भूलिएगा, मार्क्स कट जाएंगे। चलिए, तो हमारे ऑलमोस्ट सारा कॉस्ट आ चुके हैं। अब पैसेंजर टैक्स और प्रॉफिट इसमें हमें ऐड करना है, तो हमें टोटल टेकिंग्स मिल जाएंगे। तो टोटल कॉस्ट अगर हम यहां पर कंसिडर करें तो इसका टोटल हम कर लेंगे 24,000 प्लस 21,000 प्लस 5,400 प्लस 1326.25 प्लस 315 प्लस 21,000 प्लस 160 प्लस 1144। तो ये जो हमारा अब तक का टोटल कॉस्ट है वो बनता है 2,34,345.25। अब इसमें हमें ऐड करना है पैसेंजर टैक्स, प्रॉफिट, तो हमें मिल जाएंगे टोटल टेकिंग्स। और यहां पर हमें क्वेश्चन में बताया है कि भाई आपके जो पैसेंजर टैक्स है वो कितना रहेगा 20% ऑफ द टोटल टेकिंग्स, और प्रॉफिट है वो 30% ऑफ टोटल टेकिंग्स हमें ऐड करना है। तो अगर टोटल टेकिंग्स हम 100 अज्यूम करें तो पैसेंजर टैक्स है वो कितना होगा 20 रुपीज और प्रॉफिट है वो कितना होगा 30। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए 50 होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा पैसेंजर टैक्स कितना होगा, तो 2,34,345.25 रुपीज इंटू 20 डिवाइड बाई 50, तो 234,345.25 इंटू 20 डिवाइड बाई 50, तो ये हो जाएगा 93,738.10 रुपीज। अब वैसे ही 234,345.25 इंटू 30 डिवाइड बाई 50 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 1,40,607.15 रुपीज। अब इन सभी का टोटल हम कर देंगे, प्लस 234
2345.25। तो ये हो जाएगा 4,68,690.5 रुपीज। ये हमारा टोटल टेकिंग्स इतना बनता है। अब हमारा जो मेन आंसर है फेयर पर पैसेंजर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फेयर पर पैसेंजर के लिए टोटल टेकिंग्स डिवाइड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। टोटल टेकिंग्स हमें मिल गया है 4,68,690.5 रुपीज। कहां से, वर्किंग नोट 1 में से। टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स अभी तक हमें नहीं मिले हैं, वो हमें कैलकुलेट करने हैं। हमने टोटल किलोमीटर्स फॉर ईच जर्नी कैलकुलेट किया है, बट अब उसमें कितनी कितनी सीट की ऑक्यूपेंसी हुई है वो हमें ध्यान में रखना होगा। उनके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताया कि भाई टोटल कैपेसिटी कितनी है, 50% की है, और उसमें हर एक में अलग अलग ऑक्यूपेंसी रही है, राइट। तो उनके साथ हमें किलोमीटर्स को मल्टीप्लाई करना रहेगा, जो हमारे टोटल किलोमीटर्स मिले हैं उनको, और वो हर एक के अलग अलग रहेंगे। तो देखिए यहां पर हमने कैलकुलेट किया 4,000, 4,200 और 3,240 किलोमीटर्स। तो यहां पर सीधा ही हम ऐसा कर सकते हैं, करना हो तो, कि भाई आप सीधा ही मल्टीप्लीकेशन यहां पर दिखाए। जैसे कि दिल्ली टू चंडीगढ़ का है 4,000 किलोमीटर्स, उसमें 50 पैसेंजर्स, 50 की सीट्स थी, और उसमें ऑक्यूपेंसी कितनी रही थी, 90%। प्लस जो दिल्ली टू हमारा आगरा था उसमें 4,200 किलोमीटर्स इंटू 50 पैसेंजर्स, और उसमें कैपेसिटी कितनी, ऑक्यूपेंसी कितनी थी, 85%। प्लस हमारा जो तीसरा था दिल्ली टू जयपुर, उसका था 3,240 किलोमीटर्स, आई थिंक, हाँ 3,240 किलोमीटर्स, उसमें 100% ऑक्यूपेंसी थी। तो इस तरह से हम करेंगे तो 468,690.5 है, उनको इन सभी से डिवाइड करना है। तो 4,000 इंटू 50 इंटू 0.9, इसमें हम ऐड करेंगे ये 4,200 इंटू 50 इंटू 85%, तो ये होता है 5,20,500 पैसेंजर किलोमीटर। आपके टोटल पैसेंजर किलोमीटर आएंगे 5,20,500। तो 468,690.5 को 5,20,500 जो है उनसे हमें डिवाइड करना होगा, तो आता है 0.8946 रुपीज, 0.8946 पर पैसेंजर किलोमीटर है। तो इसको यहां पर आंसर में रुपीज 0.9 में कन्वर्ट कर दिया है, 0.8946 से भी आप आंसर कर सकते हैं। तो अब हमारा जो मेन आंसर है वो क्या है, हमें तीनों ट्रिप्स के लिए कैलकुलेट करना है। दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू आगरा एंड दिल्ली टू जयपुर। अब उसके किलोमीटर्स के साथ हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है। यहां पर रुपीज 0.9, तो दिल्ली टू चंडीगढ़ है उसका कितना है, 250 किलोमीटर्स है। फिर दिल्ली टू आगरा का 0.9 इंटू 210 किलोमीटर्स है। दिल्ली टू जयपुर का 0.9 इंटू 270 किलोमीटर्स है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई हम करते जाएंगे तो हमें फेयर पर ट्रिप जो है वो मिल जाएगा। 250 इंटू 0.9, 150 रुपीज। तो अगर दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो 150 रुपीज पर पैसेंजर लिया जाएगा। अगर दिल्ली टू आगरा जाना है तो 0.9 इंटू 210, सॉरी गलत किया मैंने, 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 225 होता है, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में गलती है। तो 0.9 इंटू 250 करेंगे तो हो जाएगा रुपीज 225। अगर हम दिल्ली से आगरा का करते हैं तो 210 इंटू 0.9 करेंगे तो रुपीज
289 रुपीज। और अगर दिल्ली टू जयपुर 270 इंटू 0.9 करेंगे तो हो जाएगा रुपीज 243। तो इस तरीके से पर पैसेंजर आपको फेयर चार्ज करने रहेंगे फॉर ईच जर्नी, राइट। ये हमारा मेन आंसर है। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइए। ये अगर आपको लिखना हो तो बाद में ये वीडियो जो मिल जाएगा तो पॉज करके लिख लीजिएगा, अगर कुछ भी लिखना वगैरह है तो। चलिए, अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 4। ये इलस्ट्रेशन 4 आखिरी है, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें। अच्छा क्वेश्चन है ये इलस्ट्रेशन 4 जो है। पेज नंबर 12.16 पर दिया हुआ है। SMC is a public school having 5 buses, each plying in different directions for the transport of its school students. In view of a larger number of students availing of the bus service, the bus work 2 shifts daily, both in morning and in the afternoon. The buses are garaged in the school. ये जो स्कूल है उसके पास 5 बसेस है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स है, इसीलिए 2 शिफ्ट में काम करते हैं, मॉर्निंग और आफ्टरनून में। The workload of the student has been so arranged that in the morning the first trip picks up the senior students and the second trip plying on the hours later picks up the junior students. जो इसमें वर्कलोड इस तरह से डिवाइड किया है कि सबसे पहले मॉर्निंग में सीनियर स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं, फिर 1 घंटे बाद वो जूनियर स्टूडेंट्स को पिकअप करने जाते हैं। Similarly, in the afternoon, the first trip takes the junior students and an hour later, the second trip takes the senior students home. और इवनिंग में भी जो वो छोड़ने जाते हैं तो सबसे पहले जूनियर स्टूडेंट्स को छोड़ने जाते हैं और उसके 1 घंटे बाद सीनियर स्टूडेंट्स को छोड़ने जाते हैं। The distance traveled by each bus one way is 8 किलोमीटर। वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो एक बार में वो 8 किलोमीटर है वो ट्रैवल करते हैं, एक बस जो है वो हर एक बस। The school works 25 days in a month and remains closed for vacation in May, June and December. तो 3 महीने तो वो काम नहीं करते हैं, बाकी के 9 महीने हैं, 9 months है, वो स्कूल बसेस चलती है 25 days a month के हिसाब से। Bus fee however is payable by the students for all 12 months in a year. जो फीस जो है वो 12 के 12 महीनों के लिए ली जाती है। अब आपको पता चलता होगा ना ये मतलब कि किस तरह से आपके पास स्कूल वाले फीस वसूल करते थे। तो ये बस फीस जो है वो 12 महीने की लगाते थे, आपको बिठाते थे 9 महीने के लिए, उसमें भी 25 दिन महीने के हिसाब से। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस हिसाब से बात कर रहे हैं। The details of expenses for a year are as under: ड्राइवर सैलरी ₹4500 पर मंथ पर ड्राइवर। सी 5 बसेस है तो डेफिनेटली एक बस ड्राइवर नहीं होगा, 5 अलग अलग बस ड्राइवर होंगे और हर महीने हर एक ड्राइवर की यहाँ पर सैलरी दी है। क्लीनर्स सैलरी ₹3500 पर मंथ। सैलरी पेएबल फॉर ऑल 12 मंथ्स। 1 क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर ऑल द 5 बसेस। क्लीनर सिर्फ एक ही है 5 बस के लिए और उसकी सैलरी है पर मंथ और वो 12 महीने के लिए सैलरी, सभी को सैलरी 12 महीने के लिए है। ड्राइवर भी आए ना आए, 3 महीने वेकेशन तो होगा तो उसको भी होगा, क्लीनर को भी होगा, फिर भी उनको 12 महीने की सैलरी दी जाएगी, राइट। इसीलिए आपके पास से 12 महीने की फीस वसूल करते थे। लाइसेंस फीस, टैक्सेस एक्सेट्रा ₹8600 पर बस पर एनम। इंश्योरेंस ₹10,000 पर बस पर एनम। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ₹35,000 पर बस पर एनम। इसमें ये पर एनम और पर मंथ और पर बस में ही जो आपके गलतियां होने के चांसेस है। परचेस प्राइस ऑफ द बस, यहां पर ₹15 लाख ईच, एक बस की कीमत है 15 लाख रुपए। लाइफ ऑफ ईच बस 12 इयर्स। स्क्रैप वैल्यू ऑफ ईच बस एट द एंड ऑफ द लाइफ ₹3 लाख। तो इन तीनों से हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, सिंपल, राइट। 15 लाख रुपए है, उसमें से जो स्क्रैप वैल्यू है 3 लाख रुपए, वो माइनस करेंगे तो 12 लाख रुपीज, उसको 12 इयर्स से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख रुपीज
का डेप्रिसिएशन होगा पर बस पर एनम डेप्री। सिंपल है राइट। डीजल कॉस्ट ₹45 पर लीटर। ईच बस गिव्स एन एवरेज माइलेज ऑफ 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल। हर एक बस की एवरेज कितनी है? 1 लीटर पेट्रोल में वो 4 किलोमीटर चलती है और 1 लीटर का प्राइस है ₹45। सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 50 स्टूडेंट्स। द सिटिंग कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर। मतलब कि 50 के 50 लोग जो है वो बैठते ही है। ऑक्यूपेंसी यहां पर 100% है। Students picked up and dropped within a range up to 4 kilometers of distance from the school are charged half fare, and 50% of the students traveling in each trip are in this category. ये इंपॉर्टेंट है। जो भी ट्रिप्स है उसमें 4 किलोमीटर तक, जो भी स्कूल से 4 किलोमीटर तक जिनका भी घर है जहां से पिकअप किया जाता है उनके पास से आधे पैसे लिए जाते हैं, और 4 किलोमीटर से बियॉन्ड, 4 किलोमीटर से 8 किलोमीटर दूर रहते हैं उनके पास से पूरे पैसे लिए जाते हैं। मतलब कि 4 किलोमीटर तक अगर 0.5 रुपीज फीस ली जाती है पर स्टूडेंट, तो 4 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक जो रहते हैं उनके पास से 1 रुपी लिया जाता है। यहां पर हम इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पर टेस्ट होगा। और 50% स्टूडेंट्स इन ईच ट्रिप, जूनियर सीनियर वाले जो भी है उनके 50% स्टूडेंट जो है वो 4 किलोमीटर के अंदर से आते हैं और बाकी के 50% 4 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के बीच से आते हैं। इग्नोर इंटरेस्ट। सिंस द चार्जेस आर बी बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू prepare a statement showing the expense of operating a single bus and the fleet of 5 buses for the year. फ्लिट मतलब कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन व्हीकल होता है उसे फ्लिट कहा जाता है। तो 5 बसेस की फ्लिट चलाने और 1 बस चलाने का कॉस्ट कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। वर्क आउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ student coming from a distance of up to 4 kilometers from the school and students coming from a distance beyond 4 kilometers from the school। हमें कॉस्ट पर स्टूडेंट कैलकुलेट करना है, पर स्टूडेंट पर मंथ, ये ध्यान में रखना। 12 महीने से डिवाइड करना है, 9 मंथ से नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 4 किलोमीटर तक आते हैं उनका पर कॉस्ट कितना, और जो 4 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के बीच आता है बियॉन्ड 4 किलोमीटर उनका कॉस्ट कितना, वो हमें कैलकुलेट करना। तो 2 क्वेश्चन पूछे यहां पर, आपको कॉस्ट सिंगल बस और फ्लीट ऑफ 5 बसेस दोनों का कैलकुलेट करना है पर एनम के हिसाब से। जो भी जनरली कैसा होगा कि आपका जो सिंगल बस का होगा उनको मल्टीप्लाई विथ 5 करेंगे तो आपको फ्लीट ऑफ 5 बसेस के लिए एक्सपेंस मिल जाएंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट पूछा भी है, अगर नहीं पूछते और ये सेकंड क्वेश्चन सीधा पूछते तो भी आपको वो स्टेटमेंट बनाना पड़ता और वो जनरली वर्किंग नोट का पार्ट बनता। चलिए तो पहले तो हमें कॉस्ट कैलकुलेट जो ये करना है ये हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ये इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला हम समझते हैं। तो कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए जो पहले दिया है ड्राइवर्स सैलरी, हम ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पूरा सोल्व नहीं करवाऊंगा, ये हम आंसर में से देखते जाएंगे। देखिए यहां पर है स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ ऑपरेटिंग अ बस और बसेस फॉर द ईयर, उसमें पर्टिकुलर्स रेट दिया है, रेट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, पर बस पर एनम और फ्लीट ऑफ 5 बसेस पर एनम दोनों ही आपको कैलकुलेट करना है। यहां पर स्टैंडिंग मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल में डिफरेंशिएशन सेपरेशन किया है, आप नहीं करेंगे तो चलेगा। सबसे पहले ड्राइवर सैलरी है 4500 पर मंथ, इसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल बस का आपको कॉस्ट मिल जाएगा, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बसेस का मिल जाएगा। वैसे ही क्लीनर्स सैलरी है 3500 पर मंथ, बट क्लीनर है वो एक ही है 5 बस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। 3500 इंटू 12 करेंगे तो आपको मिलेगा 42,000, मतलब कि 5 बस का कितना कॉस्ट हुआ, और उसको आपको डिवाइड करना होगा बाय 5 तो आपको मिलेगा एक बस का कॉस्ट कितना होगा 8400। तो ये 42,000 कैसा है, 3500 इंटू 12 मंथ्स करके, तो ये मिला 42,000, और फिर 42,000 को डिवाइड किया 5 बसेस से तो मिला 8400। ये एक पॉइंट अलग है। तो ये हमारा ड्राइवर सैलरी हो गया, क्लीनर्स सैलरी हो गया। फिर हमें बताया है लाइसेंस फीस जो है वो कितना है 8600 पर बस पर एनम के हिसाब से, तो वो एज इट इज लिख देंगे। लाइसेंस फीस टैक्सेस 8600 पर बस के लिए, उसको मल्टीप्लाई विथ 5 करेंगे तो 5 बस का कॉस्ट मिल जाएगा। फिर हमें दिया है इंश्योरेंस ₹10,000 पर बस पर एनम के हिसाब से, तो वो भी इंश्योरेंस 10,000 इंटू 5 करेंगे तो 5 बस का कॉस्ट मिल जाएगा।
फिर हमें दिया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस 35,000 रुपीज पर बस पर एनम, वो भी हमें एज इट इज लिखना है, पर ये मेंटेनेंस चार्जेस सेमी वेरिएबल में लिखा है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 35,000 1,75,000 रुपीज, 35,000 इंटू 5 करके। फिर दिया है परचेस प्राइस ऑफ द बस, और उस हिसाब से डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है 1 लाख पर बस पर एनम के हिसाब से है, तो वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1 लाख रुपीज पर बस पर एनम, पर इसका वर्किंग दिखाना जरूरी है, और इसको मल्टीप्लाई विथ 5 करेंगे तो 5 लाख रुपीज हो जाएगा। फिर डीजल कॉस्ट दिया है 45 रुपीज पर लीटर के हिसाब से, और उसकी एवरेज दी है 4 किलोमीटर। अब यहां पर हमें टोटल किलोमीटर कैलकुलेट करना रहेगा ये इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहां पर क्या क्या बताया, 5 बसेस हैं, वो 2 शिफ्ट्स में काम करती है, और 2 शिफ्ट में भी काम करती है, पर 8 किलोमीटर वो ट्रैवल करती है, राइट। तो यहां पर हम टोटल किलोमीटर अगर कैलकुलेट करें तो 5 बसेस, एक तो पहले वो सीनियर स्टूडेंट्स को लेने जाती है, फिर उसे स्कूल छोड़ती है, फिर 1 घंटे बाद जूनियर स्टूडेंट्स को लेने जाती है, फिर उसे स्कूल छोड़ती है, फिर वो जूनियर स्टूडेंट्स को आफ्टरनून इवनिंग में वो छोड़ने जाती है, और फिर खाली वापस आती है, फिर वो सीनियर स्टूडेंट को लेकर जाती है, और फिर खाली वापस आती है। तो वैसे देखने जाए तो सीनियर स्टूडेंट्स के लिए वो सुबह में 2 बार, जूनियर स्टूडेंट्स के लिए 2 बार, जूनियर स्टूडेंट को छोड़ने के लिए 2 बार, और सीनियर स्टूडेंट्स को छोड़ने के लिए 8 बार। तो एक ही दिन में वो 8 बार ट्रिप्स करती है, 8 ट्रिप्स टोटल होती है उसकी एक ही दिन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 8 किलोमीटर वन वे ट्रैवल करती है 25 डेज इन अ मंथ, और 9 मंथ्स के लिए वो ट्रैवल करती है। 8 किलोमीटर्स 25 डेज इन अ मंथ इंटू 9 मंथ्स। बाकी कोई ऐसी डिटेल नहीं है। 50 स्टूडेंट्स है ऑक्यूपेंसी वाला हम बाद में कंसिडर करेंगे। तो यहां पर टोटल किलोमीटर्स 5 बसेस इंटू 8 ट्रिप्स इंटू 8 किलोमीटर्स इंटू 25 डेज इंटू 9 मंथ्स, तो ये 72,000 किलोमीटर्स होते हैं। और हमें डीजल का जो कॉस्ट बताया है वो कितना बताया है, 4 किलोमीटर का जो कॉस्ट है वो 45 रुपीस कह सकते हैं, क्योंकि 4 किलोमीटर की एवरेज देता है, माइलेज देता है। तो 4 किलोमीटर में 1 लीटर डीजल यूज होता है, और उसका कॉस्ट है 45 रुपीस। तो 4 किलोमीटर के लिए 45 रुपीस, तो 72,000 किलोमीटर के लिए कितना, तो 72,000 इंटू 45 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 8,10,000 रुपीज हमारा कॉस्ट आएगा। पर ये हमारी पूरी की पूरी 5 बसेस के लिए हो जाएगा, क्योंकि हमने 5 बसेस का टोटल निकाला है, इसीलिए इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 1,62,000 रुपीज डीजल कॉस्ट पर बस आएगा, राइट। ये वर्किंग नोट में यहां पर उन्होंने कैलकुलेट किया है। चलिए समझ में आ रहा है। बाकी सारा कॉस्ट हमारा आ चुका है और कोई कॉस्ट बाकी नहीं है, तो यहां पर उन्होंने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया है। और हमें यहाँ पर कॉस्ट पर मंथ भी उन्होंने कैलकुलेट किया है, क्योंकि आपको जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था वो पर स्टूडेंट पर मंथ का कितना है वो, तो इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो कॉस्ट पर मंथ मिल जाएगा। अब हमें इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करना। देखिए हर एक बस में 50 स्टूडेंट्स हैं, राइट, और वो एक जर्नी में, ऐसी 2 जर्नीज वैसे सीनियर और जूनियर वैसे देखने जाए तो टोटल 50 इंटू 2 तो 100 स्टूडेंट्स होते हैं टोटल, राइट। सीनियर स्टूडेंट्स जो है वो 50 है, और जूनियर स्टूडेंट्स है वो भी 50 है। तो एक बस के अंदर 100 स्टूडेंट्स होते हैं पर बस। अब 100 स्टूडेंट्स में से अप टू 4 किलोमीटर्स और बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स कितने हैं, 50-50% होते हैं। तो स्टूडेंट्स भी कितने हो जाएंगे, 50-50 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। पर उनका जो फेयर किस तरह से चार्ज होता है, अप टू 4 किलोमीटर्स का आधा है, और बियॉन्ड के पास से पूरा लिया जाता है। तो ऐसा अज्यूम करें कि बियॉन्ड के पास से 1 टाइम लिया जाता है और इसके पास से 0.5 टाइम लिया जाता है। तो इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 50 इंटू 0.5, 50 इंटू 0.5 मतलब कि 25, और 50 इंटू 1 मतलब कि 50। तो 25 प्लस 50 तो कितने स्टूडेंट्स हो जाते हैं,
75 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर 75 स्टूडेंट्स जो है वो हमें यहाँ पर कंसिडर करने रहेंगे, इसको जिस तरीके से हमने कंसिडर किया है उस हिसाब से। समझ में आ रहा है? तो ये 75 स्टूडेंट्स है। हमारे यहां पर जो कॉस्ट मिला है, यहां पर दो तरीके से हो सकता है। यहां पर जो उन्होंने कंसिडर किया है वो कैसे किया है कि हाफ फेयर स्टूडेंट्स जो है, उन्होंने यहाँ पर हाफ फेयर स्टूडेंट्स उनको 1 दिया है वेट, और जो फुल वाले हैं बियॉन्ड 4 किलोमीटर वाले हैं उनको 2 वेट दिया है। इसीलिए उनका जो इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स आता है वो 150 आता है। बट हमने यहाँ पर अलग तरीके से किया कि हाफ जो अप टू 4 किलोमीटर है उनको 0.5 किया, और जो फुल बियॉन्ड 4 किलोमीटर से उनको 1 वेट दिया, और उस वजह से हमारे इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स आए 75। तो अगर उस तरीके से भी अगर हम करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो ये 31,500 डिवाइड बाय अगर हम 75 करेंगे तो हमारा मिलेगा 420 रुपीज। पर ये हमारे लिए किसका कॉस्ट मिला? कॉस्ट पर फुल फेयर इक्विवेलेंट स्टूडेंट के लिए। अगर हमें हाफ फेयर इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स का कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा? इसको ₹420 इंटू 0.5 करना होगा, तो मिलेगा ₹210 पर स्टूडेंट। तो आप हमने जिस तरीके से वैसे भी कर सकते हैं, या फिर यहां पर जो फुल फेयर है उनको 2 और हाफ फेयर को 1 करके भी कंसिडर करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स में कंसिडर करना, कन्वर्ट करना, और उसको उस हिसाब से कॉस्ट पर मंथ पर स्टूडेंट कैलकुलेट करना। एक तो ये पर मंथ कॉस्ट में भी कंफ्यूजन हो सकता है, वो आप ध्यान में रखिएगा, उसमें गलती ना हो। यहां पर हमें कॉस्ट पर मंथ के लिए 12 मंथ्स को ही कंसिडर करना है। 12 के 12 महीनों के लिए फेयर चार्ज किया जाता है, फीस वसूल करी जाती है, तो उसको 12 से ही डिवाइड करना रहेगा। राइट, ये इस तरीके से। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज हमारे ये इलस्ट्रेशन 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। कुछ डाउट हो तो बताइए। पेज नंबर 12.23 पर आ जाइए। 12.22 कॉस्टिंग ऑफ होटल्स एंड लॉजेस। जो होटल्स जहां पर एकोमोडेशन फूड वगैरह अवेलेबल है, तो उनका किस तरह से कॉस्टिंग किया जाएगा वो यहां पर हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट वैसा कुछ खास नहीं है। गेस्ट डे और रूम डे उनका कॉम्पोजिट यूनिट रहेगा, वो हमने इन डिटेल कवर अप किया था, कॉम्पोजिट यूनिट्स वगैरह क्या है। इलस्ट्रेशन 6 कवर अप करते हैं। A company rents a holiday home. For this purpose, it has hired a building at a rent of ₹10,000 per month along with 5% of total takings. ये जो कंपनी है उन्होंने ये हॉलीडे होम चलाती है और उन्होंने एक बिल्डिंग रेंट पर लिया है। 10,000 रुपीज उसका रेंट है पर मंथ के हिसाब से, और टोटल टेकिंग्स जो उनका टोटल रेवेन्यू होगा उसका 5% भी एज अ रेंट देना रहेगा। It has 3 types of suites for its customers with a single room, double rooms and triple rooms. इसके पास 3 टाइप के रूम है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल रूम। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। टाइप ऑफ सूट्स तीनों टाइप के हैं, उसके नंबर ऑफ रूम्स कितने कितने हैं, तो 100 सिंगल रूम के हैं जिसमें 100% ऑक्यूपेंसी रहती है जनरली। डबल रूम्स है उसके 50 रूम्स है जिसमें 80% ऑक्यूपेंसी रहती है, एंड ट्रिपल रूम्स 30 है जिसकी ऑक्यूपेंसी 60% जितनी रहती है। The rent of double rooms shoot is to be fixed at 2.5 times of the single room shoot, and that of triple room shoot as twice of the double rooms shoot. जो ये सिंगल रूम है उससे 2.5 टाइम्स टेरिफ या रेंट होगा किसका? डबल रूम का। और डबल रूम से 2 टाइम्स ट्वाइस डबल रेंट होगा किसका? ट्रिपल रूम का। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स कन्वर्ट करने के लिए हमारे लिए जरूरी हो जाएंगे। ये वेट्स वगैरह हम देंगे और उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ये हम आगे समझेंगे। इस
का कॉन्सेप्ट हमने समझा हुआ है लास्ट लेक्चर में। The other expenses for the year 22-23 are as follows. Staff salaries 14,25,000, room attendants wages 4,50,000, lighting, heating and power 2,15,000, repairs and renovation 1,23,500, laundry charges 80,500, interior decoration 74,000, sundries 1,53,000। ये सारे एक्सपेंसेस हुए हैं 22-23 में। Provide profit at 20% on total takings and assume 360 days in a year। हमें जो भी कॉस्ट होगा उसमें प्रॉफिट ऐड करना, और प्रॉफिट जो है वो टोटल टेकिंग्स, टोटल रेवेन्यू का 20% रहेगा, और पूरे साल में 360 डेज है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेंट टू बी चार्ज्ड फॉर द ईच टाइप ऑफ सूट। यहाँ पर जो हमारे अलग अलग टाइप के सूट है उसमें हम कितना रेंट चार्ज करेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमें कॉस्ट एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने का बहुत बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि ये सारे ही हमें एज इट इज दे दिए हैं, उन सभी का टोटल सम अप ही करना रहेगा। तो हमारा जो कॉस्ट कैलकुलेशन है वो बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि भाई आपको टेरिफ या रेंट कितना आप चार्ज करेंगे वो बताइए। तो ये हमारा मेन आंसर रहेगा। तो इसका अगर हम आंसर करें इलस्ट्रेशन 6, उसका जो मेन आंसर है वो शूट वाइज कितना हम रेंट चार्ज करेंगे वो है। तो वो हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे, उसके लिए स्पेस रखेंगे, रेंट टू बी चार्ज्ड पर शूट, और उसकी थोड़ी सी स्पेस रख के वर्किंग नोट में हम टोटल टेकिंग्स कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए स्टेटमेंट बनाएंगे particulars and rupees। अभी जो अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये पूरा का पूरा टेबल के सारे एक्सपेंडिचर अमाउंट वाइज, इंडिविजुअल आइटम वाइज लिखने रहेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम मोस्टली फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल में इसका जो क्लासिफिकेशन है वो नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि कुछ आंसर्स में दिया है, कुछ में नहीं दिया है, तो वो जरूरी नहीं है हमारे लिए, तो यहाँ पर वो नहीं करेंगे तो चलेगा। बट ये सारे एक्सपेंसेस आपको लिखने होंगे। मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पर हम टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। हमारे यहाँ पर पर्पस है कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चंस क्या है उसके जो क्रूशियल पॉइंट्स है वो समझना, राइट। मैंने पहले भी बताया है कि ये जो लेक्चर्स रहेंगे डेफिनेटली उसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक लिख के नहीं सोल्व करवाऊंगा। इसमें हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सारे कवर अप जरूर करेंगे, बट उसमें जो पॉइंट्स है वो मैं समझा दूंगा, राइट। और रिकॉर्डिंग्स जो अवेलेबल होगा उसमें मैं इसका टाइम स्टैम्प वगैरह भी दे दूंगा, तो आप वहां पर पर्टिकुलर क्वेश्चन वगैरह भी देख सकते हैं। चलिए, तो ये जो सारे कॉस्ट है मैं इसका टोटल करके यहां पर लिख देता हूं। मैं एक इंडिविजुअल कॉस्ट यहां पर नहीं लिखूंगा। तो इन सभी का हम टोटल करते हैं, तो वो होता है 14,25,000 प्लस 4,50,000 प्लस 2,15,000, 1,23,500 plus 80,500 plus 74,000 plus 1,53,000। तो ये होता है 25,21,000 टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग रेंट। जो आपको दिया है, रेंट अलग से दिया है, ये मत भूल जाना। तो ये जो टोटल होता है हमारा 25,21,000। हमें जो रेंट है वो अलग से दिया हुआ है कि भाई 10,000 रुपीज पर मंथ है प्लस 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स है। तो ये 10,000 रुपीज पर मंथ है, वो तो हम अभी लिख सकते हैं। फिक्स्ड रेंट जो है वो वेरिएबल होगा, जो 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स है उसे वेरिएबल कह सकते हैं। फिक्स्ड रेंट है 10,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, तो वो 1,20,000 हो जाएगा। तो यहां पर हमारे जो सारे एक्सपेंसेस है वो आ चुके हैं, एक्सेप्ट जो वेरिएबल रेंट है वो बाकी रहेगा, राइट। तो इसका हम टोटल करते हैं, टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग वेरिएबल रेंट। तो 25,21,000 प्लस 1,20,000, तो ये हो जाएंगे 26,41,000 रुपीज।
इसमें हमें वेरिएबल रेंट ऐड करना है, तो हमें टोटल एक्सपेंसेस मिल जाएंगे, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। उसमें हमें प्रॉफिट भी ऐड करना है, तो हमें टोटल टेकिंग्स मिल जाएंगे या टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा हमें। चलिए, यहां पर हमें 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स इज अ रेंट देना है और 20% ऑन टोटल टेकिंग्स है, राइट, वो प्रॉफिट रहेगा। तो यहां पर ऐसा हम अज्यूम करेंगे कि टोटल रेवेन्यू या टोटल टेकिंग्स जो है वो अगर 100 है, आपका रेंट है वो उसका 5% मतलब कि 5 रुपीज होना चाहिए, और जो प्रॉफिट है वो टोटल टेकिंग्स का 20% होना चाहिए, तो ये रहेगा 20। तो इस हिसाब से टोटल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग वेरिएबल रेंट होता है 75 रुपीज। तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वेरिएबल रेंट के लिए क्या हो जाएगा, रुपीज 26,41,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 75, तो 26,41,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 75, 1,76,067 रुपीज। प्रॉफिट होगा 7,04,267 रुपीज। इन सभी का हम टोटल करते हैं, तो ये हो जाता है 35,21,334 रुपीज। ये टाइप के क्वेश्चन हमने आगे भी किए हुए हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस थे उसमें भी ये चीज तो आती थी कि भाई ये टोटल टेकिंग्स के कुछ आपको परसेंटेज दिए हुए हैं और उस हिसाब से आपको रेंट, कमीशन या पैसेंजर टैक्स या प्रॉफिट वगैरह जो है वो निकालना है। ये बेसिक कैलकुलेशन जो आपने सीए फाउंडेशन 12th वगैरह में भी किया होगा, तो उसी जैसी तरीके से हमने यहाँ पर ये कर लिया। होपफुली ये आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए, अब ये हमारा टोटल टेकिंग्स हमें मिल चुका है, बट हमारा जो मेन आंसर है वो क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है कि हर एक शूट के लिए कितना वो रेंट हमें चार्ज करना रहेगा। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले तो चाहिए होंगे कि कितने रूम डेज है। यहां पर हमें जो टोटल नंबर ऑफ रूम्स बताए हैं, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज बताए हुए हैं, 360 डेज के लिए ये पूरा कंज्यूम कर रहे हैं ऐसा बताया हुआ है, राइट। और जो हमारा रेंट किस तरह से होगा, सिंगल रूम है उनसे 2.5 टाइम्स होगा, डबल रूम का उनसे डबल रेंट होगा ट्रिपल रूम का, राइट। तो उस तरीके से हमें ये करना रहेगा। तो यहां पर ही हम अगर इसी टेबल को एक्सटेंड कर दे, तो यहां पर टाइप ऑफ सूट, नंबर और ऑक्यूपेंसी परसेंटेज दिए हुए हैं। अब इसको वेट देते हैं हम, क्योंकि सभी का रेंट जो है वो अलग अलग है। यहां पर हमें सिर्फ रूम डेज, टोटल रूम डेज नहीं, टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज निकालना जरूरी है, क्योंकि सभी का वेट अलग अलग है, सभी में फैसिलिटीज जो है वो अलग अलग दी गई होगी। तो यहां पर हमें सिर्फ टोटल रूम डेज नहीं निकालना है, टोटल रूम डेज जो है उसका हमें इक्विवेलेंट पार्ट भी निकालना रहेगा। तो यहां पर हम वेट देंगे, सिंगल रूम है उनको 1 अगर अज्यूम करें, तो उससे जो हमारा टैरिफ है डबल रूम के लिए वो 2.5 टाइम्स है, तो इसको हम 2.5 लिखेंगे। और जो ट्रिपल रूम का हमें बताया वो है ट्वाइस ऑफ द डबल रूम सूट, डबल रूम के सूट का 2 टाइम्स है, तो ये 2.5 का 2 टाइम्स मतलब कि ये 5 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पर अगर नंबर इंटू ऑक्यूपेंसी इंटू वेट, और यहां पर अगर हम डेज की बात करें तो सभी में 360 डेज आ जाएंगे। तो इन चारों चीजों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे फॉर ऑल दिस टाइप्स, तो हमें मिल जाएंगे इक्विवेलेंट रूम डेज। तो 100 रूम्स, 100% ऑक्यूपेंसी मतलब कि 100, और उसका 360 डेज के लिए अगर हम कंसिडर करें तो वो हो जाएंगे 36,000। फिर डबल रूम जो है वो 50 रूम्स है, उसकी 80% ऑक्यूपेंसी मतलब कि 40 जो है वो 2.5 टाइम्स, 40 इंटू 2.5 हम करें इंटू 360 करें तो वो भी होता है 36,000। और जो 30
रूम्स है ट्रिपल रूम, उसमें है ऑक्यूपेंसी 60%, उसको 5 टाइम्स और उसको 360 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है 32,400 रुपीज। तो इन सभी का हम टोटल करेंगे तो टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज हमें मिल जाएंगे 36,000 प्लस 36,000 प्लस 32,400, तो ये हो जाते हैं 1,04,400। ये इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज में कैलकुलेट करना। यहां पर हमें नंबर ऑफ रूम्स इन अ डे कितने कितने थे, सिंगल डबल ट्रिपल वो बताया था 100, 50 एंड 30। उसकी ऑक्यूपेंसी हमने कंसीडर की और कितने उसके दिन के लिए 360 डेज इन ईयर बताया हुआ है और इसको वेट अलग अलग दिया है। क्यों? क्योंकि तीनों का रेंट जो चार्ज किया जाएगा वो अलग अलग होगा। सिंगल रूम से 2.5 टाइम्स डबल का है और डबल का जो है उससे ट्वाइस डबल जो है वो ट्रिपल रूम का रहेगा। तो 1 हमने सिंगल रूम को दिया वेट, डबल रूम को हमने 2.5 वेट दिया और ट्रिपल रूम को हमने 5 वेट दिया क्योंकि 2.5 इंटू 2। और इस तरीके से नंबर ऑफ रूम्स इनटू ऑक्यूपेंसी इनटू वेट करेंगे तो इक्विवेलेंट रूम डेज मिलेंगे। बट ये पूरे साल के लिए कंसिडर करना है तो उसको डेज के साथ भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें टोटल रूम डेज मिलेंगे। तो ये टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज हो जाता है 1,04,400। तो ये जो हमारा टोटल टेकिंग्स है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज के साथ। ये हमारा वर्किंग नोट रहेगा, वर्किंग नोट 2। तो रेंट टू बी चार्ज्ड पर स्यूट के लिए पहले हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा रेंट पर इक्विवेलेंट रूम डे। तो उसके लिए टोटल टेकिंग्स डिवाइड बाय टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज। टोटल टेकिंग्स हमारा है ₹35,21,334। हमारे टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज जो है वो हमने अभी कैलकुलेट किया 1,04,400। 1,04,400 रूम डेज ये हमें वर्किंग नोट 2 में से मिला और ₹35,21,000 हमें वर्किंग नोट 1 में से मिला। रेफरेंस देना जरूरी है। अगर इनको हम डिवाइड करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट रेंट पर रूम डे मिल जाएगा 35,21,334 डिवाइड बाई 1,04,400। तो ये हो जाता है ₹33.7292 है तो 73 ले सकते हैं 33.73 रुपीज। अब देखिए हमारे पास सिंगल ऑक्यूपेंसी, डबल और ट्रिपल ये 3 टाइप के रूम्स थे, राइट। उसका हमने वेट कितना कितना दिया था 1, 2.5 एंड 5। तो उस हिसाब से हमारा रेंट रहेगा। ये जो 33.73 है हमने सिंगल रूम के हिसाब से सभी डबल और ट्रिपल को कन्वर्ट किया है। तो ये 33.73 है, ये सिंगल रूम के लिए हमें मिला है कि भाई इतना रेंट होगा। जो डबल है उसका 2.5 टाइम्स होगा तो 33.73 है, उनको हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 84.33। और जो ट्रिपल रूम है उसको 33.73 से 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168.65 रुपीज। तो ये हमारा पर रूम कितना कितना रहेगा रेंट वो हमें पता चलता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये है हमारा इलस्ट्रेशन 6। इसमें कुछ डाउट हो तो बताइए। समझ में आ जाए तो भी वो प्लीज मैसेज करके बताइए तो पता चले। चलिए डन। अब हम समझते हैं इलस्ट्रेशन 7 पेज नंबर 12.25 पर दिया हुआ है। अ लॉजिंग होम
is being run in a small hill station with 100 single rooms. The home offers concessional rates during 6 off-season months in a year when number of visitors are limited. ये लॉजिंग होम है वो हिल स्टेशन में है, राइट? और यहाँ पर 100 सिंगल रूम्स है और ये ऑफ सीजन जब रहता है तब वो 6 महीने ऑफ सीजन के रहते हैं, तब वो कंसेशनल रेट पर रूम देते हैं। सी ये हिल स्टेशन है तो इसका ऑफ सीजन जनरली विंटर रहेगा, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर बर्फ वगैरह या फिर ठंड बहुत ज्यादा होती है तो लोग कम आते हैं। जनरली समर सीजन में हिल स्टेशन पर ज्यादा जाता है क्योंकि वहां पर कंपेरेटिवली टेम्परेचर अच्छा रहता है, थोड़ा सा कूल रहता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज्ड। ये जो 6 ऑफ सीजन मंथ्स है वहां पर हाफ रेट चार्ज किया जाता है जो नॉर्मल रेट है उनसे। द मैनेजमेंट्स प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड एट 20% ऑफ द रूम रेंट। रूम रेंट जितना भी होगा टोटल उसका 20% प्रॉफिट होना चाहिए। The following are the cost estimates and other details for the year ending on 31st March. Assume a month to be of 30 days. हमें यहाँ पर 30 days का एक मंथ है ऐसा assume करना है, तो टोटल ईयर जो है वो 360 days का हो जाएगा, ठीक है। Occupancy during the season is 80%, while in off season it is 40% only. सीजन में 80% ऑक्यूपेंसी रहती है, जबकि ऑफ सीजन के जो 6 महीने हैं उसमें 40% ऑक्यूपेंसी रहती है। Total investment in the home is rupees 200 lakhs, that is 2 crore rupees, of which 80% relate to buildings and balance for furniture and equipment. जो ये 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 2 करोड़ रुपीस का, उसमें से 80% बिल्डिंग के लिए है और 20% जो है वो फर्नीचर इक्विपमेंट के लिए है। एक्सपेंसेस बताए हुए हैं और यहां पर हमें लिखा हुआ है फॉर द 31st मार्च, ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च, मतलब कि पूरे साल की इंफॉर्मेशन है। स्टाफ सैलरी एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंस रुपीज 5,50,000, repairs to building 2,61,000, laundry charges 80,000 rupees, interior 1,75,000, miscellaneous expenses 1,90,800. Annual depreciation is to be provided for building at 5% and on furniture and equipment at 15% on straight line basis. हमें 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताया था तो उसमें से 80% बिल्डिंग के लिए है, उसके ऊपर 5% हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा, जबकि बाकी का 20% जो है वो फर्नीचर फिक्सचर्स के लिए है जिसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन लगेगा। रूम अटेंडेंट्स आर पेड ₹10 per room day on the basis of occupancy of the rooms in a month. मंथ में जिस तरीके से ऑक्यूपेंसी है उस हिसाब से ₹10 पर रूम डे के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाएगा रूम अटेंडेंट को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको टिक करके रखिएगा। Monthly lighting charges are ₹120 per room, except in 4 months in winter, where it is ₹30 per room. ये मंथली लाइटिंग चार्जेस है, एक रूम का 120 रुपीज है मंथली, पर विंटर सीजन के 4 महीने के अंदर वो 30 रुपीज पर रूम के हिसाब से लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट काफी अच्छे हैं। You are required to work out the room rent chargeable per day both during the season and off-season months on the basis of the foregoing information. हमें सीजन के टाइम पर कितना चार्ज करेंगे और ऑफ सीजन में कितना चार्ज करेंगे, क्योंकि सीजन में वो फुल अमाउंट चार्ज करते हैं जबकि ऑफ सीजन में वो 50% हाफ अमाउंट ही चार्ज करते हैं। तो वो दोनों ही सीजन्स में कितना कितना वो रूम रेंट चार्ज करेंगे वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर जो मेन आंसर है वो रूम रेंट चार्ज करना, कैलकुलेट करना है। तो वही हम यहाँ पर सबसे पहले आंसर में करेंगे, रूम रेंट टू बी चार्ज्ड, बट वो हम कैलकुलेट बाद में करेंगे। पहले वर्किंग नोट करेंगे जिसमें हम टोटल टेकिंग्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे, टोटल टेकिंग्स या रूम रेंट। particulars and rupees। जैसे जैसे एक्सपेंसेस दिए वो सारे एक्सपेंसेस, उसमें हमारा जो भी प्रॉफिट वगैरह है वो ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा, टोटल टेकिंग्स या टोटल रूम रेंट। तो वो कैलकुलेट करते हैं। हमें यहाँ पर सेकंड पॉइंट में दिया हुआ कि भाई टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 करोड़ का है, उसमें से 80% जो है वो बिल्डिंग का है और बाकी का फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का है।
और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगाना है वो फोर्थ पॉइंट में हमें बताया है। तो वो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन, उसमें सबसे पहले बिल्डिंग का जो है ₹2 करोड़। जो चीज आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दी हुई है वो आपको यहां पर वर्किंग नोट में या फिर किसी भी तरीके से ऐसा ब्रैकेट में कैलकुलेट करके दिखाए, पर वो दिखाना जरूरी है। सो ₹2 करोड़ इंटू 80%। अब उसका जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 5% है। तो 2 करोड़ में से 80% बिल्डिंग के थे, तो 2 करोड़ इंटू 80%, और उसका डेप्रिसिएशन मतलब कि वो आ जाएंगे 1 करोड़ 60 लाख, और उसका 5% हमारा होगा डेप्रिसिएशन। तो ये हो जाएंगे 8 लाख रुपीस। फिर फर्नीचर एंड इक्विपमेंट ₹2 करोड़ इंटू 20% इंटू 15%, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 15% है। तो 40 लाख उसके 20%, 40 लाख सॉरी 2 करोड़ के 20% है, मतलब कि 40 लाख इंटू 15%, तो वो हो जाएंगे 6 लाख रुपीस। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। अब हमें जो ये थर्ड पॉइंट में ये सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, मैं यहां पर उसका टोटल लिख लेता हूं। आपको एग्जाम के आंसर में डेफिनेटली टोटल नहीं लिखना है, एक एक इंडिविजुअल आइटम लिखनी है, बट यहां पर हमारा टाइम बच जाए इसलिए मैं एक ही साथ लिख रहा हूं। 5,50,000 प्लस 2,61,000 प्लस 80,000 प्लस 1,75,000 प्लस 1,90,800, तो ये हो जाता है 12,56,800। सी ऐसे कैलकुलेशन में भी कई बार गलतियां हो जाती है, जैसे कि ये 190 दिखता है पर 800 नहीं दिखता है। ऐसी गलतियां मत करना, क्योंकि जब भी हम पेपर्स चेक करते हैं या फिर स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए देते हैं तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स, या किसी के चेक्ड पेपर अगर देखते हैं तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स दिखती है जिसमें फिगर जो है वो कोई एक आधा स्किप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमसे भी गलती नहीं होती, हम भी कई बार नहीं देखते और जल्दी जल्दी में लिख देते हैं, बट हमारी गलती, आप अच्छे बच्चे हैं इसलिए माफ कर देते हैं, बट अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। होता है बहुत छोटा पॉइंट और उस वजह से कई बार पूरा आंसर गलत हो जाता है। और वो खास करके जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है उसमें ये 700-800 रुपए ऐसे ऊपर नीचे हो गए ना, तो उस वजह से कई बार आपका आंसर जो है पूरा गलत हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी छोटी गलतियां की वजह से भी आपका कोई एक ऑप्शन तो मैच भी हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना हो वो खास ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 12,56,800 मैं यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस लिख रहा हूं। आपको एग्जाम में लिखना ही है सारे सब कुछ इन डिटेल प्रॉपरली, उसमें स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका वो अटेम्प्ट पास होने के लिए स्किप हो जाएगा। राइट, मैं यहां पर टाइमली कंप्लीट हो जाए इसीलिए यहां पर ये स्पीड में लिख रहा हूं। राइट, 12,56,800। चलिए, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट भी हो गया। फिफ्थ पॉइंट, room attendants are paid at ₹10 per room day on the basis of occupancy of the rooms in a month। एक महीने में जितनी ऑक्यूपेंसी है उस हिसाब से रूम अटेंडेंट्स को 10 रुपए पर रूम डे के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। तो अब हमें उसकी जो रूम ऑक्यूपेंसी है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 3 बना देते हैं हम, जिसमें हम रूम अटेंडेंट्स जो है उनका जो पेमेंट है वो कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा रूम ऑक्यूपेंसी। रूम ऑक्यूपेंसी कितनी होगी, तो हमें बताया हुआ है कि भाई 100 सिंगल रूम्स है। राइट, जो 6 मंथ्स ऑफ सीजन है उसमें 40% ऑक्यूपेंसी होती है, और बाकी जो ऑन सीजन है, राइट, सीजन का टाइम है, वहां पर 80% ऑक्यूपेंसी रहती है, और 30 डेज इन अ मंथ है। तो टोटल रूम्स जो है वो कितने हैं, 100। अब उसकी ऑक्यूपेंसी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, सीजन टाइम एंड ऑफ सीजन। सीजन टाइम के कितने हैं, 6 मंथ्स,
और ऑफ सीजन में कितने मंथ्स है? 6 मंथ्स, राइट। और 30 days अ मंथ, days अ मंथ दोनों में ही आएंगे। 6 months, 30 days a month, 100 rooms। ऑक्यूपेंसी हमें बताई है 80% ऑक्यूपेंसी इन सीजन टाइम एंड 40% ऑक्यूपेंसी इन ऑफ सीजन टाइम। तो अगर इन सभी को हम मल्टीप्लाई करें तो 6 months इंटू 30 days 180 days इंटू 100, 180 days इंटू 100 करेंगे तो 18,000 इंटू 80% कैपेसिटी, तो ये हो जाता है 14,400 रूम डेज। सीजन टाइम में 14,400 रूम डेज होते हैं। और इसी तरीके से ऑफ सीजन में भी इन चारों का मल्टीप्लीकेशन करें तो 180 डेज इंटू 100 रूम्स इंटू 40% ऑक्यूपेंसी, तो ये हो जाता है 7,200 रूम डेज। अगर हम इन दोनों का टोटल कर दे 14,400 प्लस 7,200 तो हो जाता है 21,600 रूम डेज। टोटल इतने रूम डेज है, 21,600 रूम डेज बनते हैं। तो यहां पर हमें जो कैलकुलेट करना है कि भाई रूम अटेंडेंट्स का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा। रूम अटेंडेंट्स पेमेंट वो 10 रुपए पर रूम डे के हिसाब से लेते हैं, तो ₹21,600 इंटू, सॉरी रुपीज नहीं आएगा यहां पर, ये 21,600 रूम डेज है, इंटू ₹10 करेंगे तो 2,16,000 रुपीज जो है वो टोटल रूम अटेंडेंट्स का पेमेंट रहेगा, राइट। तो हम यहां पर ये अपने स्टेटमेंट में लिख देते हैं रूम अटेंडेंट्स पेमेंट, ये हमने वर्किंग नोट 3 में लिखा हुआ है, समझाया है 2,16,000, राइट। ये डाउट आया है कि एग्जाम में ऐसे ही प्रेजेंटेशन इन द सेंस आपको पूरा लिखना है। जैसे कि मैंने ये बताया कि भाई अदर एक्सपेंसेस जो है वो आपको एक एक हेडिंग वाइज ही लिखना है, जो आपके सैलरी वगैरह दी है वो सब कुछ इन डिटेल ही लिखना है। मैंने यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस का टोटल लिखा है वो नहीं लिखना है। बाकी ऐसे ही करना चाहिए कि भाई मेन आंसर है उसके लिए स्पेस रखे, फिर जो बाकी के पॉइंट्स हो वो आप वर्किंग नोट में दिखाएं, और जो भी चीजें वो आप वर्किंग नोट में ही दिखाएं। और अगर आप इसकी बात कर रहे हैं ये जो चार्ट फॉर्मेट में बनाए हैं, तो हाँ ये चार्ट फॉर्मेट में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ब्रैकेट में कैलकुलेशन कर सकते हैं, इज इक्वल टू करके जो हमने आगे के क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन में किया हुआ है उस तरीके से कर सकते हैं। यही ना, डन ना, ये वर्किंग नोट का यही बोल रहे हो ना। वर्किंग नोट में आपका प्रेजेंटेशन कोई भी तरीके से हो सकता है, कॉस्टिंग में तो वैसे भी कोई फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब बहुत कम जगह पर है, तो यहां पर इस तरीके से आप कर सकते हैं। डन। ओके, चलिए फिर हमारा लास्ट पॉइंट है मंथली लाइटिंग चार्जेस आर ₹120 पर रूम एक्सेप्ट इन 4 months इन विंटर व्हेन इट इज ₹30 पर रूम। हमारे यहाँ पर मंथली लाइटिंग चार्जेस 120 रुपीज पर रूम के हिसाब से दिया हुआ है। लाइटिंग चार्जेस भी डेफिनेटली अगर रूम ऑक्यूपाइड होगा तभी वो वैलिड है, अदरवाइज लाइटिंग चार्जेस नहीं होंगे। विंटर सीजन जो होगा उसी में, ऑफ सीजन जनरली विंटर सीजन रहता है, तो उसी के 4 महीने जो है, राइट, वहां पर
ऑक्यूपेंसी कम होगी तो उस टाइम पर लाइटिंग चार्जेस भी कम होंगे डेफिनेटली, क्योंकि विंटर सीजन है तो एसी वगैरह जो है वो कम चलाया जाएगा, उसी वजह से लाइटिंग चार्जेस कम आएगा। तो यहां पर वर्किंग नोट बनाता है, वर्किंग नोट नंबर 3, नंबरिंग गलत किया है मैंने, यहां पर ही 3 आया, वहां पर 2 आएगा। रूम अटेंडेंस का लिखा हुआ है, वहां पर वर्किंग नोट नंबर 2 आएगा, यहां पर वर्किंग नोट नंबर 3। लाइटिंग चार्जेस तो लाइटिंग चार्जेस जो है उसके लिए हमें बताया हुआ है कि भाई 120 रुपीज पर रूम के हिसाब से लगेगा, जो हमारे नॉर्मल 8 महीने है उसमें 4 महीने के अंदर 30 रुपीज पर रूम के हिसाब से मंथली चार्जेस रहेगा। तो अब हमारा यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर हमारे टोटल 100 रूम्स है और जो हमारे 12 मंथ्स है उसमें हम 3 पार्ट में यहाँ पर डिवीजन करना रहेगा। एक तो सीजन टाइम, फिर ऑफ सीजन, और एक ऑफ सीजन जो विंटर वाला पार्ट है। तो सीजन टाइम 6 मंथ्स है, ऑफ सीजन के 2 मंथ्स एक्सक्लूडिंग विंटर, और जो विंटर के है वो 4 मंथ्स है। तो यहां पर इस तरीके से 3 हमारा क्लासिफिकेशन रहेंगे। अब सीजन टाइम है उसमें तो ये 100 रूम्स है, उसकी जो ऑक्यूपेंसी है वो 80% है। जो ऑफ सीजन के 2 महीने हैं उसमें 40% ऑक्यूपेंसी है, और जो ऑफ सीजन के है उसमें भी 40% ऑक्यूपेंसी है। अब यहां पर जो लाइटिंग चार्जेस हमें मंथली लाइटिंग चार्जेस दिया हुआ है वो कितना है, ₹120 मंथली चार्जेस। यहां पर है ₹120 मंथली चार्जेस, और यहां पर है ₹30 मंथली चार्जेस। अगर हम इन चारों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तीनों ही पार्ट के लिए तो हमें लाइटिंग चार्जेस पर जो हमने पार्ट क्लासिफिकेशन किया है वो हमें मिल जाएगा। तो 6 मंथ्स के लिए 100 रूम्स इंटू 80% कैपेसिटी में यूज हुए हैं इंटू 120, तो ये हो जाते हैं ₹57,600। फिर 2 मंथ्स इंटू 100 इंटू 40% इंटू 120, तो ये हो जाते हैं ₹9,600। 4 मंथ्स इंटू 100 इंटू 40% इंटू 30 रुपीज, तो ये हो जाता है ₹4800। तो इन तीनों का हम टोटल करेंगे तो हमें टोटल लाइटिंग चार्जेस मिल जाएगा ₹57,600 प्लस 9,600 प्लस 4,800, तो ये हो जाता है ₹72,000। अब यहां पर अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि भाई हमने आगे के जो पॉइंट में ऑक्यूपेंसी कैलकुलेट की थी उसमें तो हमने डेज अ मंथ भी लिया था, यहां पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पर जो हमारा चार्जेस है वो रूम पर डे के हिसाब से नहीं है, मंथली चार्जेस है। तो यहां पर हमारे लिए रिलेवेंट क्या है, सिर्फ मंथ रिलेवेंट है, डेज रिलेवेंट नहीं है। ये 120 रुपए या 30 रुपए पूरे महीने का चार्ज है वो रूम के लिए, तो उसमें महीने वाइज देखना है, डे वाइज नहीं देखना है। तो यहां पर हमने मंथ ले लिए, रूम्स ले लिए, उसकी ऑक्यूपेंसी ले ली, तो उसकी रूम ऑक्यूपेंसी फॉर लाइटिंग चार्जेस मिल जाएगा, और उसको जो लाइटिंग चार्जेस पर रूम मंथली के हिसाब से जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लाइटिंग चार्जेस मिल जाएगा। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें गलती होने के चांसेस है। तो ये ₹72,000 आएगा। तो यहां पर ये लिख देते हैं लाइटिंग चार्जेस वर्किंग नोट 3 में जो लिखा है 72,000। चलिए, अब हमारे सारे जो एक्सपेंसेस है वो आई थिंक कवर अप हो चुके हैं। अब हमें इसमें सिर्फ प्रॉफिट ऐड करना है 20% ऑन टोटल टेकिंग से, उसके अलावा कुछ और पॉइंट या एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं।
तो ये टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगा, उसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें टोटल रूम रेंट मिल जाएगा या टेकिंग्स मिल जाएगा 8 lakhs प्लस 6 lakhs मतलब 14 lakhs प्लस 12,56,800 प्लस 2,16,000 प्लस 72,000, तो ये हो जाता है 29,44,800। अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट है वो 20% ऑन द रूम रेंट है, तो हम ऐसा अज्यूम करें कि अगर रूम रेंट 100 रुपीज है तो प्रॉफिट 20 रुपीज होगा, तो ये 80 रुपीज होगा। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो प्रॉफिट के लिए 29,44,800 रुपीज इंटू 20 डिवाइड बाई 80, तो उससे हमें प्रॉफिट मिल जाएगा 20 डिवाइड बाई 80, तो ये हो जाएगा 7,36,200। इसमें हम जो हमारा कॉस्ट है वो ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे 36,81,000। ये हमारा हो जाएगा टोटल रूम रेंट। अब हमें जो कैलकुलेट करना है कि सीजन और ऑफ सीजन में हम कितना रूम रेंट चार्ज करेंगे, तो यहां पर रूम रेंट टू बी चार्ज्ड, रूम रेंट डे पर डे के हिसाब से रूम रेंट पर इक्विवेलेंट रूम डे अगर हम कैलकुलेट करें, क्योंकि इक्विवेलेंट रूम डे में हमें कैलकुलेट काउंट करना होगा, क्योंकि देखिए ऑफ सीजन में आधी प्राइस चार्ज करी जाती है जबकि फुल सीजन ऑन सीजन है वहां पर 100% पूरा रेंट चार्ज किया जाता है। तो इसके लिए टोटल रूम डेज डिवाइड बाय हमारे जो टोटल रूम डे टोटल रूम रेंट डिवाइड बाय टोटल रूम डेज से हम डिवाइड करेंगे। टोटल रूम रेंट है वो हमने वर्किंग नोट 1 में निकाला 36,81,000। अब टोटल रूम डेज हमें कैलकुलेट करना है, जो हमने सेकंड वर्किंग नोट में ऑक्यूपेंसी कैलकुलेट की है 14,400 रूम डेज एंड 7,200 रूम डेज। अब इसके लिए हमें जो इक्विवेलेंट रूम वर्किंग नोट फॉर इक्विवेलेंट रूम डेज है वो कैलकुलेट करना होगा, इक्विवेलेंट रूम डेज। अब हमें यहां पर ऑक्यूपेंसी पता है, जो सीजन टाइम है और ऑफ सीजन है उसमें कितना कितना है। तो सीजन टाइम जो है उसमें ऑक्यूपेंसी जो है वो 14,400 है ऑक्यूपेंसी जो है, और ऑफ सीजन में है 7,200, राइट। इतना इतना ऑक्यूपेंसी है। अब इसको हमें वेट देना होगा अकॉर्डिंग टू रेंट कितना है। तो सीजन टाइम में फुल रेंट लिया जाता है जबकि ऑफ सीजन में हाफ रेंट लिया जाता है। तो अगर हम सीजन टाइम में 1 वेट देते हैं तो ऑफ सीजन में 0.5 वेट देना होगा, और अगर आप ऑफ सीजन में 1 देते हैं तो जो सीजन टाइम है उसमें 2 वेट देना रहेगा। तो यहां पर हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएंगे इक्विवेलेंट रूम डेज। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 14,400 और 7,200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 3,600, और इन दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो 18,000 रूम डेज हो जाएंगे हमारे टोटल जो है वो। तो इसको हम यूज करते हैं हमारे मेन आंसर में 18,000 रूम डेज। कोई भी फिगर कॉस्टिंग के अंदर बिना यूनिट के नहीं होता है। 18,000 नहीं लिखना है आपको, पीछे रूम डेज लिखना है। ऊपर भी 36,81,000 नहीं लिखना है, रुपीज 36,81,000 लिखना है, और यहां पर वर्किंग नोट का भी रेफरेंस हम दे देंगे। तो 36,81,000 डिवाइड बाई 18,000 अगर हम करेंगे तो यह हो जाएगा ₹204.5। तो रूम रेंट इन सीजन जो हमारा ये मिला है इक्विवेलेंट ₹204.5 पर रूम डे, जबकि रूम रेंट इन ऑफ सीजन
वो ₹204.5 इंटू 0.5 हमें करना होगा, क्योंकि उसका वेट हमने 0.5 कंसिडर किया था, तो इससे आधा हो जाएगा, तो ये 102.25 पर रूम डे हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। इसमें 2-3 पॉइंट अच्छे थे, होपफुली वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रूम रेंट, सीजन देखिए, यहां पर हमने इक्विवेलेंट रूम रेंट निकाला ₹204.5, और हमने यहां पर वेट जो दिया था रेंट, रूम रेंट सीजन और ऑफ सीजन के लिए, वो था 1 and 0.5। तो जो भी ये इक्विवेलेंट मिलता है ना, यहां पर जो रूम रेंट पर इक्विवेलेंट रूम होता है, जिसका वेट हमने 1 दिया है, उसकी अमाउंट हमें यहां पर मिलती है। ये जो हमारा आंसर है वो, तो हमारा रूम रेंट इन सीजन हो जाएगा ₹204.5 सीधा ही। अब ऑफ सीजन का हमने 0.5 वेट दिया था, तो हमें ₹204.5 से उस वेट से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ₹204.5 इंटू 0.5 किया, तो हमें मिल गया 102.25 पर रूम डे इन ऑफ सीजन। जैसे हमने आगे किया था, आगे इलस्ट्रेशन जो आगे का था 6, उसमें हमने सिंगल, डबल और ट्रिपल का किया था, तो उसमें सिंगल का सबसे पहले मिला था हमें, क्योंकि इक्विवेलेंट रूम के लिए हमने सिंगल को 1 वेट दिया था, डबल को 2.5 और ट्रिपल को 5 वेट दिया था, तो हमें जो मिला था वो सिंगल रूम का मिला था। उसको फिर हमने 2.5 से मल्टीप्लाई किया था फॉर डबल रूम एंड 5 से मल्टीप्लाई किया था फॉर ट्रिपल रूम। समझ में आ गया? कुछ डाउट हो तो बताइए। चलिए, तो यहां पर इलस्ट्रेशन 7 कंप्लीट होता है, और हमारा जो होटल इंडस्ट्री का सर्विस कॉस्टिंग का पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 12.28 पर आ जाइए। कॉस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल का कॉस्टिंग कैसे करेंगे? यहां पर भी हॉस्पिटल में भी सर्विसेज दी जाती है, राइट, मेडिसिन वगैरह होती है, बट मेन पार्ट जो है हॉस्पिटल का वो सर्विसेज है। चलिए, तो मेडिकल सर्विसेज है, उन सभी के लिए हॉस्पिटल का कॉस्टिंग कैसे करेंगे? अ हॉस्पिटल में हैव अ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैटरिंग टू वेराइड सर्विसेज टू द पेशेंट सच एज आउट पेशेंट, इन पेशेंट। आउट पेशेंट मतलब कि आप अगर कुछ भी बीमारी वगैरह है तो आप दिखाने जाते हैं, और फिर वो डॉक्टर को दिखाया और दवाई वगैरह लेकर, या उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट या रिपोर्ट करवाने के लिए बोला वो करके चले गए। अगर आप एडमिट नहीं होते हैं तो उसे आउट पेशेंट कहा जाता है। इन पेशेंट मतलब एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। जो भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, 1-2 दिन वहां पर रुकना होता है, उनसे ज्यादा भी हो सकता है, बट अगर एडमिट किया जाता है तो उसे इन पेशेंट कहा जाता है। आउट पेशेंट मतलब कि जो दवाई वगैरह या ट्रीटमेंट वगैरह करके निकल गए, तो वो हो सकते हैं, वो उनके डिपार्टमेंट हो सकते हैं, वो उनके लिए कॉस्ट का यूनिट भी हो सकता है। Medical services like X-ray, scanning, etc. General services like catering, laundry, powerhouse, etc. Miscellaneous services like transport, dispensary, etc. तो ये सारे उनके डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। Unit of cost. Common unit of cost of various departments are as follow. Outpatient per outpatient, inpatient per room day. Inpatient वो एडमिट होते हैं तो कितने टाइम के लिए वो रुकते हैं, वो कॉम्पोजिट यूनिट, वो यूनिट कॉस्ट के लिए हमारे लिए रिलेवेंट हो सकता है, या फिर बेड पर डे भी हो सकता है। स्कैनिंग पर केस, लॉन्ड्री पर 100 आइटम्स लॉन्ड्रीड,
कॉस्ट सेग्रीगेशन वेरिएबल फिक्स्ड वगैरह में हो सकता है, राइट, वो ठीक है, यहां पर देख लेते हैं फटाफट। फिक्स्ड कॉस्ट है ऑन टाइमलीनेस एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, फॉर एग्जांपल स्टाफ सैलरीज, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इक्विपमेंट एटसेट्रा। Variable cost vary with level of services rendered, for example laundry charges, cost of food supplied to patient, power etc. ये कितने पेशेंट को सर्विस दे रहे हैं उसके बेसिस पर ये जो है पार्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब ये कॉन्सेप्ट, ये जो इलस्ट्रेशन 8 है उसको करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये इलस्ट्रेशन 8 में हमारे लिए रिलेवेंट होगा और ये इन डिटेल चैप्टर 14 मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें हम देखेंगे। आपने एफएम में भी शायद पढ़ा हो सकता है, सेल्स जो होता है कोई भी अमाउंट, उसमें वेरिएबल कॉस्ट अगर हम माइनस करें, वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि जो वेराई होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन सेल्स एक्सेट्रा, तो वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस करें तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को अगर माइनस करें तो उसे कहा जाता है कंट्रीब्यूशन, और उसी कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करें तो उसे कहा जाता है प्रॉफिट। मतलब कि अगर हम सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दे तो प्रॉफिट मिलता है, बट अगर उसे वेरिएबल और फिक्स्ड में अलोकेट करते हैं, बाइफरकेट करते हैं, और उसमें से सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करे तो मिलता है कंट्रीब्यूशन, और उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करे तो मिलता है प्रॉफिट। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया जाएगा तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया जाएगा तो मिलेगा प्रॉफिट। ये मार्जिनल कॉस्टिंग है। अब तक के जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम से चलते हैं, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल में इतना डिफरेंशिएशन सेपरेशन नहीं किया जाता है, दोनों को ही ऊपर हम फोकस करते हैं। और जनरली हमारा जो कॉस्ट डिवीजन है वो बेस्ड ऑन फंक्शन है, काइंड ऑफ कि प्रोडक्शन का कितना है, एडमिन का कितना है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कितना है। बट मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल के ऊपर फोकस किया जाता है, तो उसको वेरिएबल अलग से निकाला जाता है और फिक्स्ड को अलग से निकाला जाता है, राइट। तो यहां पर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन, और उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट। अब यहां पर और एक हमें फॉर्मूला समझनी है, वो है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसका मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। मतलब कि आपका जो पूरा का पूरा जो सेल्स हुआ है उसमें सारा कॉस्ट कवर अप हो चुका है, कुछ प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, कुछ लॉस भी नहीं हुआ है, राइट। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट, उसे बीईपी भी कहा जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स भी होता है कि भाई कितने यूनिट्स अगर हम सेल करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आ जाएगी। या फिर इन रुपीस भी हो सकता है कि भाई कितना सेल करना है जिससे आपका ब्रेक इवन हो जाए, आपका जो सेल्स है वो आपका सेल्स में से आपका पूरा का पूरा कॉस्ट कवर अप हो जाए। ब्रेक इवन पॉइंट स्टार्टिंग जो भी करता है बिजनेस उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो ब्रेक इवन को अचीव करे, क्योंकि उसी के बाद प्रॉफिट जो है वो स्टार्ट होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हमें कैलकुलेट करना होता है, वो इन डिटेल चैप्टर 14 मार्जिनल कॉस्टिंग में कवर अप होगा। बट ये जो इलस्ट्रेशन 8 हम समझने वाले हैं उसमें उसका पॉइंट दिया हुआ है, तो ये हम यहां पर समझेंगे। सो ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसका मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स जो है उसे यूनिट्स में कहा जाता है, यूनिट्स में होता है, और ब्रेक इवन सेल्स मतलब इन रुपीस होता है। तो यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम कहते हैं, बीईपी कहते हैं, तो वो यूनिट्स में ही रिफर किया जाता है। तो देखिए इसका पर्पस यहां पर ये जो फॉर्मेट है उसमें देखिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्रॉफिट। अब यहां पर हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 एट बीईपी। तो जो कंट्रीब्यूशन होगा वही क्या होगा हमारे लिए, फिक्स्ड कॉस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन 100 रुपए है और फिक्स्ड कॉस्ट भी 100 रुपए है तो 100 में से 100 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0, नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसमें क्या होगा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही आपका क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। अब कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने भी आपने सेल किए हैं, यूनिट सोल्ड और जो भी लिखे नंबर ऑफ यूनिट्स, उतना ही आपका फिक्स्ड कॉस्ट होगा। तो अगर हमें नंबर ऑफ यूनिट्स के भाई कितने यूनिट्स हमें सेल करने चाहिए जिससे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आ जाए,
तो उसे ही कहते हैं ब्रेक इवन, या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर हम बात करें नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होने चाहिए, तो अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को एज इट इज रखें और ये जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है उसको हम इज इक्वल टू की उस पार लेकर चले जाए, तो क्या हो जाएगा, वो यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इससे हमें मिलेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। ये नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे होंगे, इससे क्या कहा जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। तो कितने यूनिट्स हमें सेल करने होंगे जिससे हमारा जो प्रॉफिट भी ना हो लॉस भी ना हो, तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाएगा। वो होगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला है। इन डिटेल चैप्टर 14 मार्जिनल कॉस्टिंग में समझेंगे, बट यहां पर उसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आएगा, तो उसके लिए ये समझना जरूरी है। आपको ये फॉर्मूला याद रखनी होगी, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। ये फॉर्मूला समझ में आ गई, किस तरह से होता है और क्या कॉन्सेप्ट होता है। आपने एफएम डेफिनेटली उसमें पढ़ा ही होगा। चलिए तो अब ये इलस्ट्रेशन 8 जो है वो हम कवर अप करते हैं। ABC Hospital runs a critical care unit CCU in hired building. CCU consists 35 beds and 5 more beds can be added if required. क्रिटिकल केयर यूनिट है इसका, उसमें 35 बेड्स जो है वो लगा सकते हैं, 35 बेड्स की कैपेसिटी है, 5 बेड्स एक्स्ट्रा लग सकते हैं अगर जरूरत हो तो। रेंट पर मंथ है ₹75,000। सुपरवाइजर्स 2 पर्सन्स ₹25,000 पर मंथ ईच। सुपरवाइजर 2 लोग हैं और उसको ₹25,000 सैलरी दी जाती है, एक को ₹25,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। नर्सेस 4 पर्सन्स 20,000 पर मंथ ईच। वार्ड बॉयज 4 पर्सन्स 5,000 per month each. Doctors paid ₹2,50,000 per month, paid on the basis of number of patients attended and the time spent by them. कितना टाइम दिया और कितने पेशेंट्स अटेंड किए उसके हिसाब से डॉक्टर्स को पेमेंट किया जाता है। अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर आर एज फॉलोज। पूरे साल के एक्सपेंसेस दिए कुछ। रिपेयर्स फिक्स्ड 81,000, फूड टू पेशेंट्स वेरिएबल 8,80,000, अदर सर्विसेज टू पेशेंट्स वेरिएबल 3 lakhs rupees, laundry charges variable ₹6 lakhs, medicines variable ₹7,50,000, other fixed expenses ₹10,80,000, administration expenses allocated ₹10 lakhs. It was estimated that for 150 days in a year 35 beds are occupied and for 80 days only 25 beds are occupied. पूरे साल में 150 डेज के लिए 35 बेड्स जो है वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं और 80 डेज जो है उसमें सिर्फ 25 बेड्स ही ऑक्यूपाई हुए थे। The hospital hired 750 beds at a charge of ₹100 per bed per day to accommodate the flow of patients. हमें आगे बताया था कि भी 35 बेड्स की कैपेसिटी है और उसमें 5 एक्स्ट्रा बेड लग सकते हैं, तो ये जो 5 एक्स्ट्रा बेड में से कुछ एक्स्ट्रा बेड लगाए होंगे। However, this does not exceed more than 5 extra bed over and above the normal capacity of 35 beds on any day. तो ये जो 35 बेड्स की कैपेसिटी जो 150 डेज में 150 डेज ऐसे थे जिसमें 35 बेड्स की कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज थी, तो उसमें ऐसा कभी कभार हुआ होगा कि एक्स्ट्रा बेड लगाए गए हैं, तो उसमें टोटल 750 बेड्स पूरे साल में लगाए हुए हैं और उसका चार्ज ₹100 पर डे पर बेड के हिसाब से है, पर ये 5 से ज्यादा जो लगा सकते थे उनसे ज्यादा नहीं लगाए हैं, राइट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट profit per patient day if the hospital recovers on an average ₹2,000 per day from each patient. हमें यहां पर कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट पर पेशेंट डे कितना हुआ है,
और एक पेशेंट एक दिन के लिए रुकता है तो उस हिसाब से प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर हम पेशेंट के पास से एक दिन के लिए, एक रात के लिए 2000 रुपीज वसूल करते हैं तो फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द हॉस्पिटल, और हमें यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट भी कैलकुलेट करना है जो अभी हमने समझा। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो उसमें आपको सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, और उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट भी चाहिए और कंट्रीब्यूशन भी चाहिए। टोटल कंट्रीब्यूशन को हम नंबर ऑफ पेशेंट डेज से डिवाइड करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा, और फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल करेंगे तो वो मिल जाएगा। तो यहां पर हम जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसमें ही वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में डिवीजन करेंगे। ये ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है तो उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवीजन करना जरूरी है। इसीलिए देखिए आपको क्वेश्चन में भी स्पेसिफिकली ये जो सारे एक्सपेंसेस है उसमें लिखकर बताया कि भाई ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है, क्योंकि उनका पर्पस है कि भाई आप सेल्स में से वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग माइनस कीजिए और उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन वगैरह कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहां पर हम अगर डिस्कस कर ले कि ये फिक्स्ड है या वेरिएबल, तो देखिए रेंट आपको दिया है, ये फिक्स्ड होगा। रेंट पर मंथ है 75,000 तो उसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। सुपरवाइजर्स 2 पर्सन से 25,000 रुपीज पर मंथ ईच है, तो इस ये भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड सैलरी है। तो सुपरवाइजर में होगा 2 पर्सन इंटू 25,000 इंटू 12 मंथ्स। फिर नर्सेस का है, ये भी फिक्स्ड है, 4 पर्सन 20,000 रुपीज पर मंथ ईच, तो 4 नर्सेज इंटू रुपीज 20,000 इंटू 12 मंथ्स। फिर वार्ड बॉयज का है 4 पर्सन 5,000 रुपीज पर मंथ ईच, तो ये भी फिक्स्ड है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 पर्सन इंटू रुपीज 5,000 इंटू 12 मंथ्स। फिर ये डॉक्टर्स पेड रुपीज 2,50,000 पर मंथ, पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंट बाय देम, उन्होंने कितना टाइम दिया है या कितने बेड पेशेंट्स अटेंड किए हैं उस हिसाब से है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। भले ही यहाँ पर हमें 2,50,000 पर मंथ फिक्स दिख रहा है, बट उनका जो 250 का कैलकुलेशन है वो इस तरह से आया है कि उन्होंने कितने पेशेंट अटेंड किए और कितना टाइम दिया है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती हो सकती है, आप इसे फिक्स्ड समझ सकते हैं पर ऐसी गलती नहीं करनी है। तो ये वेरिएबल है, 2,50,000 इंटू 12 मंथ्स करेंगे। फिर अदर एक्सपेंस में रिपेयर तो फिक्स्ड दिया है 81,000, ये टोटल है। फूड टू पेशेंट है, वेरिएबल है 8,80,000। अदर सर्विसेज टू पेशेंट्स है, वेरिएबल लिखा ही है 3 लाख रुपीज। लॉन्ड्री चार्जेस वेरिएबल 6 लाख रुपीज। मेडिसिन वेरिएबल 7,50,000। अदर फिक्स्ड एक्सपेंस फिक्स्ड 10,80,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अलोकेटेड 10 लाख से, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी फिक्स्ड ही रहता है, वो पेशेंट की वजह से चेंज नहीं होता है, तो वो भी फिक्स्ड एक्सपेंस माना जाएगा। तो यहां पर हमने फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवीजन कर लिया है। बट और एक एक्सपेंस दिया है, हॉस्पिटल हायर्ड 750 बेड्स एट चार्जेस ऑफ ₹100 पर डे के हिसाब से, तो 750 बेड्स इंटू ₹100 करेंगे तो हमें बेड का जो रेंटल चार्जेस है वो मिलेगा। अब ये जो चार्ज है वो जितने पेशेंट आए थे उस हिसाब से हमने रेंट पे ही करना पड़ेगा, तो ये भी क्या है, वेरिएबल। और ये एक तो कॉस्ट है वो याद रखना, और इस वेरिएबल में ही हमें डिवीजन करना रहेगा, इसमें गलती हो सकती है, राइट। तो ये वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। बाकी और कोई कॉस्ट हमें नहीं दिया हुआ है, राइट। चलिए, तो पहले यहां पर हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बनाना है, तो उसके पहले हमें इनकम चाहिए। इनकम के लिए बोला है ₹2,000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट, मतलब कि पेशेंट डे के हिसाब से 2,000 रुपीज कैलकुलेट किए जाएंगे। तो उसके लिए हमें पेशेंट डेज जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट डेज वो कैसे मिलेगा? देखिए यहां पर आपको बताया है कि भाई इट वाज एस्टिमेटेड that 150 days in a year 35 beds are occupied and for 80 days only 25 beds are occupied. तो 150 days into 35 beds and 80 days into 25 beds वो करेंगे। प्लस हमने 750 बेड्स रेंट पर भी लिए थे क्योंकि तब फ्लो ऑफ पेशेंट्स ज्यादा था। तो जब 150 डेज में 35 बेड्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, उसमें से कुछ दिनों में पेशेंट बढ़ गए होंगे और 5 एक्स्ट्रा बेड्स तक लगाए होंगे, तो टोटल पूरे साल का 750 है, तो उसे भी हमें पेशेंट डेज में ऐड करना होगा, तभी हमें टोटल पेशेंट डेज मिलेगा। तो 35 बेड्स इंटू 150 डेज 5250 पेशेंट डेज, 25 बेड्स इंटू 80 डेज 2000 पेशेंट डेज, और एक्स्ट्रा बेड्स जो है 750 उनसे मिलाकर होता है 8000 पेशेंट डेज। मतलब कि टोटल जो पेशेंट है वो कितने दिन के लिए रुके हैं वो
कंसिडर करके पेशेंट और डे कंसिडर करके 8000 पेशेंट डेज होते हैं, तो एक के पास से 2000 रुपीज चार्ज किया जाता है, तो 8000 पेशेंट डेज इंटू रुपीज 2000 करेंगे तो 1,60,00,000 रुपीज का रेवेन्यू बनता है। क्लियर? चलिए, उसमें से सारा वेरिएबल कॉस्ट, डॉक्टर फीस 250 इंटू 12 30 lakhs, फूड टू पेशेंट्स वेरिएबल 880 दिया था, अदर सर्विसेज टू पेशेंट 3 lakhs, लॉन्ड्री चार्जेस वेरिएबल 6 lakhs दे रखा था, मेडिसिन वेरिएबल 750 दे रखा था, बेड हायर चार्जेस रुपीज 100 इंटू 750 बेड्स दैट इज 75,000, इसमें गलती हो सकती है, राइट? तो वो ऐड कर लिया, तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गया इन सभी का टोटल करके 56,05,000। सेल्स में से हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो हमें मिल गया कंट्रीब्यूशन 1,03,95,000। फिर हमने फिक्स्ड कॉस्ट जो दिए थे, रेंट 75,000 इंटू 12 मंथ्स तो 9 lakhs, सुपरवाइजर 2 persons 25,000 12 6 lakhs, नर्सेस 4 persons 20,000 इंटू 12 9,60,000, वार्ड बॉयज 4 persons इंटू 5,000 इंटू 12 2,40,000, रिपेयर्स फिक्स्ड दिया था 81,000 एंड अदर फिक्स्ड एक्सपेंस दिए थे 10,80,000, तो और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एलोकेटेड 10 lakhs, तो इन सभी का फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल करेंगे तो हो जाएगा 48,61,000। तो जो हमारा कंट्रीब्यूशन था 1,03,95,000, उसमें से ये फिक्स्ड कॉस्ट 48,61,000 अगर हम माइनस कर दें तो हमारा प्रॉफिट बन जाता है 55,34,000। सिंपल। चलिए, अब हमें जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो था कैलकुलेट प्रॉफिट पर पेशेंट डे, तो यहां पर ये जो प्रॉफिट मिला है 55,34,000, उसको हमें 8,000 पेशेंट डेज से डिवाइड करना है। एक्चुअली उन्होंने आंसर में गलती की है, यहां पर कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे दे दिया है, जबकि हमारा जो मेन क्वेश्चन पूछा है वो है प्रॉफिट पर पेशेंट डे, तो वो उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया है, हमें वो कैलकुलेट करना चाहिए। तो 55,34,000 हमारा प्रॉफिट है, उसको पेशेंट डेज 8,000 से डिवाइड करेंगे, तो ये प्रॉफिट पर पेशेंट डे जो है वो हो जाएगा ₹691.75 रुपीज, मतलब कि एक पेशेंट डे से 691 रुपीज का प्रॉफिट बनता है। ये कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे भी नेसेसरी है ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला होगी फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे के हिसाब से। फिक्स्ड कॉस्ट है 48,61,000 और कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे, कंट्रीब्यूशन हमारा था 1,03,95,000, तो 1,03,95,000 डिवाइड बाई 8,000 तो हो जाएगा 1,299.375। तो 48,61,000 को डिवाइड करेंगे 1,299.375 से, तो मिल जाएंगे 3,741 पेशेंट डेज, मतलब कि अगर 3,741 पेशेंट डेज हो जाएंगे तो एट दैट पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होगी। 3,741 से एक भी अगर कम होगा तो थोड़ा सा लॉस होगा, 3,741 से एक भी अगर ज्यादा पेशेंट डे होगा तो प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, राइट? एट 3,741 देयर वुड बी नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, थोड़ा सा डेसिमल की वजह से प्लस माइनस हो सकता है, बट वो मेजर पार्ट नहीं है। एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, कभी भी थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, बट उसे ब्रेक इवन ही कहा जाता है, बहुत अगर माइनर अमाउंट है तो एट 3,741 पेशेंट डेज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगी, ब्रेक इवन होगा फॉर द हॉस्पिटल। क्लियर? यहां तक अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बताइए प्लीज। Please explain opening point, doctors, paid point, hospital hired 750 book where and explain the their effects. Opening point मतलब
अच्छा ओके, ये जो क्रिटिकल केयर यूनिट जो है सीसीयू जो है उसमें 35 बेड्स जो है उसकी कैपेसिटी है। मतलब कि जो 35 बेड्स तो उन्होंने लेकर रखे ही है, बट 5 बेड्स एक्स्ट्रा रख सकते हैं अगर जरूरत पड़ी, ज्यादा पेशेंट आ जाए तो 5 बेड्स वो हायर पर ले सकते हैं, रेंट पर लेकर वो पेशेंट जो है उनको सेटल एडजस्ट कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं। तो टोटल 35 बेड्स की तो नॉर्मल कैपेसिटी है, उतने बेड्स उनके पास अवेलेबल ही है, उतने भर सकते हैं। प्लस 5 बेड्स एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, उतनी जगह है, पर वो 5 बेड्स रखे नहीं है। जब भी पेशेंट्स का फ्लो बढ़ जाता है तो वो 5 बेड्स जो है वो लगा देते हैं या फिर हायर पर लेकर लगा देते हैं। राइट, इस तरीके से है। अब ये जो हमें आगे दिया हुआ कि भाई 150 डेज है इन अ ईयर, 35 बेड्स आर ऑक्यूपाइड, मतलब कि वो फुल्ली ऑक्यूपाइड है 150 डेज के लिए, और जो बाकी के 80 डेज है उसमें 25 बेड्स ही ऑक्यूपाई किए गए हैं। तो ये जो 150 डेज में 35 बेड्स सारे का सारा ऑक्यूपाइड है, तो उस केस में कभी कभार ऐसा भी हुआ होगा कि मोर देन 35 बेड्स के लिए भी पेशेंट्स आ गए होंगे। तो उस केस में हॉस्पिटल हायर्ड 750 बेड्स एट अ चार्ज ऑफ ₹100 पर बेड डे, पर बेड पर डे टू अकोमोडेट द फ्लो ऑफ पेशेंट्स। फ्लो ऑफ पेशेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने 5 बेड्स सॉरी जो एक्स्ट्रा 5 बेड्स पर डे के हिसाब से वो ले सकते थे, वो उतना लिया है। और टोटल पूरे साल में टोटल 750 बेड्स उन्होंने इस तरीके से लिए हैं हायर पर, और उसका हायर चार्जेस है ₹100 पर डे पर बेड। एक दिन के लिए एक बेड को अगर हायर पर लेंगे तो ₹100 होगा। ऐसे उन्होंने 5 या उनसे कम बेड्स जो ये 150 डेज है उसमें लिए होंगे, और उसी दिनों में उनका जो भी खर्चा है उस हिसाब से हुआ है कि 750 बेड जो पूरे साल में उन्होंने लिए होंगे ऑन हायर। तो उस हिसाब से 75,000 रुपीज का कॉस्ट बनता है। और ये जो पेशेंट आते हैं तभी लेना है, 35 बेड्स तो रहेंगे ही, उसमें वो कम नहीं कर सकते, बट अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो अगर पेशेंट आएंगे तो ही लेंगे। तो उस केस में ये क्या बन जाता है, वेरिएबल, कि भाई पेशेंट का फ्लो है इसीलिए ये आप कॉस्ट कर रहे हैं, कॉस्ट इनकर हो रहा है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो 75 बेड्स इंटू ₹100 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसे वेरिएबल कॉस्ट माना जाएगा। क्लियर। और ये जो डॉक्टर का है यहां पर लिखा है कि पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड ऑन द टाइम स्पेंट बाय देम। कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स है और कितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया है उसके हिसाब से ये डॉक्टर्स को पे किया जाता है। तो मतलब उन्होंने जो सर्विस दी है जितने पेशेंट है उसके हिसाब से है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट बनता है कि भाई उन्होंने प्रोडक्शन किया, मतलब कि काइंड ऑफ सर्विसेज दी, उस हिसाब से ये कॉस्ट लगाया जाता है। यहाँ पर 2,50,000 पर मंथ कैलकुलेशन इजी हो उसके लिए हो सकता है, या फिर एवरेज कह सकते हैं कि ये 12 मंथ्स इंटू 25 करके उन्होंने जो एवरेज बनती है वो यहाँ पर दिया है कि 2,50,000 पर मंथ रहता है। समझ में आ गया? और कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ पे अगर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आ जाए तो उसको कैसे करेंगे? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस अगर ऐसे क्वेश्चन में आ जाए जहां पर आपको फिक्स्ड और वेरिएबल में कंपलसरी कैलकुलेशन करना ही है, तो डेफिनेटली आपको उसका वेरिएबल पार्ट और फिक्स्ड पार्ट अलग अलग करना होगा। वेरिएबल पार्ट को यहां पर लिखना होगा और फिक्स्ड पार्ट को फिक्स्ड कॉस्ट के साथ लिखना होगा। उसमें आपको क्वेश्चन इसी तरीके से वो फ्रेम किया जाएगा कि अगर सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है तो उसका फिक्स्ड पार्ट और वेरिएबल पार्ट आपको पता चल पाए, और उस हिसाब से, क्योंकि वेरिएबल सेल्स में से माइनस करेंगे तभी हमें कंट्रीब्यूशन पता चल पाएगा, और उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिल पाएगा। तो उसमें फिक्स्ड पार्ट और वेरिएबल पार्ट को अलग करना ही रहेगा। ये सारी चीजें इन डिटेल चैप्टर 14 में मार्जिनल कॉस्टिंग में ज्यादा आएगी। डेफिनेटली पूरा का पूरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम देखने को मिलता है वैसे, उसको पर हम डिवीजन कर सकते हैं कि कितना वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है। ऐसे कुछ क्वेश्चन चैप्टर 8 यूनिट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग में भी आए हुए हैं, अगर आपको याद हो तो।
तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया होगा और आपको वेरिएबल और फिक्स्ड में डिवीजन करना ही रहेगा। क्लियर? और कोई डाउट हो तो बताइए फटाफट। चलिए, तो यहां पर ये इलस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट होता है 8th, और कॉस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल भी कंप्लीट होता है। अब हम समझते हैं कॉस्टिंग ऑफ आईटी एंड आईटीईएस। आईटीईएस मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उनके रिलेटेड जो सर्विसेज देते हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह जो होते हैं, वो सारी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, वो डेवलपमेंट आजकल वो बहुत डेफिनेटली बढ़ रहा है, क्योंकि अब जो है वो मोस्टली अभी आपका जो वर्क है वो वर्चुअली ज्यादा हो रहा है, वेबसाइट एप्लीकेशन की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, तो उनकी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनका किस तरह से कॉस्टिंग कैलकुलेट किया जाता है वो यहां पर हम समझेंगे। इसमें डेफिनेटली लेबर जो है, एम्प्लॉय जो है वो सबसे ज्यादा होंगे। डेफिनेटली हार्डवेयर पार्ट भी कई बार होता है, बट लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह जो है उनका कॉस्ट ज्यादा रहता है। ये जो प्रोजेक्ट है उसमें प्रोजेक्ट वाइज जनरली हर एक प्रोजेक्ट जो है वो यूनिक हो सकता है, क्योंकि उसमें कस्टमाइजेशन हो सकता है कि भाई मेरे सॉफ्टवेयर में इस तरीके से होने चाहिए, मेरा फंक्शंस, ये फीचर्स रखने हैं, वो सारी चीजें। तो उस हिसाब से हर एक प्रोजेक्ट का अपना अपना कॉस्ट हो सकता है। ठीक है, एफर्ट्स इन्वॉल्व इसमें, डायरेक्ट मैन पावर, ये सारी चीजें आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। एफर्ट्स इन्वॉल्व उसमें डायरेक्ट मैन पावर जो है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, फंक्शनल कंसल्टेंट्स, बिजनेस एनालिस्ट्स की क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजें देख सकते हैं। प्रोजेक्ट लीडर्स हो सकते हैं जो प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर सारे जो बाकी की टीम है वो वर्क कर रही है। प्रोजेक्ट के मैनेजर हो सकते हैं, प्रोग्राम के मैनेजर हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग हायरार्की, अलग अलग डेजिग्नेशन हो सकते हैं। वो किस टाइप का प्रोजेक्ट है उस हिसाब से ये सारे लोगों के एफर्ट्स रहेंगे। वो मल्टी कॉन्टिनेंटल, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हो सकता है, मल्टी टाइम जोन सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है। राइट, ठीक है, ये भी आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। सपोर्ट मैन पावर भी होता है जो डायरेक्टली वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या आईटी सर्विसेज में नहीं है, बट उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर है, क्वालिटी चेक करते हैं, तो वो सारे लोग यहां पर हो सकते हैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा। पैरामीटर्स इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट जो 12.34 पर दिया हुआ है, उसमें कुछ पार्ट में से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट इन्वॉल्व, इफ दे आर आइडेंटिफाइबल विथ अ प्रोजेक्ट देन दे आर डायरेक्टली एलोकेटेड टू द प्रोजेक्ट। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉस्ट हुआ है और वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का हमें कॉस्ट पता है कि भाई इस प्रोजेक्ट में इतना कॉस्ट हुआ है, तो डायरेक्टली उसी प्रोजेक्ट को वो कॉस्ट एलोकेट किया जाएगा। If they are not directly identifiable with a project or not fully allocable to a project, then they are treated as a service overheads. अगर जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉस्ट हम अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो उसको अलोकेट जो है वो फुल्ली नहीं कर पाएंगे। उसमें से ओवरहेड्स जिस तरह से हमने अलोकेट किया चैप्टर 4 में से, उस तरीके से हमें अलोकेट करना होगा हर एक प्रोजेक्ट्स को। Travel and training cost, if they are incurred for a project, then they are directly attributable to the project. अगर वो एक ही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए किया है तो उसी प्रोजेक्ट को वो ट्रैवलिंग कॉस्ट अलोकेट करेंगे। If they are not directly identifiable with a project or allocable over a number of projects, then they are treated as a service overheads. For example, Java software language training provided to the software engineers may useful in multiple Java based projects, hence treated as overhead cost. अगर जो भी एक्सपेंस किया है ट्रैवल या ट्रेनिंग का यहाँ पर एग्जांपल दिया कि भाई जावा जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है उसका अगर ट्रेनिंग दिया है और वो एक से ज्यादा प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो वो सर्विस ओवरहेड्स माना जाएगा और वो सारे प्रोजेक्ट्स में अलोकेट किया जाएगा। एफर्ट कॉस्ट, effort costs are basically identifiable with a project. They can be classified as a direct cost unless otherwise specified. यहाँ पर efforts cost मतलब कि employee cost जनरली रेफर किया जाता है, उसके अलावा भी है बट मेनली एम्प्लॉय कॉस्ट को ध्यान में लिया जाता है। तो एफर्ट्स जो है वो कितने किए हैं, अगर डायरेक्टली पता है कि इस प्रोजेक्ट में इतने लोगों ने ये लेवल के लोगों ने उनका इतना कॉस्ट हुआ है, तो वो डायरेक्टली उसे एट्रीब्यूट किया जाएगा।
Effort costs are not just the salaries of the software engineers or programmers who are involved in the project. Organizations compute effort costs in terms of overhead cost, where they take the total cost of running of organization and divide this by the number of productive staff. कई बार कुछ चीजें सारे प्रोजेक्ट्स के लिए है तो उसको नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है. Therefore, the following costs are part of the total effort cost. Costs of providing heating, lighting, office space, costs of support staff such as accountants, administrators, system managers, cleaners, technicians, cost of networking and communications, cost of central facilities such as library or recreational facilities. कई ऑफिस में recreational office कई ऑफिस में ये जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज है उसमें पूल टेबल होता है, टेबल टेनिस वगैरह होता है, राइट. ऐसे जहां पर थोड़ा सा एम्प्लॉइज है वो फ्रेश हो सके, ऐसे कुछ एरियाज हो सकते हैं. कॉस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स सच एज पेंशंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा. तो ये सारे भी सर्विस ओवरहेड्स में आ सकते हैं. तो सैलरी ऑफ द स्टाफ, पेंशन एंड पार्ट ऑफ कॉमन ओवरहेड्स माना जाएगा. वो सब कुछ एफर्ट्स कॉस्ट में कंसिडर किया जाएगा. इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट कुछ पॉइंट्स इसमें से आ सकते हैं, तो ये आप एक बार पढ़ सकते हैं. 12.34 पर दिया है. आगे के जो पेजेस है आईटी और आईटीएस के वो नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा. अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 9, वो करते हैं पेज नंबर 12.35 पर दिया हुआ है. फॉलोइंग आर द डेटा पर्टेनिंग टू इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर 22-23. सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स 5 पर्सन्स 15 लाख. सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये 5 लोगों की सैलरी दी गई है 15 लाख, और ये 22-23 का है, मतलब कि पूरे 12 महीने का है. सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर 2 पर्सन्स 9 लाख रुपीज. सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर 6 लाख रुपीज. यहां पर एक ही होगा डेफिनेटली, प्रोजेक्ट मैनेजर लिखा है और पर्सन्स कितने वो भी नहीं दिया है. रिपेयर एंड मेंटेनेंस 3 लाख रुपीज. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 12 लाख रुपीज. ये तीनों जो है वो एम्प्लॉय कॉस्ट है और ये दोनों ओवरहेड्स. द कंपनी एक्सिक्यूट्स अ प्रोजेक्ट XYZ. द डिटेल्स ऑफ द सेम आर एज फॉलो. एक प्रोजेक्ट XYZ किया था, उसकी हमें कुछ यहां पर डिटेल्स दी गई है. एम्प्लॉय बेनिफिट्स तो डायरेक्ट वेजेस में होता है. एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो है वो डायरेक्ट वेजेस में आता है, बट इनडायरेक्ट वेजेस के लिए भी हो सकता है. अगर जैसे कि अकाउंटिंग कर रहा है कोई अगर बंदा, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें अकाउंटेंट है, वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय माना जाता है. उनको जो एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट दिया जाता है, मतलब कि सैलरी, स्टाफ वेलफेयर कुछ भी, तो वो सब कुछ ओवरहेड्स का पार्ट होगा, नॉट डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है. सारे ही सैलरी या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं होते हैं. जो इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, सेल्समैन की जैसा सैलरी है तो वो भी एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट है फॉर अकाउंटिंग. बट कॉस्ट अकाउंटिंग में वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं हेल्प करते हैं, मेन एक्टिविटी में हेल्प नहीं करते हैं. तो सारे के सारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है वो डायरेक्ट नहीं होते हैं, हो सकते हैं बट सारे ही नहीं. क्लियर? चलिए, ये प्रोजेक्ट XYZ जो है उसमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 6 मंथ्स का. 1 प्रोजेक्ट लीडर एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर इन्वॉल्व्ड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट लीडर और 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो पूरे प्रोजेक्ट के लिए, मतलब कि 6 महीने का जो पूरा प्रोजेक्ट है उनके लिए इन्वॉल्व है. तो यहां पर देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट XYZ है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा है प्रिपेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट, तो ये पूरा XYZ प्रोजेक्ट की हमें प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट बनानी है. तो ये 1 प्रोजेक्ट लीडर और 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है उनकी सैलरी 6 महीने के लिए जो है वो हमें इस प्रोजेक्ट में कंसिडर करनी होगी. तो यहाँ पर सैलरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 15 लाख रुपीज है, वो 5 लोगों की है. तो 15 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 3 लाख रुपए आएंगे, ये पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा.
और हमारे प्रोजेक्ट में 3 हुए हैं, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने काम किया है, तो 3 लाख इंटू 3 करेंगे तो 9 लाख, बट ये पूरे साल का है, जबकि हमें चाहिए सिर्फ 6 मंथ्स का, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन सिर्फ 6 मंथ्स है। तो 9 लाख इंटू 6/12 हमें करना पड़ेगा। तो ये जो 15 लाख रुपीज है इंटू 15 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमें एक पर्सन की सैलरी मिलेगी। हमारे में 3 लोगों ने काम किया है और वो भी 6/12, तो जो ₹4,50,000 मिलेंगे वो हमारा प्रोजेक्ट के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कॉस्ट बनेगा। फिर जो प्रोजेक्ट लीडर है, एक प्रोजेक्ट लीडर ने काम किया है, तो यहां पर 9 लाख रुपीज का कॉस्ट है, और यहां पर एक ने काम किया है जबकि टोटल 2 है, तो 9 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, और वो भी 6 मंथ्स के लिए, तो 6/12, तो 2,25,000 रुपीज होंगे। ये प्रोजेक्ट लीडर का कॉस्ट फॉर द प्रोजेक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है? फिर आगे हमें क्या बताया है, whereas project manager spends 2 months efforts during the execution of the project, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उन्होंने 2 महीने के लिए काम किया है। यहां पर प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी है 6 लाख रुपीज, तो ये 6 लाख इंटू 2/12 अगर करेंगे, ये 6 लाख पूरे 12 महीने की है, तो 6 लाख इंटू 2/12 अगर हम करेंगे तो हो जाएंगे 1 लाख रुपीज फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो ये सैलरी जो है वो इतनी बनेगी तीनों की। ट्रैवल एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द प्रोजेक्ट 187,500, ये पूरा का पूरा हमें इसी प्रोजेक्ट में कंसिडर करना है। 2 लैपटॉप्स वर परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50,000 ईच फॉर यूज इन द प्रोजेक्ट एंड द लाइफ ऑफ द सेम इज एस्टिमेटेड टू बी 2 years। 50,000 हजार के 2 लैपटॉप्स लिए, मतलब कि टोटल 1 लाख रुपीज का कॉस्ट हुआ, और इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो कितनी है 2 years, तो इसका डेप्रिसिएशन होगा 50,000। बट हमने तो इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 6 महीने के लिए काम किया है, तो इस डेप्रिसिएशन जो होगा लैपटॉप्स का वो रहेगा 25,000 रुपीज। ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट में ही जाएगा प्रिपेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट से। तो ये सैलरी हो गई हमने, राइट, ये तीनों चीजें ले ली सैलरी, फिर हमने ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी ले लिया, और ये डेप्रिसिएशन भी हमने कंसिडर कर लिया, राइट। अब हमारे ये जो 2 कॉस्ट है, रिपेयर मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, वो हमें यहां पर एलोकेट करने हैं। अब ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो हमने चैप्टर 4 में इन डिटेल समझा हुआ है, जिसमें हमने समझा था कि भाई ओवरहेड्स है वो तो आप या तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, या फिर यूनिट्स के बेसिस पर कर सकते हैं। तो देखिए ये सर्विस कॉस्टिंग है, तो डेफिनेटली यहां पर मटेरियल तो नहीं आएगा। एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो यहां पर हमें दिया है, तो वो हमारे पास एक जो है वो स्कोप है कि उसके बेसिस पर हम अलोकेट कर सकते हैं। प्राइम कॉस्ट के लिए तो मटेरियल और एम्प्लॉय दोनों होना चाहिए, मटेरियल तो है ही नहीं, तो एम्प्लॉय कॉस्ट क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। फिर अगर हम बात करें लेबर आवर्स या मशीन आवर्स की, तो वो यहां पर नहीं, टोटल तो हमें दिया ही नहीं है, मशीन तो है ही नहीं यहां पर। और जो यूनिट्स है, तो टोटल प्रोजेक्ट्स पूरे साल में कितने थे वो नहीं पता है, सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के बारे में हमें पता है, तो यहां पर हम सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट के बेसिस पर ही ये जो ओवरहेड्स है उसको हम अलोकेट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर टोटल पूरे साल में कितनी सैलरी दी हुई है, 15 लाख प्लस 9 लाख प्लस 6 लाख, मतलब कि ये हो जाता है 30 लाख रुपीस की टोटल सैलरी है। और ये जो दोनों ओवरहेड्स है 3 लाख प्लस 12 लाख, ये है 15 लाख। और जो ओवरहेड्स एलोकेशन होता है वो टोटल या एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय जो हमारा बेस है, यहां पर एम्प्लॉय कॉस्ट रहेगा, तो ओवरहेड्स अपॉन एम्प्लॉय कॉस्ट करेंगे, तो 15 लाख डिवाइड बाय 30 लाख करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें कि भाई आपकी जितनी भी सैलरी है फिर जितना भी एम्प्लॉय कॉस्ट है उसका 50% आपको क्या चार्ज करना है, ओवरहेड्स। तो ये जो सैलरी है उसका 50% पूरे साल में हुआ है, तो हमें इस प्रोजेक्ट के लिए भी जो ये हमारा टोटल सैलरी कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, उसका 50% ओवरहेड्स एलोकेट करना रहेगा। तो 4,50,000 प्लस 2,25,000 प्लस 1 लाख, तो ये हमारी टोटल सैलरी बन जाती है 4,50,000 प्लस 2,25,000 प्लस 1 लाख, तो ये 7,75,000 रुपीज। ओवरहेड्स जो होंगे वो 50% ऑफ सैलरी रहेंगे, तो 7,75,000 के 50%, तो यहां पर हो जाएंगे 3,87,500। समझ में आ रहा है? उसके अलावा हमारा ट्रैवलिंग कॉस्ट था 187,500 और डेप्रिसिएशन था
लैपटॉप का वो था 25,000। अब इन चारों का अगर हम टोटल करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा 7,75,000 प्लस 3,87,500 प्लस 1,87,500 प्लस 25,000, तो ये हो जाएंगे 13,75,000। आपको प्रॉपरली प्रेजेंट करना है कॉस्ट शीट। देखिए यहां पर हम आंसर देख लेते हैं। यहां पर उन्होंने कैलकुलेशन एब्जॉर्प्शन पूरा ओवरहेड्स वगैरह का किया हुआ है। ये प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट में देखिए पहले सैलरी कॉस्ट तीनों का दिखाया है और तीनों का उनका कैलकुलेशन भी दिखाया है, फिर उनका टोटल किया है, फिर उसमें ओवरहेड्स 50% ऑफ सैलरी ऐड किया है, ट्रैवल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन उसकी भी किस तरह से वर्किंग है वो दिखाया है 25,000 और टोटल इस तरह से। तो आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना रहेगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन 9 है वो कंप्लीट हो जाता है, तो कुछ डाउट कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 करते हैं। पेज नंबर 12.62 पर दिया हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3। ओके, कोई डाउट? जब भी आप पढ़ रहे हैं कुछ भी डाउट हो तो बता दीजिएगा, यहीं पर सोल्व हो जाए। पढ़ने के अलावा के अगर कुछ डाउट्स है लाइक ये टॉपिक के डाउट नहीं है बट और कोई डाउट है तो वो लास्ट में एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम वो कवर अप करेंगे। बट अभी अगर आपको कुछ भी पढ़ने में ये जो टॉपिक्स क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उसमें कभी भी डाउट हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, राइट? चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर कवर अप करते हैं। A company is considering 3 alternatives proposal for conveyance facilities for its sales personnel who has to do considerable traveling, approximately 20,000 kilometers every year. यहां पर ये जो कंपनी है वो 3 अल्टरनेटिव्स देख रही है अपने जो कंपनी के सेल्स के पर्सनल है उनके लिए, जिनको पूरे साल में 20,000 किलोमीटर जितना ट्रैवल करना रहता है। The proposals are as follow. परचेज एंड मेंटेन इट्स ओन फ्लीट ऑफ कार्स, मतलब कि खुद की ही कार बसाए और वो सेल्समैन को दे दी जाए और वो ट्रैवल करे। द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ कार इज ₹6 लाख। एक कार की जनरल वैल्यू जो है कॉस्ट है वो 6 लाख रुपीज है। ये फर्स्ट अल्टरनेटिव हुआ। सेकंड अल्टरनेटिव, अलाउ द एग्जीक्यूटिव यूज हिज ओन कार एंड रीइंबर्स एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ ₹10 पर किलोमीटर एंड ऑल्सो बेयर इंश्योरेंस कॉस्ट। यहां पर दूसरा अल्टरनेटिव है कि भाई एग्जीक्यूटिव को बोलो कि भाई आप अपनी खुद की कार लेकर आए, हम आपको ₹10 पर किलोमीटर के हिसाब से आपको रीइंबर्स कर देंगे, पैसे वापस दे देंगे और हम इंश्योरेंस कॉस्ट भी हम बेयर करेंगे। थर्ड अल्टरनेटिव, हायर कार्स फ्रॉम एन एजेंसी एट ₹1,80,000 पर ईयर पर कार। द कंपनी विल हैव टू बेयर कॉस्ट्स ऑफ पेट्रोल, टैक्सेस एंड टायर्स। या तीसरा ऑप्शन है कि आप हायर पर ले लीजिए कार, जो है वो हायर कर लीजिए एजेंसी के पास से, तो 1,80,000 रुपीज में वो कार मिलेगी पूरे साल के लिए, पर आपको पेट्रोल, टैक्सेस और टायर का खर्चा कंपनी को, हमको बेयर करना पड़ेगा। हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इसलिए। द फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल। पेट्रोल का कॉस्ट है ₹6 पर किलोमीटर, टायर का कॉस्ट है ₹0.12 पर किलोमीटर, टैक्सेस है ₹800 पर कार पर एनम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ₹0.20 पर किलोमीटर, इंश्योरेंस 1200 पर कार पर एनम, लाइफ ऑफ द कार 5 years विथ एनुअल माइलेज ऑफ 20,000 किलोमीटर, मतलब कि एनुअली 20,000 किलोमीटर चलती है जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, और 5 साल के लिए चलती है। रीसेल वैल्यू ₹80,000, मतलब कि स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू दिया है एट द एंड ऑफ द 5th year। वर्कआउट द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ 3 प्रपोजल एंड रैंक देम। हमें तीनों ही प्रपोजल का कॉस्ट कैलकुलेट करना है, उसको रैंक देना है
राइट। तो यहां पर 3 अल्टरनेटिव्स है, उसको हम यहां पर जो है कैलकुलेट करेंगे। देखिए चलिए करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3। सिंपल क्वेश्चन है। ये सर्विस कॉस्टिंग देखे तो इंटरनल सर्विसेज किस तरह से होगी, उसका कॉस्ट कितना कैसे होता है वो समझने के लिए ये क्वेश्चन कह सकते हैं। इसमें हम पर्टिकुलर्स और हमारे जो 3 ऑप्शंस है उसका कॉस्ट निकालेंगे। ऑप्शंस उसका कॉस्ट इन रुपीज। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें था परचेज ऑफ ओन फ्लीट, परचेज द कार। सेकंड है अलाउ एग्जीक्यूटिव टू यूज हिज ओन कार। और जो थर्ड हमारा अल्टरनेटिव है हायर द कार। हम यहां पर जो ऑप्शन इवेल्यूएट करेंगे वो एक कार के लिए देखेंगे, उससे डेफिनेटली टोटल का पता चल ही जाएगा। तो देखते हैं, चलिए ये अल्टरनेटिव्स को हम इवेल्यूएट करते हैं। चलिए सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें परचेज एंड मेंटेन ओन कार, उसमें 6 लाख रुपीज जो है उसके परचेज कॉस्ट है। परचेज कॉस्ट हम नहीं देखते, डेप्रीशिएशन देखना होता है। डेप्रीशिएशन की जब इंफॉर्मेशन आएंगी तब हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड है अलाउ एन एग्जीक्यूटिव टू यूज हिज ओन कार एंड रीइंबर्स एक्सपेंस एट द रेट ऑफ ₹10 पर किलोमीटर एंड आल्सो बेयर इंश्योरेंस कॉस्ट। इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है टेबल में, तब देखेंगे। पर ये जो रीइंबर्समेंट कॉस्ट है वो लिखते हैं, ये सिर्फ सेकंड अल्टरनेटिव में ही आएगा। रीइंबर्समेंट ₹10 पर किलोमीटर है और टोटल 20,000 किलोमीटर पर ईयर जो है वो चलता है। और यहां पर ये ऑप्शंस कॉस्ट जो है वो पर ईयर के हिसाब से, पर एनम, पर कार। तो यहां पर 2 लाख रुपीस का रीइंबर्समेंट कॉस्ट होगा। जो हायर करेंगे या फिर परचेस करेंगे तो उसमें नहीं आएगा ये रीइंबर्समेंट कॉस्ट, राइट। तो उसमें डैश कर रहे हैं। फिर हमें बताया है कि भाई हायर कार्स फ्रॉम एन एजेंसी ₹1,80,000 पर ईयर पर कार। द कंपनी विल हैव टू बेयर पेट्रोल टैक्सेस एंड टायर्स। पेट्रोल टैक्सेस एंड टायर्स नीचे टेबल में दिए है, तब देखेंगे। बट ये हायर चार्जेस जो होंगे वो थर्ड ऑप्शन में आएंगे 1,80,000 के हिसाब से। हायर चार्जेस ये पहले 2 ऑप्शन में ये कॉस्ट नहीं होगा। चलिए ये पर एनम पर कार के लिए पूरे में ही हम कैलकुलेट करेंगे सारे एक्सपेंसेस। अब देखते जाते हैं एक एक्सपेंसेस। पेट्रोल ₹6 पर किलोमीटर। अगर हम खुद की कार परचेस करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी को ही वो पेट्रोल कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन जो है कि भाई रीइंबर्स कर देंगे एग्जीक्यूटिव को ₹10 पर उसमें सिर्फ इंश्योरेंस कॉस्ट हम बेयर करेंगे। तो पेट्रोल का जो एक्सपेंस है वो कंपनी को बेयर नहीं करना है। और थर्ड जो है हायर करेंगे तो उसमें पेट्रोल कॉस्ट भी बेयर करना रहेगा। तो ये ₹6 पर किलोमीटर है वो परचेज फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में आएगा। हायर करेंगे या परचेस करेंगे तो पेट्रोल कॉस्ट होगा, पेट्रोल का कॉस्ट। और ये होगा 20,000 किलोमीटर इंटू ₹6 के हिसाब से। तो ये 20,000 इंटू 6 मतलब कि 1,20,000 रुपीज होगा। परचेस करेंगे तो होगा, और अगर हायर करेंगे तो होगा। अगर एग्जीक्यूटिव को बोल देंगे तो 10 रुपए का जो रीइंबर्समेंट है उसमें वो 6 रुपए पेट्रोल के भी आ जाएंगे। चलिए फिर हमें बताया है टायर का कॉस्ट है वो ₹0.12 पर किलोमीटर है। अगर हम परचेस करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट हमें ही बेयर करना होगा। अगर एग्जीक्यूटिव बेयर कर रहा है, कार अपनी लेकर आ रहा है, तो उसमें टायर का कॉस्ट हमें नहीं बेयर करना है। और अगर हायर पे लेते हैं तो टायर्स का कॉस्ट हमें बेयर करना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में ये टायर का कॉस्ट भी आएगा। तो टायर का कॉस्ट है वो भी कितना होगा 20,000 किलोमीटर के हिसाब से इंटू ₹0.12। तो 20,000 इंटू ₹0.12 तो ये 2400 होगा आई थिंक, राइट। हाँ 2400 ये फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में आएगा। फिर हमें बताया है टैक्सेस एट ₹800 पर कार पर एनम के हिसाब से। ये डेफिनेटली हमारी कार होगी तो आएगा ही
क्या लिखा है सर? रीइंबर्समेंट अमाउंट 20,000 इंटू 20 रुपीज 4 लाख होगा। 20 रुपीज नहीं है, 10 रुपीज है। देखिए रीइंबर्समेंट का एक्सपेंस है वो 10 रुपीज दिया जाएगा ना। रीइंबर्समेंट 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से है। कंफर्म कीजिए क्या प्रॉब्लम है। 20,000 इंटू 10 रुपीज ये ना। हाँ, टैक्सेस ₹800 पर कार पर एनम। तो अगर हम परचेस करते हैं तो ये होगा कॉस्ट। अगर एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं तो उसमें टैक्सेस हम बेयर नहीं करेंगे, और जो हायर चार्जेस है उसमें भी टैक्सेस हम बेयर करेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में आएगा ₹800 पर एनम के हिसाब से। तो टैक्सेस जो है 800 800। फिर हमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया है ₹0.20 पर किलोमीटर के हिसाब से। परचेज अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली रिपेयर मेंटेनेंस भी बेयर करना होगा। एग्जीक्यूटिव को बोलेंगे तो उसमें रिपेयर मेंटेनेंस हमें बेयर नहीं करेगा। हायर करने वाले हैं तो भी उसमें हमें बेयर नहीं करना है। तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ये कॉस्ट आएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसमें आएगा 20,000 किलोमीटर्स इंटू ₹0.2। तो यहां पर ₹4,000 का कॉस्ट बनेगा। सेकंड और थर्ड में 0। फिर दिया है इंश्योरेंस ₹1200 पर कार पर एनम। ये परचेस करेंगे तो उसमें तो ये कॉस्ट आएगा ही। और एम्प्लॉय अगर वो अपनी कार लेकर आता है तो भी इंश्योरेंस कॉस्ट हमें बेयर करना है। तो उन दोनों में आएगा। हायर चार्जेस में इंश्योरेंस हमें नहीं करना है। तो 1200 पर एनम के हिसाब से इंश्योरेंस कॉस्ट आएगा। चलिए, और फिर हमें बताया है कि भाई लाइफ ऑफ द कार इज 5 इयर्स विथ एनुअल माइलेज ऑफ 20,000 किलोमीटर्स और सेल्वेज वैल्यू 80,000 रुपीज है। ये परचेस करेंगे तभी डेप्रिसिएशन आएगा। सेकंड और थर्ड ऑप्शन में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो 6 लाख की एवरेज वैल्यू है, 6 लाख में से सेल्वेज वैल्यू है 80,000। तो 6 लाख माइनस 80,000 करेंगे तो हो जाएंगे 5,20,000। और 5,20,000 डिवाइड बाई हमें करना है 5 ईयर्स, क्योंकि 5 ईयर्स की उनकी यूजफुल लाइफ है। तो हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो डेप्रिशिएशन ₹6 लाख माइनस ₹80,000, और इसको हम डिवाइड करेंगे 5 ईयर्स से। तो हमें मिल जाएगा 1,04,000 रुपीज डेप्रिशिएशन। ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन में नहीं आएगा। और यहां पर हमारे सारे कॉस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इस सभी का टोटल कॉस्ट करते हैं और इसको रैंक देंगे। डेफिनेटली यहां पर कॉस्ट जिसमें कम होगा उससे फर्स्ट रैंक दिया जाएगा, और उस हिसाब से जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ता जाएगा उसका फर्स्ट एंड थर्ड रैंक दिया जाएगा, क्योंकि हमें कॉस्ट कम करना है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें 1,20,000 प्लस 2,400 प्लस 800 प्लस 4,000 प्लस 1,200 प्लस 1,04,000। तो ये हो जाता है 2,32,400 रुपीज। सेकेंड ऑप्शन जो है उसमें 2 लाख और 1,200, तो 2,12,000 रुपीज कॉस्ट हो जाएगा। और थर्ड जो हायर चार्जेस उसमें 1,80,000 प्लस 120, तो 3 लाख प्लस 2,400 प्लस 800, तो ये हो जाएंगे 3,03,200। तो यहां पर सबसे कम कॉस्ट है। अगर हम एग्जीक्यूटिव को बोल दे कि भाई आप ही अपने जो अपनी कार है वो लेकर आइए, तो इसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। फिर अगर परचेस करते हैं तो उससे
थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट होता है, बट हायरिंग से तो कम ही हो रहा है, तो उसे सेकंड रैंक देंगे। और हायर चार्जेस हायरिंग पर लेंगे तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा कॉस्ट होगा, तो उसे थर्ड रैंक देंगे। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। तो चलिए, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज जो है वो करते हैं, मॉड्यूल में दिया हुआ 12.63 पर है। ये जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है वो आरटीपी May 24 का क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसी को यहां पर उन्होंने एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया है। आरटीपी में May 24 क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, जिसमें आपको कैलकुलेशन करना था, बट उसी को यहाँ पर मॉड्यूल में एज अ केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया है। May 25 ऑनवर्ड्स आपकी मॉड्यूल होगी तो उसमें ये दिखेगा, May 24 वाली जो मॉड्यूल थी उसमें ये नहीं था, राइट, बाद में ये ऐड किया हुआ है, राइट। चलिए तो ये सोल्व करते हैं। LMV Private Limited operates cab or a car rental services in Delhi NCR. It provides its services to the offices of Noida, Gurugram and Faridabad. At present, it operates CNG fueled cars, but it also considering to upgrade this into EV. The following details related to the owning CNG and EV propelled cars are as stipulated below. यहाँ पर ये जो कंपनी है वो भी CNG कार एज अ कैब रेंटल सर्विस देते हैं, बट वो अब EV कार में शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर EV कार को भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। CNG कार एंड EV कार के बारे में है। कार परचेस प्राइस CNG 9,20,000 की है, EV कार 15,20,000 की है। गवर्नमेंट सब्सिडी ऑन परचेज ऑफ कार, ईवी कार पर 1,50,000 रुपीज की सब्सिडी भी मिलती है, मतलब कि जो कार की जो परचेज प्राइस होगा, परचेज कॉस्ट है वो कम हो जाएगा 1,50,000 से। लाइफ ऑफ द कार जो है वो CNG कार 15 इयर्स है और EV कार 10 इयर्स है। रेसिडुअल वैल्यू जो है वो 95,000 है CNG कार का और EV कार का है 1,70,000। माइलेज एवरेज जो देते हैं वो CNG कार है वो 20 किलोमीटर पर किलोग्राम देते हैं, जबकि EV कार है वो 240 किलोमीटर पर चार्ज, एक बार चार्ज करेंगे तो 240 किलोमीटर तक चल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर फुल चार्ज CNG में नहीं आएगा, बट पूरा फुल चार्ज करना है तो EV कार में 30 किलोवाट आवर्स जो है पावर इतना कंज्यूम होगा। CNG कॉस्ट पर केजी, CNG कार में 60 रुपीज पर केजी है, जबकि EV कार में कोई नहीं होगा वो कॉस्ट। पावर कॉस्ट पर किलोवाट आवर्स सिर्फ EV कार में होगा 7.6 रुपीज पर किलोवाट आवर्स kWh. Annual maintenance cost rupees in CNG 8,000 while in EV 5,200. Annual insurance cost in CNG 7,600, in EV car 14,600 rupees. Tire replacement cost in every 5 year 16,000 in each type of car, while battery replacement cost in every 8 year 12,000 rupees in CNG car and 5,40,000 in EV car. Apart from the above, the following are additional information. Average distance covered by a car in a month. एक कार जनरली 1500 किलोमीटर जो है उतना ट्रैवल जो है वो करती है। ड्राइवर सैलरी है ₹20,000 पर मंथ। गैरेज रेंट पर कार है ₹4500 पर मंथ। शेयर ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर कार है 1500 पर मंथ। ये चारों जो चीजें हैं वो कॉमन है फॉर CNG एज वेल एज EV कार। You have been approached by the manager of a LMV Private Limited for consulting on 2 options of operating the cab service. The expected questions that may be asked by the management are as follow. यहाँ पर आपको 5 MCQs दिए हैं, वो आपको आंसर करने हैं according to this case scenario. First question. What would be the depreciable value of EV car? EV कार का depreciable value क्या होगा? Depreciable value मतलब कि जिसके ऊपर हम depreciation calculate करेंगे। तो देखिए EV कार जो है उसकी परचेस प्राइस है 15,20,000 रुपीज, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी हमें मिलती है 1,50,000 रुपीज की। तो ये जो 15,20,000 रुपीज का जो कॉस्ट है उसमें से 1,50,000 रुपीज हम माइनस कर देंगे, क्योंकि वो अब हमारा कॉस्ट नहीं बनेगा, तो उसको माइनस करने के बाद ही हम डेप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे। प्लस इसकी हमें रेसिडुअल वैल्यू बताई है 1,70,000, जो स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू कहते हैं, तो ये 1,70,000 भी माइनस कर देंगे।
तो अब जो अमाउंट रहेगी राइट वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, डेप्रिशिएबल वैल्यू। तो 15,20,000 में से 1,50,000 एंड 1,70,000 मतलब 150, 153, 3,20,000 अगर माइनस करेंगे तो 12 लाख रुपीज बचेंगे। तो 12 लाख रुपीज जो है वो डेप्रिशिएबल वैल्यू होगा। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, राइट। फिर सेकंड क्वेश्चन, What would be the monthly cost of electricity for an EV car? EV कार को चलाने का मंथली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितना होगा? तो यहां पर जो EV कार है उसमें उसकी जो एवरेज है वो है 240 किलोमीटर पर चार्ज। एक बार चार्ज करेंगे तो 240 किलोमीटर हम चला सकते हैं। और हमें टोटल कितना चलाना है पूरे महीने में, ये मंथ का दिया है। एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन अ मंथ 1500 किलोमीटर। पूरे महीने में वो 1500 किलोमीटर चलता है। तो अब हमें देखना होगा कि भाई कितने बार हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो 1500 किलोमीटर है, उसको हम डिवाइड करें 240 किलोमीटर से, तो हमें पता चलेगा कि भाई कितने बार चार्ज करना पड़ेगा। तो 1500 डिवाइड बाई 240, तो हमें पता चलता है कि भाई 6.25 टाइम्स। तो 6.25 टाइम्स अगर हम चार्ज करेंगे तो हमारा पूरा महीना चला जाएगा। अब एक बार चार्ज करने में, फुल चार्ज करने में 30 किलोवाट आवर्स लगते हैं, कंजम्पशन होता है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 किलोवाट आवर्स से। और पावर कॉस्ट कितना है, 7.6 रुपीज पर किलोवाट आवर। तो उसको ₹7.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि भाई कितना कॉस्ट होगा। तो 6.25 इंटू 30 इंटू 7.6, तो ये हमें मिलेगा ₹1425। ये हमारा पूरा मंथली कॉस्ट होगा, इस ईवी कार को चलाने का इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट होगा ये। अब यहां पर आपको डाउट हो सकता है कि भाई 6.25 टाइम्स कैसे हो सकता है, ये 6.25 टाइम कैसे चार्ज करें। तो क्या होगा कि आप फुल चार्ज करेंगे तो 7 टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो जो बाकी का आपका बैटरी का कंजम्पशन बचा है वो आप नेक्स्ट मंथ में यूज करेंगे, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट तो 1500 किलोमीटर ही है। तो हम मंथली देखने जाएंगे तो कितना कॉस्ट पड़ेगा, 6.25 टाइम्स चार्ज किया है उतना ही कॉस्ट इस मंथ के लिए एलोकेट कर पाएंगे, बाकी का तो नेक्स्ट मंथ में होगा, राइट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना है कि हम इसे फुल में कन्वर्ट करते हैं। आप डेफिनेटली 7 बार पूरा चार्ज कर सकते हैं मंथ में, तो पर उस मंथ में जो यूसेज होगा, अलोकेशन होगा बैटरी यूसेज का, वो 6.25 टाइम्स ही रहेगा। बाकी का जो 0.75 टाइम्स है वो नेक्स्ट मंथ में यूज किया जाएगा। सो यहां पर आपको फुल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हम ईओक्यू ईबीक्यू वगैरह में करते थे। यहां पर ऐसा नहीं होगा, आपको लॉजिकली सोचना होगा कि क्या इसमें हमें डेसिमल को कन्वर्ट करना है फुल में, राइट। वो आपको लॉजिकली सोचना चाहिए। और वैसे भी फुल चार्ज ना करे तो कम चार्ज भी कर तो सकते ही है, मंथली जितना उनका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो वैसे सोचने जाएंगे तो भी कॉस्ट हमें मंथ का देखेंगे तो 1425 रुपीज ही आएगा। यहां पर ऑप्शन ए, राइट। थर्ड एमसीक्यू है, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स फॉर ईवी कार। ईवी कार में जो टायर रिप्लेसमेंट का कॉस्ट कितना होगा। देखिए यहां पर ईवी कार में देखिए बताया है कि भाई टायर रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन एवरी 5 ईयर्स है वो 16,000 रुपीज है। तो यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा सोचे कि 2026 जो अभी चल रहा है, इस ईयर में हम ईवी कार परचेस करते हैं और इसकी यूजफुल लाइफ हमें बताइए कि भी 10 साल चलेगी। तो 2026 से ये चलेगी 2035, राइट, तक चलेगी, राइट। 10 साल वहां पर कंप्लीट होता है 2026 में। 1 जनवरी 2026 को ही हमने लिया तो 31 दिसंबर 2035 तक चलेगी। अब बीच में आएगा 5th ईयर, मतलब 5th ईयर एंड जब भी होगा तो 2026 है तो 2030 में ये कंप्लीट होगा, राइट। 5th ईयर एंड होगा, तब हमें क्या करना होगा, टायर को रिप्लेस करना होगा। अब देखिए 2026 में जब हमने परचेस किया था तब तो हमारे पास डेफिनेटली टायर देकर ही टायर के साथ कार आई होगी, तब तो कुछ नहीं करना है। ये 5 साल कंप्लीट हुए तब हमें क्या करना होगा, टायर को चेंज करना होगा। तो इस टाइम पर हमारा खर्चा होगा 16,000 रुपीज। फिर और 5 साल चलेगी और 2035 आएगा, तब हमें फिर से टायर को चेंज करने की जरूरत है, पर यहां पर तो हमारी यूजफुल लाइफ ही कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, तो फिर उसमें थोड़ी ना हम टायर चेंज करवाएंगे, हमारा थोड़ी ना प्रश्न है, वो प्रॉब्लम हमारा थोड़ी है। तो हम 10वें साल एंड होने पर टायर चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि तब तो हम उसे वैसे भी स्क्रैप कंसिडर करने वाले हैं,
राइट, या सेल कर देंगे या उसे डिस्कार्ड कर देंगे, जो भी करें, बट उस टाइम पर हम टायर चेंज करके स्क्रैप नहीं करेंगे डेफिनेटली। समझ में आ रहा है? तो हमारा एक्चुअल में टायर रिप्लेसमेंट का कॉस्ट इस 10 साल की लाइफ में एक ही बार होगा, दैट इज ₹16,000। ये थोड़ा सा क्रुशियल पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आप फटाफट जल्दी जल्दी में ऐसा ही करेंगे कि 10 साल है तो 5-5 साल में होगा तो 2 बार करेंगे तो 32,000 रुपीज का कॉस्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर एक्चुअल में 32,000 नहीं होगा, 16,000 का ही कॉस्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। राइट, तो यहां पर आंसर आएगा डी। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताइए 3 एमसीक्यूज में। डाउट नहीं है तो नो डाउट ऐसा भी कुछ लिखिए तो मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हैं। ओके, फोर्थ एमसीक्यू, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ व्हीकल पर मंथ पर कार फॉर सीएनजी ऑप्शन। सीएनजी ऑप्शन में पर मंथ पर कार का कितना कॉस्ट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। और फिफ्थ एमसीक्यू, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ व्हीकल पर मंथ पर कार फॉर ईवी ऑप्शंस। और दूसरा फिफ्थ एमसीक्यू में हमें ईवी का पूछा है, तो सीएनजी और ईवी का टोटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर अ मंथ कैलकुलेट करना है। मतलब जो आरटीपी May 24 का क्वेश्चन था उसमें यही पूछा था कि भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द मंथ कितना होगा ईवी एंड सीएनजी, उसी को यहां पर 5 एमसीक्यूज में कर दिया। ये दोनों तो डेफिनेटली उसमें भी थे, पर इसने 3 एमसीक्यूज ऐड कर दिए। राइट, चलिए, तो अब हम ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं फॉर सीएनजी एंड ईवी बोथ। जो हमने आगे 3 एमसीक्यूज किए उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट इसमें आएगा। चलिए, तो हम यहां पर प्रॉपरली लिखना नहीं है, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है, पर फिर भी पर्टिकुलर्स सीएनजी एंड ईवी, जो जो लाइन आइटम्स आपको दे रखी है उसी सीक्वेंस में हम जाते हैं ताकि कुछ भी हम भूल ना जाए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी गलतियां सभी से होती है और उसी वजह से मार्क्स नहीं आते हैं। राइट, पर ऐसा ना हो वो ध्यान में रखिएगा। और मंथ का कॉस्ट पूछा है वो खास ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुछ कॉस्ट है वो एनुअल है तो उसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा है कि जो पूरे लाइफ टाइम के है तो उसमें भी गलती हो सकती है। चलिए, यहां पर सबसे पहले दिया है कार परचेस प्राइस। कार परचेस प्राइस डेफिनेटली डायरेक्ट कॉस्ट नहीं, मतलब डायरेक्टली एक्सपेंस नहीं है, उसका डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस बनेगा। सब्सिडी है, लाइफ ऑफ द कार और रेसिडुअल वैल्यू, तो इन चारों से हमें क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो अगर सीएनजी कार की बात करें तो 9,20,000 रुपीज उसकी परचेस प्राइस है और उसकी रेसिडुअल वैल्यू है 95,000, तो 9,20,000 माइनस 95,000, तो हमें उसकी डेप्रिशिएबल वैल्यू मिलेगी। उसको हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर मिलेगा, बट हमें यहां पर मंथली कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो उसको 12 मंथ से भी डिवाइड करना होगा। So depreciation, ये सीएनजी कार का ₹9,20,000 माइनस ₹95,000 डिवाइड बाय 15 ईयर्स, और उसको भी हम डिवाइड करेंगे 12 मंथ्स से। तो 9,20,000 माइनस 95,000 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा 4,583.33। राइट, चलिए, ईवी कार का ऑलरेडी हमने डेप्रिशिएबल वैल्यू निकाल लिया था, वो था 12 लाख रुपीस। अब 12 लाख रुपीस और 10 ईयर्स उसकी यूजफुल लाइफ है, तो सीधा ही यहां पर हम करें अगर ₹12 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर्स, और उसको भी हमें डिवाइड करना है 12 मंथ्स से, क्योंकि मंथली कॉस्ट निकालना है। तो 12 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर्स करेंगे तो 1,20,000, और 1,20,000 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 10,000 रुपीज। चलिए, डेप्रिसिएशन इजी लगता है बट ये मंथ में कन्वर्ट करना होता है तो गलती हो जाती है। फिर दिया है माइलेज, यहां पर है 20 किलोमीटर पर किलोग्राम और सीएनजी का कॉस्ट है 60 रुपीज।
और हमें पूरे साल में, सॉरी पूरे मंथ में 1500 किलोमीटर चलाना है। तो यहां पर फ्यूल कॉस्ट वैसे लिखे तो दोनों का आ जाएगा। फ्यूल 60 रुपीज में 20 किलोमीटर चलता है, तो 1500 किलोमीटर के लिए कितना होगा? सो 1500 किलोमीटर्स इंटू 60 रुपीज डिवाइड बाय 20 किलोमीटर्स। तो 1500 इंटू 60 डिवाइड बाय 20, तो ये हो जाएगा 4000। मैं यहाँ पर ये फिगर्स ना अलग पेन से लिखता हूँ तो ताकि अच्छे से दिखे। 4500। चलिए राइट, फिर ये हो गया। अब हमें फ्यूल कॉस्ट फॉर ईवी कार भी देखना है, तो वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है 1425 रुपीज, तो वो हम लिख सकते हैं सीधा ही 1425 रुपीज। फिर हमें पता है एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एनुअल इंश्योरेंस कॉस्ट। एनुअल है तो उसको मंथ में कन्वर्ट करना है। 8000 डिवाइड बाय 12, यहां पर एएमसी लिखते हैं, तो ₹8000 डिवाइड बाय 12 मंथ्स, तो ये हो जाता है 666.67। फिर इंश्योरेंस कॉस्ट दिया हुआ है ₹7600 डिवाइड बाय 12, तो 7600 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हो जाएगा 633.33 रुपीज। हाँ एमएमसी आई कैन अंडरस्टैंड, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होगा, मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट है, बट यहाँ पर ये वैसे भी एमसीक्यू है तो सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप वो प्रॉपर कॉस्ट शीट जैसा बना रहे हैं तो वो प्रॉपर ही होना चाहिए, राइट। चलिए, फिर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द ईवी कार है 5200 और इंश्योरेंस कॉस्ट है 14600, तो उसको भी मंथ में कन्वर्ट करते हैं। 5200 divided by 12 and 14,600 divided by 12, तो 5200 divided by 12 ये होता है 433.33 और 14,600 divided by 12 होता है 1216.67, राइट। चलिए, फिर हमें दिया है टायर रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन एवरी 5 years। तो जो सीएनजी कार है, राइट, उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 15 years है, और जो ईवी कार है उसकी यूजफुल लाइफ है 10 years, तो ये 5 साल में रिप्लेस करना है। तो ईवी कार का हमने समझा कि भाई ये आप अगर 10 साल में लेंगे तो एक बार ही रिप्लेस करना होगा, वैसे ही सीएनजी कार 15 साल चलेगी तो 2 बार रिप्लेस करना होगा, क्योंकि उसमें अगर हम ऐसा समझे कि देखिए ये ईवी कार है तो 2026 से 2035 तक चलेगी, बट अगर सीएनजी कार होगी तो 2035 से और 5 साल तक चलेगी, राइट, 2039 तक चलेगी। तो यहां पर हमें 2035 में भी टायर रिप्लेस करना पड़ेगा, तो फिर से 16,000 का कॉस्ट होगा। तो सीएनजी कार के अंदर 2 बार कॉस्ट होगा, 32,000 रुपीज टोटल कॉस्ट होगा। समझ में आ रहा है? ईवी कार में एक ही बार ये टायर रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा, बट सीएनजी कार में ये 2 बार कॉस्ट होगा 16,000 का, तो टोटल 32,000 होगा। बट ये 32,000 एंड 16,000 है वो पूरी यूजफुल लाइफ का कॉस्ट है, जबकि हमें तो एक ही महीने का कॉस्ट निकालना है, वो आपको खास ध्यान में रखना होगा। और यहां पर ऐसा नहीं होगा कि 5 साल बाद खर्चा होने वाला है तो 5 साल बाद के जो साल होंगे उसमें हम ऐड करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये पूरी लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ जो है इस कार्स की, उनमें वो एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा, राइट। तो यहां पर जो ये टायर रिप्लेसमेंट कॉस्ट है
तो यहां पर होगा ₹32,000 और ये 15 साल के लिए है, डिवाइड बाय 15 ईयर्स, और उसका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 12 मंथ्स से। और ईवी कार में होगा ₹16,000 डिवाइड बाय 10 ईयर्स और उसको डिवाइड करेंगे 12 मंथ्स से। समझ में आ रहा है? चलिए, तो 32,000 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाता है 177.78, और 16,000 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाता है 133.33 रुपीज। ये मंथ में है, इसमें बहुत गड़बड़ होने के चांसेस है, ये रिस्की एरियाज है, राइट। चलिए, फिर टायर रिप्लेसमेंट के बाद हमें बताया है बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन एवरी 8 ईयर्स, 8 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट करवाना है। तो देखिए, ईवी कार जो है वो 10 साल के लिए चलेगी, तो उसमें 8 साल बीच में आएगा, तो 8 साल बाद हमें एक बार करना पड़ेगा, तो ये एक बार खर्चा होगा, वन टाइम कॉस्ट है। सीएनजी कार है वो 15 इयर्स की यूजफुल लाइफ है, तो उसमें 8 साल बाद अगर हम एक बार खर्चा करेंगे तो उसके बाद उसके सिर्फ 7 ही साल रहेंगे, 15 साल बाद तो वो वैसे भी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक पहले 8 साल बाद हमने एक बार खर्चा करवाया, उसके बाद 8 साल हो जाएंगे, मतलब कि 16th ईयर के बाद करवाना था, बट 15 इयर्स में तो उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। तो जो सीएनजी कार है उसमें भी ये सिर्फ एक ही बार खर्चा होगा। समझ में आ रहा है? पर ये भी पूरी लाइफ का कॉस्ट है, उसको हमें मंथ में कन्वर्ट करना होगा। सो बैटरी का कॉस्ट 12,000 एंड 5,40,000 है। बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ₹12,000 डिवाइड बाय 15 ईयर्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स, एंड यहां पर होगा ₹5,40,000 डिवाइड बाय 10 ईयर्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स। तो 12,000 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाता है 66.67 रुपीज, और 5,40,000 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाता है 4,500 रुपीज। ये कार बैटरी रिप्लेसमेंट या टायर रिप्लेसमेंट में अगर आपको डाउट हो तो बताइए, ये थोड़ा सा क्रुशियल पॉइंट है, गलती होने के चांसेस है, कुछ अलग है ये दोनों पॉइंट्स, नॉर्मली क्वेश्चन में से कम दिखने को मिलता है हमें। इसको वर्किंग में कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पर आप सीधा ही इस तरीके से ये जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है तो उसमें यही लिख देंगे 32,000 रुपीज। हाँ, ऐसा हो तो 16,000 इंटू 2 टाइम्स करके लिख सकते हैं, और यहाँ पर 16,000 इंटू 1 टाइम करके लिख सकते हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन या वर्क कैसा आया है वो समझाने की जरूरत नहीं है, रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। 2 टाइम्स 1 टाइम वो लिख देंगे तो चलेगा। इतना सब कुछ समझाना नहीं होता है, क्योंकि वो तो डेप्रिसिएशन में भी हमने क्यों रेसिडुअल वैल्यू माइनस की या गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस की, वो सब कुछ भी रीजन लिख सकते हैं, वो समझ जाएंगे, वो चलेगा। डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें नहीं जरूरत है। चलिए, तो यहाँ पर वो जो दोनों के अलग अलग एक्सपेंसेस थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो कॉमन एक्सपेंसेस है, ड्राइवर सैलरी है 20,000 पर मंथ, गैरेज रेंट पर कार है 4,500, एंड शेयर ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर कार है 1,500 पर मंथ। मैं यहाँ पर फटाफट होने के लिए इन दोनों तीनों का टोटल कर देता हूँ, 20,000 प्लस 4,500 प्लस 1,500, तो ये हो जाता है 26,000 रुपीज, राइट। तो ये 26,000 दोनों में ही आएंगे टोटल।
अदर्स, राइट, डन। चलिए अब इसका इन सभी का टोटल कर देते हैं। 4583.33 प्लस 4500 प्लस 666.67 प्लस 633.33 प्लस 177.78 प्लस 66.67 प्लस 26,000 36,627.78। और जो ईवी कार का है वो है 10,000 प्लस 1425 प्लस 433.33 प्लस 1216.67 प्लस 133.33 प्लस 4500 प्लस 26,000, ये होता है 43,708.33। होपफुली ऐसे आंसर होंगे। चलिए ये फोर्थ में ए 36,627.78 एंड 43,708.33, इसमें आंसर सी आएगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें से कोई भी एमसीक्यू या किसी में भी डाउट हो तो बताइए फटाफट। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपको पूछते हैं डिस्क्रिप्टिव में 10 मार्क्स में और एमसीक्यूज में पूछे 10 मार्क्स में, तो डिफिकल्ट कौन सा लगेगा आपको? या दोनों सेम होंगे? डिस्क्रिप्टिव डिफिकल्ट है, एक्चुअली एमसीक्यूज में डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर अगर ये 5 में से लास्ट 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूरा ही कैलकुलेशन करना है, बट ये 3 एमसीक्यूज में से भी अगर आपका कोई एक भी गलत आंसर आ गया ना, तो उसके तो मार्क्स नहीं ही मिलने वाले हैं, प्लस ये दोनों के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी भी इफेक्ट आएगी। और अगर आपके पांचों के पांचों एमसीक्यूज जो है वो गलत हो जाते हैं तो 0 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपने ये टेबल डिस्क्रिप्टिव में पूछा होता और ये टेबल बनाया होता, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपका पूरा का पूरा आंसर गलत होगा, कुछ एंट्रीज तो सही हो सकती है ना। और अगर ये 10 मार्क्स में अगर पूछते तो जितनी आपकी एंट्रीज सही होती ना, उसके लिए आपको मार्क्स मिलते, कुछ ना कुछ आधा एक मार्क करके भी 2-4 मार्क्स हो सकते थे। बट अगर एमसीक्यूज में पूछेंगे तो सही या गलत ही देखा जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव में पूछते हैं ना, तो ये एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आपका पूरा आंसर सही नहीं है, फिर भी जो छोटा सा पार्ट, जितना पार्ट सही है उसके लिए मार्क्स मिलेंगे। पर एमसीक्यूज में तो आपको एक्यूरेट होना जरूरी है, क्योंकि एक गलती की वजह से आपका आंसर जो है वो चेंज हो सकता है, आपका आंसर पूरा गलत हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में से कि अगर आपकी डेप्रिशिएबल वैल्यू गलत आएगी, आपने फॉर एग्जांपल इसमें से कोई भी ले लिया 13,50,000, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा आपका कि जो ये लास्ट आंसर है ये भी गलत आ जाएगा, तो 4 मार्क्स तो चले गए। समझ में आ रहा है? बट अगर आपने डेप्रिसिएशन गलत किया है बट बाकी सारी चीजें सही की है, तो उसके कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक एमसीक्यूज में प्रॉब्लम रहता है। अच्छी बात एमसीक्यूज की ये होती है कि इसमें आपको लिखना नहीं पड़ता, अगर आपको पूरा आंसर आता है तो आपका फटाफट हो जाएगा, आपको प्रेजेंटेशन या उसमें टाइम नहीं बिगाड़ना पड़ता है। दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स है, बट एमसीक्यूज में आपको ज्यादा एक्यूरेट रहना पड़ता है। एमसीक्यूज लगते हैं लोगों को इजी की 30 मार्क्स का, तो एमसीक्यूज है क्या ही होता है। देखो भाई क्या हो सकता है इसमें, मतलब एक टायर रिप्लेसमेंट की वजह से भी आपके 6 मार्क्स जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? 5 साल 10 साल वो गिनने नहीं आते हैं तो भी
ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और ऐसी बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। समझ में आ रहा है? एक पॉइंट आपको नहीं दिखे, एक अमाउंट ऊपर से नीचे हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर लिखते आप सही है और आप कैलकुलेटर में कुछ अलग ही कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से मार्क्स चले जाते हैं। स्टूडेंट्स को जो लगता है ना कि भाई हमें मार्क्स क्यों नहीं आते, तो ऐसी गलतियों की वजह से नहीं आते हैं। तो आपको एमसीक्यूज जब भी करें तो एक तो पूरा क्वेश्चन, कॉस्टिंग में कभी भी ऐसा नहीं करना है कि एमसीक्यूज देख के कैसे सिनेरियोस पढ़े। हाँ, आप ठीक है जब भी डिसाइड करना है कि कब कैसे लिखना है उस टाइम पर ये सोच सकते हैं, बट एमसीक्यूज देखते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, आंसर करते जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना कंपलसरी है, उसी के बाद एमसीक्यूज के ऊपर जा सकता है। केस सिनेरियो अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, एक पॉइंट अगर एक ग्रामेटिकल भी अगर आपने चेंज कर दिया, नहीं समझा, नहीं पढ़ा, तो आपका पूरा आंसर चेंज हो सकता है। चैप्टर 2 मटेरियल कॉस्ट का जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है वो मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर 2 के टॉपिक में। अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है वो जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, बट अगर केस सिनेरियो नहीं पढ़ा ना तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं। तो केस सिनेरियो पढ़ना, ग्रामर समझना, इंग्लिश समझना बहुत जरूरी है, वो चेक होता है इसमें। इसीलिए मार्क्स एमसीक्यूज में भी पूरे पूरे नहीं कवर अप होते हैं। और बीइंग सीए ये डिफिकल्टी तो हमें डेफिनेटली इतना डिफिकल्ट तो पूछना ही जरूरी भी है। तो डिफिकल्टी खराब नहीं है, बट आपको अच्छा बनना है, एक्यूरेट बनना है। क्लियर? चलिए, तो अच्छे से पढ़ के अच्छे से आंसर कीजिएगा, कभी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा आंसर करने में। ये कौन पहले आएगा वो रेस नहीं है, कितना आप अच्छे से लिखते हैं वो ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब हम आगे के जो टॉपिक्स है वो कवर अप करते हैं। कॉस्टिंग ऑफ टोल रोड्स, पेज नंबर 12.36 पर दिया हुआ है। तो कॉस्टिंग ऑफ टोल रोड्स, टोल रोड्स मतलब कि टोल टैक्स, जो रोड्स हाईवेज वगैरह बनते हैं तो उसमें से टोल टैक्स कलेक्ट किया जाता है जो भी व्हीकल्स वहां से पास ऑन होते हैं। तो जनरली वो जो भी हाईवेज होते हैं वो नेशनल हाईवे हो सकते हैं या स्टेट हाईवेज हो सकते हैं। पर अभी कैसा कॉन्सेप्ट है कि ये नेशनल हाईवेज वगैरह बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो जनरली गवर्नमेंट का काम है। बट गवर्नमेंट ऐसा करते हैं कि वो किसी प्राइवेट जो एंटिटीज है उनको ये कॉन्ट्रैक्ट देती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको देती है बीओटी, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर अप्रोच, या बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर के तरीके से बीओटी अप्रोच कहते हैं, जिसमें वो जो प्राइवेट एंटिटी है उनको बताते हैं कि भाई आप ये हाईवेज बनाओ, हाईवे बनाओ इतना 100 किलोमीटर फॉर एग्जांपल, वो 100 किलोमीटर आप हाईवे बनाएंगे तो बिल्ड करने का काम आपका। फिर 5 साल आप ऑपरेट भी आप ही करेंगे, मेंटेनेंस भी आपको ही करना है। तो 5 साल के लिए उसमें कुछ भी गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं, साफ सफाई करनी है, उसमें कलरिंग, पेंटिंग, रेलिंग लगानी है, वहां पर बेंचेस या ऐसा कुछ भी लगाना है, तो वो सब कुछ भी आपको करना है। और टोल टैक्स भी आप ही कलेक्ट करेंगे और वो टोल टैक्स की इनकम भी आपकी होगी। और वो 5 साल 10 साल उनका कंसेशन पीरियड कहा जाता है कि उतने टाइम तक आपको मेंटेन करना है, ऑपरेट करना है, और फिर ये गवर्नमेंट को आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो वो पूरा जो सेल कर देते हैं गवर्नमेंट को। तो इसमें किस तरह से होता है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ये प्राइवेट एंटिटी है, वो बिल्ड करती है, हाईवेज बनाती है, उसको ऑपरेट मेंटेन करती है और फिर ट्रांसफर करती है गवर्नमेंट को फिर से। तो ये अप्रोच होता है। अदरवाइज भी टोल टैक्स, जो पूरा टोल रोड्स है वो बनाने का काम तो जनरली कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज को दिया जाता है। तो उनका कॉस्टिंग कैसे होता है वो यहां पर हम देखने वाले हैं। The construction of roads brings about a variety of benefit. Definitely उसके बहुत सारे benefits हैं। ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है, गुड्स जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, कॉस्ट कम होता है, फ्यूल कॉस्ट कम होता है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, एक्सीडेंट्स कम होते हैं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। होते हैं ना कुछ हाईवेज पर जाने का मतलब वहां से
कुछ डेस्टिनेशन ऐसे होते हैं कि वहां पर बाय रोड जाने में भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, वहां पर जाने में इतना कंटाला नहीं आता है। तो वो जो रोड की क्वालिटी है वो मैटर करती है, कितने अच्छे रोड्स है, कितने एफिशिएंटली इफेक्टिवली पहुंच जाते हैं। तो रोड्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, हाईवेज जो है उनका कंस्ट्रक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसी का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहां पर हम देखने वाले हैं। ये जो पैराग्राफ्स है उसमें बेनिफिट्स ही समझाए हुए हैं। ये बेनिफिट तो बीइंग एजुकेटेड पर्सन आपको पता ही होंगे कि रोड्स अच्छे होने के कितने बेनिफिट्स है, राइट। तो ये हम नहीं पढ़ रहे, वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें जनरली दो मेन कंपोनेंट्स है, कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट मतलब कि वो जो पूरा रोड है वो बनाने का खर्चा। प्राइवेट एंटिटी है तो वो अगर रोड बना रहे हैं तो उनके लिए, अगर वो उसको ऑपरेट एंड मेंटेन भी करने वाले हैं तो उनके लिए वो असेट है। अगर आपको गवर्नमेंट सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने के लिए कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट देती है कि भाई कंस्ट्रक्ट कर दो और फिर चला जाओ, तो वो आपके लिए क्या है कि वो आप काइंड ऑफ WIP कंसिडर करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट हो जाएगा आप वापस दे देंगे। बट अगर आपको ही वो बिल्ड करके ऑपरेट करना है और फिर सेल करना है गवर्नमेंट को, तो उस केस में वो आपके लिए कैपिटल है, वो काइंड ऑफ आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, वो आप फिक्स्ड असेट बना रहे हैं जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट होने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर आप बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर वाले अप्रोच से आपका ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहां पर आप कैपिटल जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड असेट काइंड ऑफ आप बना रहे हैं फॉर यू। सो उसमें कैपिटल कॉस्ट होंगे, कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। जनरली दिस सॉर्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रन अक्रॉस मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर। डेफिनेटली जो रोड्स बनते हैं उसमें सालों चले जाते हैं, 2-5 साल चले जाते हैं, तो वो एक ही साल का खर्चा नहीं होता है, उसे कैपिटलाइज किया जाता है। The total expenditure to be incurred during the construction period is termed as capital cost, क्योंकि यहाँ पर वो अपने लिए एसेट बना रहे हैं जो वो बाद में ऑपरेट एंड मेंटेन भी करेंगे और बाद में सेल किया जाएगा। अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंस्ट्रक्ट करके चले जाइए तो उस केस में वो कैपिटल एसेट नहीं है, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। The total cost includes the cost of construction of road and other structure and consultancy charges. In addition to this cost, it also includes the cost of construction of toll booths. जो टूल बूथ जहां से टोल जो है वहां से कलेक्ट किया जाता है वो। अब देखिए ये दो टाइप की चीजें हो गई। एक तो कंस्ट्रक्शन का अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि भाई आप ये रोड बना दीजिए, ब्रिजेस बना दीजिए, कुछ भी, तो उसके लिए एक अलग से मेथड है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जिसे कहा जाता है, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। May 24 के पहले का जो सिलेबस था उसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी था, बट अब वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो हटा दिया गया है। और अगर अकाउंटिंग की बात करें तो उसके लिए AS7 है, उस हिसाब से काम किया जाता है। बट अगर बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर अप्रोच है तो उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं होगा, उसमें सर्विस कॉस्टिंग आएगा, क्योंकि उसमें आप सर्विस दे रहे हैं। वो रोड बनाना आपके लिए मेन नहीं है, उसके बाद आप ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, तो वहां पर सर्विस कॉस्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है वो एप्लीकेबल होगा। वहां पर काइंड ऑफ AS9 जो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन वो एप्लीकेबल होगा जो आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल कॉस्ट क्या क्या होंगे? कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलो। प्रीलिमिनरी एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, मतलब कि अभी डिजाइनिंग वगैरह करना, क्या कहां पर कैसे होगा। लैंड एक्विजिशन, वो लैंड पूरी एक्वायर की जाती है। मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड्स इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। कंटिंजेंसी अलाउंस, कुछ भी हो सकता है। रोड कंस्ट्रक्शन जो जहां पर होता है वो लाइक ऐसी जगह होती है कई बार वहां पर चोरी और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी आती है। इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये आपने अकाउंट्स अगर पढ़ा है तो S16 बोरोइंग कॉस्ट में पढ़ा होगा, जो एक साल से ज्यादा के लिए जिस असेट को बनने में टाइम लगता है, क्वालिफाइंग असेट, तो उसको भी जनरली कैपिटलाइज किया जाता है। तो ये सारे जनरली कैपिटल कॉस्ट होते हैं, राइट। फिर ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। रूटीन मेंटेनेंस कॉस्ट वुड बी इनकर्ड वंस द टोल रोड इज ऑपरेशनल। Routine maintenance involves patching of potholes, sealing of cracks, edge repair, surface renewal. Periodic maintenance for a new highways would be met within accordance with analysis of the life cycle model carried out for the project. जो एक बार बन गया उसके बाद भी उसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होते रहते हैं। जो गड्ढे पड़ गए उसको बूरना, वो बराबर करना, क्रैक्स वगैरह है तो उसको सील करना, एज जो वो किनारे होते हैं उसको रिपेयर वगैरह करना,
सरफेस जो होता है रोड का उसको कई बार रिन्यू किया जाता है, राइट, डामर बिट्यूमिन वगैरह लगाकर। पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है, साफ सफाई, कुछ और भी मेंटेनेंस वहां पर जरूरी है वो किए जाता है, बारिश के पहले बारिश के बाद वो सब कुछ भी होते हैं, राइट। तो जो जरूरी है वो मेंटेनेंस किए जाते हैं। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग टूल बूथ्स को भी ऑपरेट करने का खर्चा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर जो लोग काम करते हैं वो सब कुछ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इमरजेंसी सर्विसेज, कम्युनिकेशंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज एंड अदर कॉस्ट्स ऑफ ऑपरेशन। क्योंकि टूल बूथ पर सिक्योरिटी वगैरह भी होती है, कई बार टूल बूथ पर लोगों को मार भी दिया जाता है जिनको टोल टैक्स नहीं, टूल बूथ क्यों मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, टोल बूथ जो है वहां पर कई बार लोगों को मारता भी है, ऐसा भी होता है, तो सिक्योरिटी वगैरह भी रखी जाती है, राइट। Maintenance cost includes the cost of annual maintenance, routine and periodic maintenance. Annual maintenance cost includes primary maintenance of wearing surface, railings, roadside furniture, etc. सरफेस जो है वो रिपेयर करते हैं, रेलिंग्स अगर खराब हो गई है, टूट गई है तो उसको रिपेयर किया जाता है, वो सब कुछ होता है। रोड साइड फर्नीचर, बेंचेस वगैरह अगर लगाए हैं, राइट, कई बार बस स्टैंड वगैरह होते हैं तो वो सभी का मेंटेनेंस किया जाता है। Periodic maintenance cost include the cost of overlays, wearing coats, paintings of railings, etc. वो उसके ऊपर कोटिंग वगैरह किया जाता है, रेलिंग को फिर से कलर पेंटिंग किया जाता है, वो सब कुछ हो सकता है। Operating and maintenance expenses can be broadly classified as follow: toll collection expenses, administrative expenses for day-to-day operations, maintenance expenses which include routine and periodic maintenance, interest expense incurred for servicing term loans. राइट, ये सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ये एक्सपेंसेस एज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकते हैं, तो ये आपको पढ़ना रहेगा। फिर समझा है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बीओटी अप्रोच। इन recent years a growing trend emerged among governments in many countries to solicit investments for public projects from the private sector under BOT scheme. BOT is an option for the government to outsource public projects to the private sector. ये public project है वो private sector को दिया जाता है। With BOT, the private sector designs, finances, constructs and operate the facility, and eventually, after specified concession period, the ownership is transferred to the government. BOT अप्रोच में क्या होता है कि पूरा डिजाइन, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन सब कुछ प्राइवेट सेक्टर एंटिटी करती है, फिर वो मेंटेन भी करती है कुछ कंसेशन पीरियड जो उनका डिसाइड किया है वो पीरियड तक, और फिर वो ट्रांसफर करती है ओनरशिप गवर्नमेंट को। Therefore, BOT can be seen as a developing technique for infrastructure projects by making them amenable to private sector participation. ये प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है, उनको ये फैसिलिटी दी जाती है और वो ये इसमें अच्छे से काम कर सकते हैं, तो जो गवर्नमेंट का फोकस है वो दूसरी चीजों पर हो सका। The fundamental principle in determining user levy is if the price for a transport facility is set at a level that reflects the benefit each user gains from improvements in the facility, it will result in traffic flow levels that equate social cost with user benefits. अगर यूजर को बेनिफिट मिल रहा है, उनका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ रही है, तो वो टोल टैक्स पे करने के लिए रेडी होंगे। जितना बेनिफिट मिल रहा है उस हिसाब से टोल टैक्स पे करने के लिए रेडी होंगे। टोल रेट In general, toll rates should have a direct relation with the benefits that road user would gain from its improvements. Roads जितने अच्छे हो उस हिसाब से वो पे करने के लिए रेडी होते हैं। The benefits to road users are likely to be in terms of fuel savings, improvements in travel time and good riding quality. To compute the toll rate, following formula with rounding of nearest multiple of 5 has been adopted. User fee कितनी होती है? Toll distance into toll rate per kilometer. टोटल डिस्टेंस कितना होता है, वो जो भी उन्होंने रोड बनाया है उसका, और उसका किलोमीटर वाइज टोल रेट डिसाइड किया जाता है और उस हिसाब से वो मल्टीप्लाई किया जाता है। और अलग अलग व्हीकल्स के जनरली टोल रेट भी अलग अलग होते हैं। ये टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए इलस्ट्रेशन 10 कवर अप करते हैं। 12.39 पर दिया हुआ है, BHG Toll Plaza Limited built a 60 km long highway and now operates a toll plaza to collect tolls from passing vehicles using the highway. The company has estimated that a total of 12 crore vehicles, only single type of vehicle, will be using the highway during the 10 years toll collection tenure. ये जो कंपनी है उन्होंने 60 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे बनाया है और उसमें से एस्टिमेशन है कि पूरे 10 साल की ये जो लाइफ टाइम होगा उसमें से 12 करोड़ व्हीकल यहां से पास होंगे। और ये 12 करोड़ व्हीकल सिर्फ एक सिंगल टाइप के होंगे, मतलब कि सिर्फ स्कूटर या सिर्फ बस या सिर्फ ट्रक, ऐसा कुछ भी, एक ही टाइप। ये क्वेश्चन को इजी करने के लिए बनाया है, प्रैक्टिकल नहीं है।
टोल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर एज फॉलो। हमें यहाँ पर एक महीने का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट दिया हुआ है। सैलरी टू कलेक्शन पर्सनल 3 शिफ्ट्स एंड 4 पर्सन पर शिफ्ट ₹550 पर डे पर पर्सन। यहाँ पर ये जो कलेक्शन जो टोल टैक्स कलेक्ट करते हैं वो 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं, 4 लोग पर शिफ्ट, और उनको एक शिफ्ट एक दिन के एक पर्सन को ₹550 दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कलेक्शन पर्सनल का कॉस्ट कितना होगा पूरे मंथ का? 3 शिफ्ट्स इंटू 4 पर्सन इंटू ₹550 इंटू 30 डेज, क्योंकि अप्रैल मंथ है तो 30 दिन का होगा, ये एक दिन का खर्चा दिया है इसलिए। सुपरवाइजर 2 शिफ्ट्स 1 पर्सन पर शिफ्ट ₹750 पर डे पर पर्सन। यहाँ पर सुपरवाइजर 2 शिफ्ट में काम करते हैं और एक शिफ्ट में एक पर्सन होता है, तो 2 शिफ्ट्स इंटू 1 पर्सन इंटू ₹750 इंटू 30 डेज। सिक्योरिटी पर्सनल 3 शिफ्ट्स एंड 6 पर्सन पर शिफ्ट ₹450 पर डे पर पर्सन। सिक्योरिटी पर्सनल है वो 3 शिफ्ट में काम करते हैं और वो 6 लोग होते हैं एक शिफ्ट में, और ₹450 दिए जाते हैं। तो 3 शिफ्ट्स इंटू 6 पर्सन इंटू ₹450 इंटू 30 डेज। टोल बूथ मैनेजर 2 शिफ्ट्स 1 पर्सन पर शिफ्ट ₹900 पर डे पर पर्सन। टोल बूथ मैनेजर जो है वो 2 शिफ्ट में काम करते हैं, एक पर्सन पर शिफ्ट होता है और उनको ₹900 है। तो 2 शिफ्ट्स इंटू 1 पर्सन इंटू ₹900 इंटू 30 डेज। इलेक्ट्रिसिटी ₹8 लाख, ये अप्रैल मंथ का ही खर्चा है, हमें ऊपर दिया है तो ये भी एक ही महीने का खर्चा है, वो भी ऐड करेंगे। टेलीफोन जो है वो ₹1,40,000 का कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट 30 लाख का है। मंथली डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस विल बी ₹1.5 करोड़। यहाँ पर हमें मंथली डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ये क्या है? कैपिटल कॉस्ट किसका? रोड जो 60 किलोमीटर हाईवे बनाया उसका डेप्रिसिएशन उन्होंने निकाला है कि मंथली डेप्रिसिएशन कितना है? 1.5 करोड़। जो उन्होंने 3-5 साल में जो पूरा रोड बनाया होगा तो उसका कॉस्ट होगा, उसको ये जो 10 साल कंसेशन पीरियड है उनसे डिवाइड किया होगा तो ईयरली डेप्रिसिएशन आया होगा, उसको 12 मंथ से डिवाइड किया होगा तो मंथली डेप्रिसिएशन आया होगा। फर्दर, तो ये भी हमारा कॉस्ट में ऐड होगा। फर्दर द कंपनी नीड्स 25% प्रॉफिट ओवर टोटल कॉस्ट टू कवर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। और कंपनी को जो ये पूरा कॉस्ट हुआ उसमें 25% प्रॉफिट भी चाहिए, मतलब कॉस्ट के 25% प्रॉफिट ऐड किया जाएगा। तो आपको रिक्वायर्ड है कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ। पर किलोमीटर पर मंथ कितना कॉस्ट हुआ, एंड कैलकुलेट द टोल रेट पर व्हीकल। एक व्हीकल के पास से हम कितना टोल टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो ये जो सारे कॉस्ट है, सैलरी जो हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन, इन सभी का टोटल करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा, उसको हमें किलोमीटर्स से डिवाइड करना है, दैट इज 60 किलोमीटर्स। और यहाँ पर हमें पूछा है कि टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, तो ये महीने का ही पूछा है, तो डिवाइड बाय 60 करेंगे तो कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ मिल जाएगा। दूसरा पूछा है टोल रेट पर व्हीकल, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आया उसमें हम ऐड करेंगे 25% प्रॉफिट, तो इतना रेवेन्यू हमें चाहिए। और देखिए हमें बताया हुआ है कि भाई 12 करोड़ व्हीकल 10 साल में चलेंगे, तो 12 करोड़ डिवाइड बाय 10 इयर्स करेंगे तो 1.2 करोड़ व्हीकल्स पर ईयर, और उसमें से डिवाइड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ का हमें एवरेज कितना व्हीकल्स होगा तो वो पता चलेगा, दैट इज 10 लाख। तो जो भी हमारा रेवेन्यू आया है उसको 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमें टोल टैक्स मिल जाएगा। सिंपल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये सैलरी वगैरह जो है चारों की वो उन्होंने कैलकुलेट किया है, राइट। सिंपल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जो शिफ्ट्स, पर्सन, डेज और रुपीज से मल्टीप्लाई किया है चारों में ही। फिर इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस और टेलीफोन कॉस्ट हमें दिया हुआ था, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल गया इन सभी का टोटल करके, और डेप्रिसिएशन 1.5 करोड़ ऐड किया तो टोटल कॉस्ट मिल गया 1,94,80,000 रुपीज। ये पूरा अप्रैल महीने का कॉस्ट है। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, तो ये जो टोटल कॉस्ट है उसको टोटल किलोमीटर 60 किलोमीटर का हाईवे है उनसे डिवाइड कर दिया, तो ये है ₹3,24,666.67, ये पर किलोमीटर का पर मंथ का कॉस्ट है। और कैलकुलेशन ऑफ टोल रेट हमें बताया है, तो देखिए टोटल 12 करोड़ व्हीकल्स थे, उसको हम 10 इयर्स से डिवाइड करेंगे तो पर ईयर 1.2 करोड़ व्हीकल्स पास होंगे, और हमें तो एक ही महीने का देखना है तो 12 मंथ्स से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 10 लाख व्हीकल। तो इस हाईवे से अप्रोक्सीमेटली या एवरेज कह सकते हैं कि 10 लाख व्हीकल्स पास होंगे पर मंथ। तो हमारा जो रेवेन्यू है
पूरे महीने का, वो कितना होगा टोटल कॉस्ट, दैट इज 1,94,80,000 प्लस 25% प्रॉफिट। तो 1,94,80,000 के 25% दैट इज 48,70,000। इन दोनों का टोटल करेंगे तो रेवेन्यू मिलेगा। उसको 10 लाख व्हीकल्स से हम डिवाइड करेंगे तो हमें टोल रेट मिलेगा 24.35 रुपीज। मतलब कि हमें एक व्हीकल के पास से 24.35 रुपीज एज ए टोल टैक्स कलेक्ट करना रहेगा, ताकि हमारा कॉस्ट भी कवर अप हो जाए और 25% प्रॉफिट भी मिल जाए। क्लियर? इसमें कोई डाउट? इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करते हैं। ये भी टोल रोड वाला ही क्वेश्चन है, तो वो यहां पर कवर अप कर लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, पेज नंबर 12.59 पर दिया हुआ है। SLS infrastructure built and operates 110 kilometer highway on the basis of built operate transfer BOT for a period of 25 years। ये जो कंपनी है उन्होंने 110 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे बनाया है और वो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, मतलब कि बिल्ड किया, अब ऑपरेट कर रहे हैं और फिर ट्रांसफर कर देंगे, और ये 25 साल के लिए वो ऑपरेट करने वाला है। A traffic assessment carried out to estimate the traffic flow per day shows the following figures। हमें यहाँ पर पर डे कितना ट्रैफिक होगा वो बताया है उस हाईवे पर। यहाँ पर सीरियल नंबर, टाइप ऑफ व्हीकल और डेली ट्रैफिक वॉल्यूम कितना होगा वो बताया है। तो टू व्हीलर्स कितने पास होंगे 44,500, कार एंड एसयूवीज कितने होंगे 3450, बस एंड एलसीवी होंगे 1800, हेवी कॉमर्शियल व्हीकल्स होंगे 816। राइट, तो इस तरीके के इतने ट्रैफिक, इतने टाइप के व्हीकल्स हर दिन ट्रैफिक में से पास होंगे। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल, ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो हमें देखने को मिलता है ना, अलग अलग टाइप के व्हीकल के अलग अलग टोल टैक्स होते हैं। जो हमने अभी आगे इलस्ट्रेशन किया था उसमें एक ही टाइप का व्हीकल था, क्योंकि आपको समझाना था कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर ये उन्होंने अलग अलग 4 टाइप के व्हीकल के बारे में बताया, ताकि आपको समझ में आएगा कि हर एक का टोल टैक्स है वो क्यों अलग कैसे होता है। The following is the estimated cost of the project। यहां पर पूरा estimated cost of the project बताया है। अमाउंट रुपीज इन लैक्स है। साइट क्लियरेंस 170.70। साइट क्लियरेंस क्या होता है कि वो जो जहां पर भी रोड बनाना है वो पूरा क्लियर किया जाता है, कि जिससे प्रॉपर वे में साइट पूरा रोड निकल सके। क्योंकि कई बार वो अब रोड जो है वो सीधा होता है पूरा, राइट, उसमें लाइक कई बार वो किसी के फार्म्स आते हैं, किसी का घर आता है, वहां पर कुछ नदी वगैरह है, छोटा सा पहाड़ वगैरह कुछ है, तो उन सभी में से वो रास्ता बनाता है, तो वो पूरा साइट क्लियर करवाना पड़ता है, तभी हो पाता है। लैंड डेवलपमेंट एंड फिलिंग वर्क, उस लैंड को प्रॉपर उनका लेवलिंग करना, राइट, वो सब कुछ, और उसके लेयर्स अलग अलग होते हैं, तो वो खर्चा 9080 लैक्स है। सब बेस एंड बेस कोर्स 1020.70, उसका बेस बनता है, अलग अलग लेवल्स जो मैंने बताया, तो उसके अलग अलग लेयर्स जो होते हैं वो खर्चा। बिट्यूमिनस वर्क, बिट्यूमिन का एक अलग से लेयर होता है, तो उसका खर्चा। ब्रिज, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, पेडेस्ट्रियन, सबवे, फुट ब्रिज एटसेट्रा, ये अलग अलग खर्चा। ब्रिज कहीं से जा रहा है, फ्लाईओवर जा रहा है, अंडर पासेस हो रहे, उसका खर्चा है। पेडिस्ट्रियन सबवे मतलब कि चलने वाले लोगों के लिए अलग से सबवे जैसा बनाया है। फुट ब्रिज, जहां से चलकर जा सके ऐसा ब्रिज हो, तो उन सभी का खर्चा 29,055 लाख है। ड्रेनेज एंड प्रोटेक्शन वर्क, गटर वगैरह जो जाती है, गंदा पानी वगैरह कुछ निकल जाए उसके लिए 9040 लाख। ट्रैफिक साइन मार्किंग एंड रोड एपरेटियंसेस, जो वहां पर वो जो सारे ट्रैफिक साइंस होते हैं, रोड के रिलेटेड जो भी खर्चा किया जाता है, वहां पर रेलिंग वगैरह हो गए, वो सारी चीजों का खर्चा है 8405 लाख। मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड रिहेबिलिटेशन 1242 9.60। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट 982
लैक्स, राइट। एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्शन करना होता है, अदरवाइज उसकी कुछ पेनल्टीज, कुछ पेमेंट भी करना रहता है। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट बनता है 1,14,495.25 lakhs. An estimated cost of 1120 lakhs has to be incurred on administration and toll plaza operation. और 1120 lakhs का एक्सपेक्टेशन है कि ये टोल प्लाजा को ऑपरेट करने का खर्चा होगा। On the basis of the vehicle specification, weight, size, time saving, etc., the following weights has been assigned to the passing vehicles. जो यहाँ से पास होंगे ये व्हीकल, जो 4 टाइप के बताए थे, उनको वेटेज दिया है। 2 व्हीलर्स को 5%, कार्स एंड एसयूवीज को 20%, बस एंड एलसीवी को 30% और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स को 45%। मतलब कि ये 100% जो है उसका डिवीजन किया है कि 100% जो ये सारे पास होंगे उसमें से किसका कितना वेट होगा। 2 व्हीलर्स का डेफिनेटली सबसे कम होगा और उसी तरीके से बढ़ता जा रहा है उसका यूज, उसका क्या कह सकते हैं कि कितना वो वेट, टाइम कितना लगाएंगे, वो सब कुछ देखकर इतना इतना टाइम लगेगा, इतना इतना वेटेज रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे वेटेज बढ़ेगा उनका टोल टैक्स भी बढ़ेगा। तो ये उनको वेटेज दी है कि भाई जो अगर देखेंगे तो 100 व्हीकल्स पास होंगे उसमें से 5% टाइम जो है वो 2 व्हीलर्स लगाएंगे, कार इतना लगेगी, वो सब कुछ कंसिडर करके ये वेटेज दिया हुआ है। तो यहां पर हम इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये वेट्स को हम ध्यान में रखेंगे। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे ऑफ कंसेशन पीरियड। जो पूरा कंसेशन पीरियड है 25 साल का, उसमें हमें कंसिडर करना है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे कितना होगा। Compute toll fee to be charged for per vehicle of each type if the company wants to earn profit of 15% on total cost. अगर कंपनी को पूरे कॉस्ट के ऊपर 15% प्रॉफिट अर्न करना है तो वो हर व्हीकल के पास से, हर टाइप के हर व्हीकल के पास से कितना टोल टैक्स लेंगे। यहां पर कंसेशन पीरियड समझाया इज अ पीरियड फॉर विच एन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अलाउड टू ऑपरेट एंड रिकवर इट्स इन्वेस्टमेंट। ये यहां पर कितना है 25 ईयर्स, राइट। तो देखिए यहां पर हमें पूरा कॉस्ट जो है वो तो एज इट इज दे दिया है, हमें उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। हमारा जो मेन फोकस है वो टोल टैक्स कितना रहेगा वो है। यहां पर देखिए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 11,495.25 और 1120 lakhs जो है वो, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें पूरे 25 साल का कॉस्ट मिल जाएगा। उस 25 साल के कॉस्ट को हमें एक दिन के लिए कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, कैलकुलेट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे ऑफ कंसेशन पीरियड। एक दिन का खर्चा कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां पर 25 साल है तो 25 इयर्स और उसमें एक ईयर में 365 डेज नॉर्मली हम कंसिडर करें। डेफिनेटली एक एक दिन वो 4 साल में आएगा, पर यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए 365 डेज अगर हम कंसिडर करें तो 25 इयर्स इंटू 365 डेज, तो टोटल डेज कितने होंगे 9125 डेज। ये 9125 डेज है, उनको हमें टोटल जो हमारा कॉस्ट है उनसे डिवाइड करना है। तो यहां पर टोटल कॉस्ट कितना है 11,4495.25 lakhs प्लस 1120 lakhs। तो इन दोनों का टोटल करें तो ये होता है 115615.25 lakhs। इसको हम डिवाइड करेंगे 9125 डेज से, तो ये हो जाता है ₹12.6702 lakhs। तो 12 लाख जितना पर डे का खर्चा बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका आंसर हमें मिला। अब हमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, राइट, कि भाई आपको टोल टैक्स कितना चार्ज करेंगे वो बताना है। तो देखिए यहां पर हमें चारों टाइप के व्हीकल, उसका वेटेज हमें दिया हुआ है और कितने कितने व्हीकल्स पास होंगे ये भी बताया हुआ है। तो यहां से हम इक्विवेलेंट टोटल व्हीकल्स अगर कैलकुलेट कर ले, देखिए ये सारे व्हीकल्स जो है उसी में हम यहां पर ये वेटेज 5, 20, 30 एंड 45, तो इसको भी हम वेटेज यही दे दे
5%, 20%, 30% एंड 45%। मतलब कि 100% का ये वेटेज अगर हम दे दे इस तरीके से, तो 45 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें एक ही दिन का करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखिए एक दिन का हमें एक्सपेंस तो मिल गया है। अब एक दिन का जो हमें एक्सपेंस मिला है उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो हमें डेफिनेटली एक दिन का टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, और उसके हिसाब से हम ये टोल टैक्स पर व्हीकल निकाल सकेंगे। तो 44,500 इंटू 5%, तो ये हो जाता है 3225। फिर 3450 इंटू 20%, तो ये हो जाता है 690। 1800 इंटू 30%, तो ये हो जाता है 540। एंड 816 इंटू 45%, तो ये हो जाता है 367.2। इन सभी का टोटल करते हैं 3225 प्लस 690 प्लस 540 प्लस 367.22, तो ये हो जाता है 3822.2। तो टोटल इक्विवेलेंट व्हीकल्स कितने होंगे? 3822.2 पर डे के हिसाब से। और ये है हमारा 12,6702। अगर इसको सिंपली ऐसे कर दे 12,67,020 रुपीज, उसमें हमें ऐड करना है प्रॉफिट हमारा है 15%, राइट? तो 15% प्रॉफिट ऐड करें तो टोटल रेवेन्यू हमें मिल जाएगा, तो 12,16,720, और उसमें 15% अगर हम ऐड करें तो ये हो जाता है ₹14,57,073 रुपीज। ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे विथ टोटल इक्विवेलेंट व्हीकल्स, दैट इज 3822.22। तो हमें इक्विवेलेंट यूनिट के हिसाब से टोल टैक्स मिलेगा। तो ये होता है ₹381.21। देखिए 381.21 जो है वो हमारे 100%, हमने ये 100% कंसिडर किया है, तो इसके सामने हमें मिलता है 381.22 रुपीज। अब इसको हमें परसेंटेज में कंसिडर करना है, 5, 20, 30, 45। तो 381 जो है उसका 381.21 के पॉइंट मतलब 5%, तो ये हो जाता है 19.06 रुपीज। अगर इसको हम 20% से करेंगे तो ये हो जाता है 76.24 रुपीज। 30% से करें तो 114.36 रुपीज, और 45% से करें तो हो जाता है 171.555 या 54 रुपीज, राइट? तो ये हमें टोल टैक्स मिल गए। इसीलिए हमें जो दिखता है ना कि टू व्हीलर्स का सबसे कम होता है, उससे ज्यादा लाइक कार का होता है, फिर बस का, फिर ट्रक का, तो इस तरीके से आता है, राइट? ये जो हमारा टोल टैक्स है वो अब हमने यहाँ पर परसेंटेज को ही कंसिडर कर लिया है वेट के लिए। आप उसकी जगह पर कर सकते हैं कि ये जो हमारा टू व्हीलर है उनको अगर आप 1 देंगे तो भी होगा, 1 देंगे उनको, फिर जो टू व्हीलर है वो 5% के सामने 1, तो 20 के सामने कितना? अगर आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। इसी तरीके से हम बस एलसीवी को 30% है तो उसको 5 के सामने 1, तो 30 के सामने कितना? तो ये हो जाएगा 6, और 45 के सामने ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 9, तो 9 + 6 मतलब कि 15 + 5 तो 20, तो 20 कंसिडर करके भी आप ये कर सकते हैं। तो अगर 20 इनको भी मल्टीप्लाई करना होगा आपको, ये दूसरा मेथड है, दोनों करना नहीं है, कोई एक ही करना है। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? व्हीकल्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 45,500 इंटू 1 तो 44,500 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 44,500। 3450 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 13,800। 1800 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 10,800, और 816 इंटू 9 तो ये हो जाएगा 7344। तो इन सभी का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 76,344। तो ये जो हमारा अमाउंट है 14,57,073, उसको हम ये 76,344 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.06, जो 1 के सामने आएगा, और फिर उसको मल्टीप्लाई करते जाना है 19.06 इंटू 4,
तो ये 76.24, 19.06 इंटू 6 तो 114.36, 19.06 इंटू 9 तो ये 171.54। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे, राइट। ये क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए। ये इक्विवेलेंट व्हीकल वाला है, जो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सिंपल था। अगर आप आंसर करते हैं जब भी पूरा, तो ये उसमें आपको ये सारे जो कॉस्ट है वो आपको लिखने पड़ेंगे, आपको पूरा टेबल बनाना रहेगा। चलिए, कोई डाउट हो तो बताइए। सब बेस एंड बेस कोर्स, सब बेस एंड बेस कोर्स, ये मतलब सी सिंपली, ये आपको इतना इन डिटेल टेक्निकली नहीं जाना है। वो रोड में अलग अलग बेसिस वगैरह, लेयर्स वगैरह होते हैं, तो उनका कॉस्ट होगा। बट वो एक्चुअली सब बेस बेस वर्क क्या है, वो अगर आपको जानना है तो गूगल कर सकते हैं। बट डेफिनेटली इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे कुछ टेक्निकली आपका क्वेश्चन वैसे चेंज नहीं हो जाएगा। तो इट्स ओके, अगर आपको सारी चीजें नहीं समझ में आती है तो एग्जाम के लिए चलता है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं हो सकता हमें। चलिए, और कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम एजुकेशनल इंडस्ट्री जो है उसके बारे में जो टॉपिक है वो कवर अप करते हैं। 12.41 पर दिया हुआ है कॉस्टिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल कॉलेजेस जो है, यूनिवर्सिटीज कह ले, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, तो वो भी सर्विसेज दे रही है, तो उनका कॉस्टिंग कैसे होगा। ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनकम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो एक तो वन टाइम फीस जो होती है, एडमिशन फीस जिसे जनरली कहा जाता है, तो उसमें हो सकता है दिस आर द फीस विच आर कलेक्टेड वंस इन अ कोर्स पीरियड और फॉर अ डेफिनेट पीरियड, लाइक एडमिशन फी, डेवलपमेंट फी, एनुअल फी एटसेट्रा। वो जनरली एक बार ली जाती है। कुछ रिकरिंग फीस होती है, जैसे कि ट्यूशन फीस। सी स्कूल में भी ट्यूशन फीस ही लिखा जाता है, जो कोचिंग एजुकेशन आपको दिया जाता है उसके लिए। लेबोरेटरी, कंप्यूटर एंड इंटरनेट फीस, लाइब्रेरी फीस, ट्रेनिंग फीस, एमिनिटीज फीस, स्पोर्ट फी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी फीस, वो सब कुछ। The government and other aided institution may not be permitted to collect various fees like capitation fee and development fees etc. Capitation and development fees are like something like donation जो दिया जाता है। बड़ी बड़ी कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन के लिए परसेंटेज वगैरह नहीं है, तो डोनेशन देने पड़ते हैं। तो वो जो डोनेशन है वो जनरली गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अलाउड नहीं है। Further, unlike the trading and manufacturing organization, these are not free to determine fees beyond a prescribed limit. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नॉर्मल पर्पस जो है वो बेनिफिट देने के लिए है, तो कई बार उसमें रिस्ट्रिक्शंस होता है कि वो मन चाहे उतनी फीस नहीं ले सकते हम। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अभी तो जिस तरह से स्कूल्स वगैरह की फीस देखने को मिलती है, मतलब पागल हो जाते हैं। जितने में पूरा सीए बन जाता है उतना कई बार एक एक साल की, और वो भी एलकेजी एचकेजी की फीस होती है। मतलब कि इवन प्री स्कूल्स की भी फीस इतनी ज्यादा होती है बड़े बड़े शहरों में।
राइट, तो जो बहुत गलत है, बट हम कुछ नहीं कर सकते। सर ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा टू कंप्लीट दिस चैप्टर? मोस्टली आज कंप्लीट हो जाएगा, आज ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे 1.5-2 घंटा मैक्सिमम, क्योंकि मोस्टली अब हमारे इलस्ट्रेशन ही 3-4 इलस्ट्रेशन पेंडिंग है, एक ही उसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत छोटे छोटे इलस्ट्रेशन है, तो हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे 1-1.5 घंटे में। चलिए, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी होंगे, तो उस वजह से वो कई बार प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा फीस नहीं ले पाएगी। अदर इनकम्स, द इनडायरेक्ट इनकम्स लाइक ट्रांसपोर्ट, वो बस सर्विसेज देते तो उसमें भी कमा सकते हैं। हॉस्टल, मेस एंड कैंटीन फॉर द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ आर प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नॉर्मली ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। कई बार वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर होता है, बट जो जैसे जैसे स्कूल बहुत बड़ी होती है तो वो सभी में से इनकम कमाते ही है। चलिए, एक्सपेंडिचर ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेशनल कॉस्ट। Following are the major operational costs incurred by an educational institution: the salary of the teaching and non-teaching staff, laboratory maintenance charges, computer maintenance and internet charges, building maintenance, repair and maintenance equipment, admin expense, finance charges, etc. Cost centers and basis for allocation. Cost centers जिसके लिए cost कर रहे हैं वो, तो cost centers in educational institutions are classified as follow: प्राइमरी और डायरेक्ट कॉस्ट सेंटर्स लाइक सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उसमें ये सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, तो वो कॉस्ट सेंटर होंगे कि इस डिपार्टमेंट का कितना कॉस्ट हुआ। या सर्विस कॉस्ट सेंटर लाइक लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। या स्टूडेंट्स सेल्फ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल एंड मेस एटसेट्रा। एडमिन कॉस्ट लाइक रिसर्च एंड इंप्रूवमेंट, एग्जामिनेशन एटसेट्रा। राइट, तो ये सारे अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स हो सकते हैं। ग्लेड की आपको ऑडिट के लेक्चर अच्छे लगे। चलिए, कॉस्ट जो भी इनकर हुआ है अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स के लिए, तो उसके बारे में बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हो सकता है। बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस होती है, तो उसके लिए रिसर्च का भी पूरा अलग से उसका रहता है कि वो रिसर्च पेपर्स वगैरह होते हैं, पब्लिश करते हैं बुक्स वगैरह, तो उसका भी अपना कॉस्ट रहता है। Educational institutions undertake academic research on various fields of specializations. The cost of such research, including personal cost, books, etc., to be collected through a cost center approach. All costs incurred in that cost centers are collected and set off against the revenue generated from such research project. जो भी उस रिसर्च में से बेनिफिट हुआ है उसके सामने वो कॉस्ट जो है वो अलोकेट किया जाता है। If any balance is left out as undistributed, then such balance cost can be collectively distributed to all other course cost centers as a separate cost element, namely research cost. अगर जो भी रिसर्च में इनकम हुई है उनसे ज्यादा कॉस्ट हुआ है तो बाकी का कॉस्ट बाकी सारे कॉस्ट सेंटर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। Cost of publication of research and other materials. In an educational institution, there will be a separate department for conducting research publication related exercise. The cost incurred would be directly allocated to the department. वो उसी डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कॉस्ट और कॉस्ट सेंटर्स हो सकते हैं। बट ये जो थियोरेटिकल पार्ट दिया हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी कम लग रहे हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, कुछ अलग नहीं है। और दूसरी चीज की अगर पूछ भी लेंगे तो आपको लिख सकते हैं। एक तो आपने ये पढ़ा हुआ है, ये इंडस्ट्री को बहुत नजदीक से देखा हुआ है, प्लस आपने ये थोड़ा सा काइंड ऑफ एनपीओ वगैरह में भी पढ़ा होगा जो सीए फाउंडेशन में था, तो वहां से भी आप थोड़ा सा अपने आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट टेक्निकल पार्ट नहीं है, तो आप ये नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। ये थियरी के 2 पेजेस आप स्किप कर सकते हैं। चलिए, अब हम इलस्ट्रेशन 11 जो है पेज नंबर 12.43 पर वो कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच जो ये कमेंट किया कि अभी व्यूज नहीं आ रहे हैं। मैं डिमोटिवेट नहीं हो रहा हूँ, डेफिनेटली
क्योंकि हाँ अभी चैनल छोटी है तो नहीं देखते हैं लोग, इट्स ओके, पर होता है बाद में देखेंगे, ये लाइव में नहीं ज्वाइन होते हैं बट बाद में भी देखेंगे, रिकॉर्डेड शो होगा उसमें भी, सो इट्स ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर कंसर्न। आप भी डिमोटिवेट मत होना, आपके जो भी मार्क्स है अच्छे से पढ़ते रहना, आप शेयर करते रहिएगा ये लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज। थैंक यू। चलिए इलस्ट्रेशन 11 12.43 पर है, वो कवर अप करते हैं। AD Higher Secondary School AHSS offers courses for 11th and 12th standard in 3 streams, that is arts, commerce and science. AHSS run higher secondary classes along with the primary and secondary classes, but for accounting purpose it treats higher secondary as a separate responsibility center. ये सेकेंडरी, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी सब कुछ ये पढ़ाते हैं स्कूल में। ये हायर सेकेंडरी को प्राइमरी और सेकेंडरी से अलग रखते हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पस। The managing committee of the school wants to revise its fee structure for a higher secondary students. The accountant of the school has provided the following details for a year. हमें ये जो स्कूल है उनको अपना हायर सेकेंडरी स्टूडेंट का फीस जो है रिवाइज करना है, चेंज करना है, तो आपको डिटेल्स दी गई है नीचे। टीचर्स सैलरी 25 टीचर्स एट ₹35,000 इंटू 12 मंथ्स, तो ये 1 करोड़ 5 लाख रुपीज का टीचर का सैलरी का एक्सपेंस है। प्रिंसिपल की सैलरी 14,40,000। लैब अटेंडेंट सैलरी 2 अटेंडेंट्स 15,000 12 मंथ्स 3,60,000। सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ 1,44,000। Salary to peons, 4 peons 10,000 rupees 12 months 4,80,000 rupees. Salary to other staffs 4,80,000. Examination expenditure 10,80,000. Office admin cost 15,20,000. Annual day expenses 4,50,000. Sports expenses 1,20,000 rupees. ये सारे expenses हैं। Other information standard 11 and 12 उसमें आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस का अलग अलग इंफॉर्मेशन है और प्राइमरी एंड सेकेंडरी की भी इंफॉर्मेशन दी गई है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 120, 360, 180, 840, इस तरह के लैब क्लासेस इन ईयर कितने हैं, तो सिर्फ साइंस में और प्राइमरी सेकेंडरी में है, डेफिनेटली कॉमर्स और आर्ट्स में नहीं होते हैं। नंबर ऑफ एग्जामिनेशन इन ईयर 222, टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी बाय द स्टूडेंट पर ईयर, तो आर्ट्स 180, 120 एंड 240 और टोटल 60 आवर्स, सॉरी प्राइमरी सेकेंडरी के 60 आवर्स, राइट। टाइम स्पेंट बाय प्रिंसिपल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, तो आर्ट्स के लिए 208,312 फॉर कॉमर्स, 480 फॉर साइंस एंड 1400 फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टीचर्स फॉर 11 एंड 12 स्टैंडर्ड्स 4, 5, 6 एंड 10, तो इन सभी का टोटल करेंगे 4 + 5 9 + 6 15 + 10, तो 25 हो जाता है, जो हमें आगे बताया था यहाँ पर 25 टीचर्स। तो पूरे 25 टीचर्स है पूरी स्कूल में, जो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ाते हैं। One teacher who teaches economics for arts stream students also teaches commerce stream students. The teacher takes 1040 classes in a year. It includes 208 classes for commerce students. यहाँ पर जो ये एक टीचर, 4 टीचर आर्ट्स के हैं, उसमें से एक टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। टोटल वो 1040 क्लासेस लेते हैं, उसमें से 208 क्लासेस है वो कॉमर्स के हैं। तो उसमें इकोनॉमिक्स के टीचर का जो सैलरी होगा उसका पार्ट कॉमर्स स्ट्रीम में भी जाएगा। There is another teacher who teaches mathematics for science stream students, also teaches business mathematics to commerce stream students. She takes 1100 classes a year. It includes 160 classes for commerce students. यहाँ पर साइंस के जो 6 टीचर्स है उसमें से एक टीचर जो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। उन्होंने टोटल 1100 क्लासेस लिए है, उसमें से 160 क्लासेस कॉमर्स के लिए है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये दोनों पॉइंट्स में हमें टीचर्स की सैलरी में स्ट्रीम में अलोकेशन करना रहेगा। one peon is fully dedicated for a higher secondary section. Other peon dedicate their 15% time for a higher secondary section. जो एक प्यून है वो पूरा का पूरा हायर सेकेंडरी के लिए है, और बाकी के जो प्यून है, यहाँ पर 4 प्यून्स थे, तो एक प्यून तो पूरा का पूरा उसका खर्चा हायर सेकेंडरी में जाएगा। बाकी के 3 प्यून है उसमें से उनका जो भी टाइम है, टोटल टाइम, उसमें से 15% टाइम हायर सेकेंडरी के लिए जाता है। All school students irrespective of section and age participates in annual function and sports activities. ये जो दोनों है उसमें हर एक स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। Required calculate cost per student per annum for all 3 streams। हमें साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए
जो पर स्टूडेंट पर एनम कितना कॉस्ट है वो कैलकुलेट करना है। बाकी के दोनों पॉइंट्स बाद में हम देखते हैं। राइट, सबसे पहले ये कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो डेफिनेटली इसके लिए हमें ये तीनों ही स्ट्रीम में ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो अलोकेट करने होंगे कुछ ना कुछ बेसिस पर। कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है, उसके बेसिस पर हम ये पूरा जो है वो कॉस्ट अलोकेट करेंगे। चलिए हमें यहाँ पर तीनों स्ट्रीम के लिए बताया है, तो हमें उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाना होगा जो अपना फर्स्ट आंसर है उसके लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लगता है बट ठीक है, थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट्स है इंटरेस्टिंग बट समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट सॉल्विंग कॉस्ट फॉर स्टूडेंट पर एनम, इसमें पर्टिकुलर्स और हमारे जो तीन स्ट्रीम्स है वो हम यहाँ पर लिखेंगे आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। चलिए सबसे पहले टीचर का जो सैलरी है वो दिया हुआ है, 25 टीचर है, पर यहाँ पर डेफिनेटली हमारे 25 के 25 टीचर हमें ध्यान में नहीं लेने हैं। कॉमर्स आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के 4, 5 एंड 6 टीचर्स थे, तो उनको 35,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मिलेगा 12 मंथ्स के लिए। बट कुछ आर्ट्स और साइंस के कुछ स्टूडेंट्स है वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, तो उसका अलोकेशन किया जाएगा, तो उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। ये थोड़ी सी स्पेस जो है वो रख देंगे, थोड़ी सी ज्यादा ही रखनी है बहुत सारे पॉइंट्स है इसलिए। वर्किंग नोट 1 टीचर्स सैलरी, ये कंफ्यूजन ना हो इसीलिए यहां पर बना रहे हैं, बाकी आप वहां पर भी देखेंगे तो बना सकते हैं, ठीक है, वैसे ही वहां पर ही बना देते, वर्किंग नोट नहीं करना है। चलिए टीचर्स सैलरी, तो यहां पर 4 टीचर्स थे, 35,000 रुपीज और 12 मंथ्स। यहां पर 5 टीचर्स थे, उसका रुपीज 35,000 इंटू 12 मंथ्स। यहां पर 6 टीचर्स थे इंटू रुपीज 35,000 इंटू 12 मंथ्स। आप पूरा अच्छे से लिखेगा। चलिए तो 4 टीचर्स इंटू 35,000 इंटू 12 मंथ्स, तो ये हो जाता है 16,80,000 रुपीज। फिर जो कॉमर्स स्ट्रीम के है तो उसमें 5 टीचर्स इंटू 35,000 इंटू 12 मंथ्स, तो वो हो जाते हैं 21 lakhs। और साइंस का है 6 टीचर्स, तो वो हो जाते हैं 25,20,000 रुपीज। अब हम आर्ट्स के टीचर का जो है वो अलोकेशन करते हैं, आर्ट्स टीचर सैलरी एलोकेशन। क्योंकि उसमें हमें बोला है कि भाई जो आर्ट्स के टीचर हैं, इकोनॉमिक्स के टीचर आर्ट्स में, वो 1040 क्लासेस में से 208 क्लासेस है वो किसके लिए लेंगे, कॉमर्स के लिए। तो आर्ट्स टीचर एक टीचर, राइट, तो उसकी सैलरी कितनी होगी, रुपीज 35,000 इंटू 12 मंथ्स। तो उसमें से जो 208 क्लासेस है वो कॉमर्स के लिए है, तो इंटू 208, और टोटल उन्होंने 1040 क्लासेस लिए हैं, तो 208 डिवाइड बाय 1040 अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स के टीचर की सैलरी कितनी है। तो 35,000 इंटू 12 इंटू 208 डिवाइड बाय 1040, तो 84,000 रुपीज है। तो 84,000 रुपीज हमने जो आर्ट्स में अभी लगाए हैं वो हमें माइनस करके कॉमर्स में रखने होंगे। रीअपोर्शनमेंट, हाँ, पर ये एक्चुअली ओवरहेड्स वाला पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर रीअपोर्शनमेंट अपोर्शनमेंट ऐसा कुछ वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये अलोकेशन लिखेंगे तो चलेगा। अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट वो सब कुछ इन डिटेल ओवरहेड्स में होता है, ये ओवरहेड्स जैसा नहीं है। यहाँ पर अलग अलग स्ट्रीम में एक ही टीचर काम कर रहे, तो जिसका जितना बनता है उस डिपार्टमेंट को उतना दे रहे हैं खर्चा।
तो यहाँ पर 84,000 रुपीज का कॉस्ट कम हो जाएगा, इसीलिए माइनस में दिखा रहे हैं, और यहाँ पर 84,000 रुपीज का खर्चा बढ़ जाएगा। और मैं यहाँ पर ये अच्छे से लिख दूं ताकि आपको पता चले। चलिए यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। फिर वैसे ही हम लिखेंगे जो हमारे साइंस के टीचर के लिए है, यहाँ पर आर्ट्स की जगह पर लिखना चाहिए इकोनॉमिक्स टीचर। और यहाँ पर आएगा मैथ्स टीचर, सैलरी एलोकेशन। ये मैथ्स के टीचर भी है तो ₹35,000 इंटू 12, और जो मैथ्स के टीचर है उन्होंने टोटल 110 क्लासेस लिए थे, जिसमें से 160 क्लासेस जो है वो किसके लिए थे, कॉमर्स के लिए। तो 35,000 इंटू 12, months into 160 divided by 110 classes, 35,000 into 12 into 160 divided by 11,100। तो यहाँ पर होता है 61,090 रुपीज। तो आर्ट्स में कुछ नहीं आएगा, कॉमर्स में आएगा 61,091 रुपीज ऐड होंगे, और साइंस में से उतना माइनस किया जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, ये पॉइंट क्रूशियल हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, फटाफट आंसर कीजिए अगर कोई डाउट हो तो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये टीचर सैलरी होगी। अब है प्रिंसिपल सैलरी 14,40,000। अब हमें आगे यहां पर बताया हुआ है कि भाई प्रिंसिपल ने कितना टाइम दिया है हर एक स्ट्रीम के लिए, तो उसी रेशियो में हमें यहां पर डिवाइड करना होगा। 208 प्लस 312 प्लस 480 प्लस 1400। सी यहां पर हमें प्राइमरी का भी देखना है, डेफिनेटली उसका हम लिखेंगे नहीं, पर वो हमारा जो बेस जो डिनोमिनेटर होगा तो उसमें टोटल इन सभी का होगा 208 प्लस 312 प्लस 480 प्लस 1400। तो ये टोटल 2400 आवर्स जो है वो प्रिंसिपल जो है उन्होंने टोटल अपना टाइम दिया हुआ है, और उसके लिए उसको दिए थे, सैलरी थी 14,40,000 रुपीज। और यहाँ पर 208, 312 और 480 आवर्स फॉर आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस है, तो उस हिसाब से हम अलोकेशन करेंगे। तो प्रिंसिपल सैलरी तो ये प्रिंसिपल सैलरी जो है तो आर्ट्स के लिए कितना होगा, ₹14,40,000 रुपीज इंटू 208 आवर्स उन्होंने आर्ट्स के लिए दिए हैं, और टोटल कितनी आवर्स उन्होंने दिए थे, 2400 आवर्स। वैसे ही यहां पर ₹14,40,000 इंटू कॉमर्स के लिए उन्होंने 312 आवर्स दिए थे, और उसमें से टोटल थे 2400 आवर्स। और साइंस के लिए ₹14,40,000 इंटू 480 आवर्स, और टोटल थे 2400 आवर्स। राइट, तो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। 14,40,000 इंटू 208 डिवाइड बाई 2400, तो ये हो जाता है 1,24,800 रुपीज। जो भी चीज आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दी है वो प्लीज उसका कैलकुलेशन किसी भी तरीके से दिखाइएगा, उसके मार्क्स होते हैं, अदरवाइज आपके मार्क्स चले जाएंगे। आपने सही किया है फिर भी
तो आपको डाउट होता है ना कि भाई पूरे मार्क्स क्यों मुझे नहीं दिए, क्योंकि आप पूरे कैलकुलेशन लिखते नहीं हैं। 187,200 और यहां पर आएगा 2,88,000। सिंपल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लैब अटेंडेंट सैलरी 2 अटेंडेंट्स 15,000 12 मंथ्स, तो टोटल होता है 3,60,000 रुपीज। और यहाँ पर हमें लैब अटेंडेंट्स के बारे में है, लैब क्लासेस नहीं और साइंस के है 144 और प्राइमरी और सेकेंडरी के है 156। तो 144 प्लस 156 करेंगे तो हो जाएंगे 300 क्लासेस। कॉमर्स और आर्ट्स में तो नहीं होंगे, तो ये 3,60,000 है, उनको 144 डिवाइड बाय 300 के लिए हमें करना होगा लैब अटेंडेंट्स सैलरी। तो कॉमर्स और आर्ट्स में कुछ नहीं आएगा, साइंस में आएगा ₹3,60,000 इनटू साइंस में थे 144 क्लासेस, टोटल थे 300 क्लासेस। तो 3,60,000 इंटू 144 डिवाइड बाई 300, तो ये हो जाते हैं 1,72,800, 1,72,800 रुपीज। राइट, समझ में आ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ 1,44,000 और यहां पर हमें दिया हुआ है टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी बाय स्टूडेंट्स पर ईयर 180, 120, 240 एंड 60। तो 180 प्लस 120 300 प्लस 240 540 प्लस 60 तो 600 आवर्स। टोटल 600 आवर्स में हमें ये जो एक्सपेंस है वो अलोकेट करना होगा 1,44,000 का जो है एक्सपेंस उसे। लाइब्रेरी कॉस्ट जो है तो आर्ट्स में ₹1,44,000 इंटू उन्होंने 180 आवर्स के लिए किया था उसमें से और डिवाइड करेंगे 600 से। फिर कॉमर्स का था ₹1,44,000 इंटू 120 आवर्स डिवाइड बाई 600 आवर्स। फिर ये ₹1,44,000 इंटू 240 आवर्स डिवाइड बाई 600 आवर्स। चलिए तो ये कैलकुलेशन करते हैं हम। 1,44,000 इंटू 180 डिवाइड बाई 600, तो ये हो जाता है 43,200 रुपीज आर्ट्स के लिए। फिर कॉमर्स के लिए 1,44,000 इंटू 120 डिवाइड बाई 600 तो ये हो जाता है 28,800। और साइंस के लिए 1,44,000 इंटू 240 डिवाइड बाई 600 तो ये हो जाता है 57,600 रुपीज। चलिए फिर हमें दिया है सैलरी टू प्यून्स 4 प्यून्स 10,000 12 मंथ्स 4,80,000 और उसके लिए हमें यहां पर एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है 1 प्यून इज फुल्ली डेडिकेटेड फॉर अ हायर सेकेंडरी सेक्शन, अदर प्यून्स डेडिकेट देयर 15% टाइम फॉर अ हायर सेकेंडरी सेक्शन। एक प्यून जो है वो पूरा टाइम अपना हायर सेकेंडरी के लिए देता है, प्लस बाकी के प्यून जो है उनका खर्चा जो है इसमें से 15% हायर सेकेंडरी के लिए है। तो पहले तो हमें टोटल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करना होगा इनके लिए प्यून का। और फिर अब देखिए प्यून का यहां पर हमें टाइमिंग तो नहीं दिया है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, लैब क्लासेस है, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन है, टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी है, टाइम स्पेंट बाय प्रिंसिपल है और टीचर्स के नंबर दिए हैं। बट प्यून का कितना कितना टाइम कॉमर्स आर्ट्स और साइंस में है वो नहीं दिया है। तो वो डेफिनेटली किसके बेसिस पर करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पर, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स उतना ज्यादा प्यून का काम रहेगा। तो प्यून का जो कॉस्ट अलोकेशन होगा वो 120, 360 और 180 में होगा। यहां पर ध्यान रखिएगा कि क्योंकि प्यून का हमें अलग से हायर सेकेंडरी के लिए बताया हुआ है, तो उस केस में हम प्यून के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी के 840 स्टूडेंट्स को ध्यान में नहीं लेंगे, ये गलती हो सकती है। यहां पर
प्यून का जो हमें कैलकुलेशन करना है, अलोकेशन करना है, तो उसके लिए 120, 360 एंड 180 लेना है। 120 प्लस 180 तो 300 प्लस 360 मतलब कि 660 स्टूडेंट्स होते हैं टोटल। तो 660 स्टूडेंट्स में हमें ये अलोकेशन करना है। तो यहां पर प्यून सैलरी जो है तो प्यून सैलरी से प्यून को 10,000 रुपीज दिए जाते हैं। तो रुपीज 10,000 इंटू 12 मंथ्स, क्योंकि एक प्यून पूरा टाइम जो है वो अपना किसके लिए देता है, हायर सेकेंडरी के लिए। प्लस जो बाकी के 3 प्यून रहेंगे, 3 प्यून्स इंटू रुपीज 10,000 इंटू 12 मंथ्स इंटू 15% टाइम देते हैं, तो 15%, तो वो कितना आता है, 10,000 इंटू 12 करेंगे तो 1,20,000। बाकी के 3 प्यून्स का है तो 30,000 इंटू 12 करेंगे तो 3,60,000 इंटू 15%, तो 54,000 प्लस 1,20,000, तो ये होता है रुपीज 1,74,000। अब इसको हमें कौन सा रेशियो में अलोकेट करना है, जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसके रेशियो में, दैट इज 120, 360 और 180। यहां पर हम सीधा लिख देंगे 12:36:18, या फिर इसको अगर हम 6 से भी डिवाइड कर दे तो हो जाएगा 2:6:3, राइट। तो उसके रेशियो में हम सिर्फ रेशियो लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहां पर हमारे लिए प्राइमरी या उनका नहीं लेना है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है और टोटल ऑफ न्यूमरेटर है वो सेम रहेगा, तो रेशियो लिखेंगे तो भी चलेगा। बाकी सब में जो अब तक के पॉइंट्स आए थे उसमें हमारा डिनोमिनेटर है वो चेंज होता था, क्योंकि उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी के भी स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं हमें यूज करने रहते थे, इसीलिए, राइट। तो यहां पर 12:36:18 के रेशियो में हम यहां पर उसको डिवाइड करेंगे, तो 1,74,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 12 प्लस 36 प्लस 18 तो ये 66 होंगे। तो ये जो प्यून का हमारा खर्चा है वो कितना बन रहा है, 31,636 रुपीज। वैसे ही अगर हम कॉमर्स का देखें तो उसमें 12 की जगह पर आएंगे 36, तो ये हो जाएगा 94,909 रुपीज, 94,909 रुपीज। और अगर हम साइंस का देखें तो वो 18/66 करना है, तो 47,455 रुपीज। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप बताइए। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सैलरी टू अदर स्टाफ है 4,80,000। अब अदर स्टाफ ने भी कॉमर्स आर्ट्स साइंस में कितना कितना टाइम दिया है वो नहीं पता है, तो उनको भी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पर अलोकेट करेंगे। बट यहाँ पर अदर स्टाफ ने डेफिनेटली प्राइमरी और सेकेंडरी को भी सर्विसेज दी होगी, एडमिशन है, कुछ भी अकाउंटिंग है, फीस रिसीव करना, वो जो भी हम, तो उसमें हमें 660 प्लस 840 को भी कंसिडर करना होगा। तो 660 प्लस 840 तो ये हो जाता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 1500, तो उसको ये 1500 से हमें कंसिडर करना रहेगा। तो ये 4,80,000 रुपीज है अदर स्टाफ की सैलरी। यहां पर हम अदर स्टाफ की सैलरी वगैरह जो है और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पर है, तो उसको सिंपली अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, अदर स्टाफ सैलरी। तो ये कितनी है टोटल अदर स्टाफ की सैलरी जो है वो है 4,80,000 रुपीज। और जो कॉमर्स आर्ट्स और साइंस के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 660 डिवाइड बाई 1500 टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4,80,000
इंटू 660 डिवाइड बाई 1500, तो ये हो जाएगा ₹2,11,200। इसको भी आप कौन से रेशियो में, 12:36:18 के रेशियो में कर सकते हैं। 12:36:18 के रेशियो में अगर हम कर दें, इससे आपका कैलकुलेशन तो सेम ही करना है, बट आपको जो ये हर एक स्ट्रीम का जो है उसमें ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार लिख लिया, समझ में आ जाएगा कि भाई ये 2,11,200 है, ये तीनों ही 11th 12th का है, हायर सेकेंडरी का है। और इसको अगर हम सीधा ही इसके रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो ये रेशियो लिख दिया तो हमारे हर एक में कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो 2,11,200 इंटू 12 डिवाइड बाई 66, तो ये हो जाएगा 38,400 रुपीज। फिर 2,11,200 इंटू 36 डिवाइड बाई 66, तो ये हो जाएगा 1,15,200 रुपीज। और 2,11,200 इंटू 18 डिवाइड बाई 66, तो ये हो जाएगा 57,600 रुपीज, राइट। चलिए, फिर है एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर 10,80,000, और यहां पर नंबर ऑफ एग्जामिनेशन इन ईयर है 222। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, मतलब कि यहां पर सभी ही स्टैंडर्ड के लिए सेम एग्जामिनेशन है, तो इसको हम इस तरीके से सीधा ही 2:2:2:2 के रेशियो में नहीं दे सकते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी में 1 to 10 10 क्लासेस कवर अप होते हैं, राइट। तो इसको आपको 10 से मिनिमम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही आंसर सही आएगा। तो 2:2:2:20 करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। सीधा ही 2 ले लेंगे तो गलत है, क्योंकि 10 क्लासेस में अलग अलग एग्जामिनेशन है, राइट। उसकी 10 क्लासेस और इन 3 क्लासेस का वेटेज सेम नहीं हो सकता है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर सभी में सेम है तो इट इज बेटर कि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यूज करें, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पर आप अलोकेशन करें, या फिर ऐसा करें कि 10 क्लासेस प्लस ये 3, मतलब कि 13 क्लासेस में आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें पूरे के पूरे एक्सपेंस को, तो चलेगा। बट यहां पर सिर्फ 2 को ध्यान में लेंगे तो गलत हो जाएगा, राइट। जो बुक में आंसर दिया है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पर है, पर उन्होंने लिखा है कि आप नंबर ऑफ एग्जामिनेशन के बेसिस पर भी कर सकते हैं, बट उसमें ये नहीं लिखा है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी के 10 क्लासेस को ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें गलती हो सकती है, राइट। अगर आप सीधा सिर्फ 2:2:2:2 के रेशियो में कर देंगे, राइट, तो गलत ही होगा, तो वो लॉजिकली सही नहीं है, राइट। क्लियर। तो यहां पर हम इसके लिए एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर जो है उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पर ही अलोकेट करते हैं। तो यहां पर भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे सभी के लिए, और रेशियो में डिवाइड करेंगे। एग्जामिनेशन कॉस्ट, एग्जाम कॉस्ट जो है ₹10,80,000 इंटू 660 डिवाइड बाई 1500, और इसका जो आंसर आएगा 4,75,200। इसको हमें 12:36:18 के रेशियो में डिवाइड करना होगा। तो ये अगर आर्ट्स की बात करें तो 4,75,200 इंटू 12 डिवाइड बाई 66 तो करेंगे तो आएगा आंसर 86,400 रुपीज। ऐसे ही कॉमर्स के लिए हम करेंगे 4,75,200 इंटू 36 डिवाइड बाई 66 तो आएगा 2,59,200 रुपीज। और फिर हम अगर साइंस के लिए करेंगे 4,75,200 इंटू 18 डिवाइड बाई 66 तो 1,29,600 रुपीज आएगा। क्लियर। चलिए, फिर ऑफिस एंड एडमिन कॉस्ट है 15,20,000। इसको भी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पर करेंगे। एनुअल डे एक्सपेंस और स्पोर्ट एक्सपेंस जो है उसके लिए भी, क्योंकि उन सभी का हमें अलग से डेटा नहीं दिया है, और एनुअल डे और स्पोर्ट्स एक्सपेंस में हमें यहाँ पर एक ये बात बताई थी कि ऑल स्कूल स्टूडेंट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन एंड एज पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको भी नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पर ही करना होगा। तो ये तीनों ही कॉस्ट, हमारे कॉस्ट है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पर होंगे। पहले ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस को लिखते हैं। ऑफिस एंड एडमिन कॉस्ट जो है ₹15,20,000। यहां पर भी हम
ऊपर जो हमने किया इसी तरीके से करेंगे, ₹15,20,000 इंटू 660 डिवाइड बाई 1500, तो ₹15,20,000 इंटू 660 डिवाइड बाई 1500, तो ये हो जाएगा ₹6,68,800, और उसको हमें 12:36:18 के रेशियो में करना है। तो आर्ट्स का आएगा 1,21,600, कॉमर्स का 3,64,800, और साइंस का 1,82,400, राइट। अब इसी तरीके से एनुअल डे एक्सपेंस, एनुअल डे का एक्सपेंस है 4,50,000, ₹4,50,000 इंटू 660 डिवाइड बाई 1500, तो ये होता है 1,98,000 रुपीज, और उसको हम डिवाइड करेंगे 12:36:18 के रेशियो में ही, तो होता है आर्ट्स का 36,000, कॉमर्स का होता है 1,08,000, और साइंस का होता है 54,000। और इसी तरीके से हम करेंगे स्पोर्ट्स डे का जो एक्सपेंस है वो, स्पोर्ट्स डे का एक्सपेंस जो है वो 1,20,000 रुपीज का है। हाँ, तो उसको भी हम स्टूडेंट के बेसिस पर करेंगे, ₹1,20,000 इंटू 660 डिवाइड बाई 1500, तो ये हो जाता है ₹52,800, और उसको हम 12:36:18 के रेशियो में करेंगे, तो 12 डिवाइड बाई 66, तो ये हो जाता है आर्ट्स के लिए 9,600 रुपीज, कॉमर्स के लिए हो जाता है 28,800, और साइंस के लिए हो जाता है 14,400। और यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट अलोकेशन था वो सभी के लिए हो चुका है, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइए। सारे हमारा कॉस्ट जो है वो अलोकेट हो चुके हैं, एडजस्टमेंट्स वगैरह भी हो चुके हैं। अब हमें कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम कैलकुलेट करना है फॉर ऑल 3 स्ट्रीम्स। तो इसका हमें टोटल करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना है। टोटल कॉस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर इसको ए कहे टोटल कॉस्ट को और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बी कहे तो सी हमें मिलेगा कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम। कैसे? ए डिवाइड बाई बी से। चलिए तो हम इसका टोटल करते हैं। 16,80,000 माइनस 84,000 प्लस 1,24,800 प्लस 43,200 प्लस 31636 प्लस 38,400 प्लस 86,400 प्लस 121,600 प्लस 36,000 प्लस 9600। तो ये टोटल कॉस्ट जो है आर्ट्स का वो बनता है 20,87,636 रुपीज। और हमारे जो स्टूडेंट्स हमें दिए थे वो कितने कितने थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120, 360 एंड 180। तो अगर 20,87,636 को मैं डिवाइड कर दूं 120 से, तो ये पर स्टूडेंट कॉस्ट कितना हो जाएगा? 17,396.96 आ रहा है, तो 397 में कर सकता हूं। अब कॉमर्स का कैलकुलेट करते हैं। 21 lakhs प्लस 84,000 प्लस 61,091 प्लस 187,200 प्लस
28,800 plus 94,909 plus 115,200 plus 259,200 plus 364,800 plus 1,08,000 plus 28,800, तो ये हो जाता है 34,32,000 रुपीज, और उसको हम डिवाइड करेंगे 360 स्टूडेंट्स से, तो ये हो जाता है 9,533 रुपीज, 9533.33 आ रहा है। ठीक है, अब साइंस का कैलकुलेट करते हैं। 25,20,000 रुपीज में से 61,091 को माइनस करेंगे। सी कैलकुलेशन करना है तो अगर कुछ भी माइनस में है तो प्लीज ब्रैकेट यूज कीजिएगा, ताकि आप कैलकुलेटर में जब भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तब गलती ना हो। प्लस 2,88,000 प्लस 172,800 प्लस 57,600 प्लस 47,455 प्लस 57,600 प्लस 129,600 प्लस 182,400 प्लस 54,000 प्लस 14,400, तो ये हो जाएगा 34,62,764 रुपीज, और उसको हम डिवाइड करेंगे 180 स्टूडेंट्स से, तो ये हो जाएगा 19,237.57 है, तो 19,238 रुपीज। सिंपल। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहां पर कंप्लीट होता है। अब जो बाकी के दो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, if the management decides to take uniform fee of ₹1,000 per month from all higher secondary students, calculate stream wise profitability। अगर मैनेजमेंट ऐसा डिसाइड करता है कि भी 1,000 रुपीज हमें फीस चार्ज करनी है, यूनिफॉर्म फीस मतलब जो ये कपड़े पहनते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं, हम यूनिफॉर्म मतलब कि सिमिलर फीस ₹1,000 पर मंथ फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी स्ट्रीम है तीनों ही स्ट्रीम के 1,000 रुपीज पर मंथ हर एक स्टूडेंट के पास चलेंगे, मतलब कि 12,000 रुपीज फॉर अ ईयर लिया जाएगा कॉमर्स आर्ट्स एंड स्टूडेंट साइंस के स्टूडेंट के पास से। तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रीम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हम यहां पर कर सकते हैं, बट ठीक है अलग से लिखा नहीं है हमने स्टेटमेंट में, तो वो लिखते हैं स्ट्रीम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। तो 12,000 रुपीज हमें एक स्टूडेंट के पास से कलेक्ट करना है। राइट। तो पर्टिकुलर्स आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, फीस कितनी लेनी है हमें? ₹1,000 इंटू 12 मंथ्स, तो 12,000 रुपीज फ्रॉम ईच स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट है, कॉस्ट ऑफ ईच स्टूडेंट कितना है? ये हमने फर्स्ट आंसर में कैलकुलेट किया 17,397 रुपीज, 9,533 और 19,238 रुपीज, 19,238 रुपीज। इसको हम ब्रैकेट में लिखे तो हमें पता चलेगा कि भाई प्रॉफिट हो या लॉस कितना होगा। तो प्रॉफिट और लॉस पर स्टूडेंट, इनको हम कैलकुलेट करेंगे। 12,000 में से 17,397 माइनस करेंगे तो 5,397 रुपीज का लॉस होगा। 12,000 में से 9,533 माइनस करें 2,467 रुपीज, और 12,000 में से 19,238 करेंगे तो 7,238 रुपीज का लॉस होगा। अब हमें यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है उसमें कैलकुलेट स्ट्रीम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, पर स्टूडेंट नहीं करना है तो टोटल करना होगा। तो इसको हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मल्टीप्लाई करना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस टोटल। तो ये प्रॉफिट और लॉस को ए कहे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बी कहे, और प्रॉफिट और लॉस टोटल जो है उसको सी कहे। तो ए इंटू बी करेंगे तो हमें
टोटल मिल जाएगा। स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, 120, 360 एंड 180। तो 5397 जो है उनको हम 120 स्टूडेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हो जाते हैं 6,47,640 रुपीज का लॉस। अगर 2467 रुपीज का जो प्रॉफिट है उसको 360 स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करें तो 8,88,120 रुपीज, और 7238 रुपीज का जो लॉस है उसको 180 से मल्टीप्लाई करें तो 13,02,840 रुपीज का लॉस होगा। समझ में आ रहा है? तो ये स्ट्रीम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी हमें पता चल गई, हमारा सेकंड आंसर हो गया। अब थर्ड आंसर जो पूछा, थर्ड क्वेश्चन पूछा है, if management decides to take 10% profit on cost, compute fees to be charged from the student of all three streams respectively। अगर हम 10% प्रॉफिट चार्ज करें ऑन कॉस्ट तो कितनी फीस चार्ज करनी होगी? तो मैं यहां पर ही कर दूं अगर फटाफट, जो हमारा फर्स्ट आंसर है 17397 है, तो 17397 पर 10%, सभी का 10% तो देखिए पता चली जाएगा, 1740, 1739.7 है तो उसको 1740, 9533 है तो उसका हो जाएगा 953 रुपीज प्रॉफिट ऐड करेंगे, 19238 है तो उसका 1923.8 होगा तो 1924 ऐड करेंगे। तो फीस कितनी होनी चाहिए? तो 17397 प्लस 1740 तो 19,137 रुपीज होना चाहिए आर्ट्स के लिए। कॉमर्स के लिए 9533 प्लस 953 तो 10,486 रुपीज होना चाहिए, और साइंस के लिए 19,238 प्लस 1924 तो 21,162 रुपीज होना चाहिए। राइट, तो ये फीस पर एनम हो जाएगा, और हमें क्वेश्चन में फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ ऑल थ्री स्ट्रीम ही पूछा है। आंसर में जो है उसमें फीस पर मंथ भी कैलकुलेट किया है। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो फीस पर मंथ मिल जाएगा। राइट, तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया। बड़ा क्वेश्चन है पर बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा मतलब लेंथ देख के आपको डाउट, क्वेश्चन डर लग सकता है। क्लियर? चलिए, कुछ डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। अब मेजर पार्ट ऑफ सर्विस कॉस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुका है, बहुत छोटा सा पार्ट अब बचा है, फटाफट कर लेते हैं वो भी। कुछ डाउट हो तो बताइए। अगर आप एग्जाम के हिसाब से, नंबर ऑफ एग्जाम के हिसाब से एग्जामिनेशन कॉस्ट को अलोकेट करेंगे, ये जो 2:2 दिया है तो उसमें आपको 2:2:2:2:20 के रेशियो में करना होगा, तो डेफिनेटली आपका आंसर अलग आएगा। और अलग आएगा तो भी जनरली जो आंसर कीज दी जाती है एग्जामिनर पेपर चेकर को, उनको जनरली बोला जाता है कुछ अजम्पशंस लेकर या अलग तरीके से कर सकते हैं, कई बार अल्टरनेटिव आंसर्स भी दिए होते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप दूसरे वेज से भी कर सकते हैं, जहां पर पॉसिबिलिटीज है वहां पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप अगर इस तरीके से नंबर ऑफ एग्जामिनेशन के बेसिस पर करेंगे तो चलेगा। इवन मॉड्यूल के आंसर में भी लिखा हुआ है, देखिए ये लास्ट में है, examination expense has been apportioned taking number of students into account. It may also apportioned on the basis of number of examination. आप कर सकते हैं दूसरे तरीके से, अगर सही है, वैलिड है, लॉजिकल है तो आप कर सकते हैं। दो अलग अलग आंसर के भी उनको आंसर्स और उनका मार्किंग सिस्टम दिया जाता है। चलिए, डन।
चलिए अब हम पढ़ते हैं कॉस्टिंग इन इंश्योरेंस कंपनीज, पेज नंबर 12.47 है। इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करती है। प्रीमियम उनका फीस रहता है और उनके सामने सिक्योरिटी देना, क्लेम पास करवाना, वो सब कुछ उनके अलग अलग सर्विसेज रहती है। इवन इंश्योरेंस कंपनीज दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी री इंश्योरेंस करवाती है ताकि उनके इंश्योरेंस को भी इंश्योरेंस मिले। तो जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज है उनके लिए भी ये जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज है उनके लिए इसी इंश्योरेंस कंपनीज के पास से री इंश्योरेंस मिलता है तो उसका भी इनकम भी मिलता है। और वो जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस करवाना चाहती है तो उनके लिए प्रीमियम कॉस्ट भी हो सकता है, मतलब कि एक कंपनी के लिए प्रीमियम इनकम होगी और दूसरे के लिए कॉस्ट हो सकता है। बाकी ऑपरेटिंग, मेंटेनेंस, वो सारे सर्वेयर का खर्चा, वो सब कुछ रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस वो आपको पता ही होगा, ये आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। इनकम ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज क्या रहती है? तो प्रीमियम ऑन पॉलिसी पीरियोडिक या वन टाइम होता है। कमीशन ऑन री इंश्योरेंस, जो वो री इंश्योरेंस देते हैं तो उसमें जो कमीशन मिलता है। फंड एडमिनिस्ट्रेशन फी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, वो जो इतना प्रीमियम वगैरह मिलता है तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करते हैं जिसमें से उनको इंटरेस्ट इनकम वगैरह मिलते हैं। एक्सपेंडिचर क्या रहते हैं? डायरेक्ट कमीशन पेड टू एजेंट्स, क्लेम सेटलमेंट, कॉस्ट ऑफ वैल्यूएशन, वो जो भी कितना प्रीमियम लेना चाहिए, सर्वे करने चाहते हैं तो वो सब कुछ। प्रीमियम फॉर री इंश्योरेंस, लीगल एंड अदर कॉस्ट्स एटसेट्रा। इनडायरेक्ट कॉस्ट में एक्चुरियल फीस, जो प्रीमियम कितना होना चाहिए तो उसके लिए एक्चुरी, एक्सपर्ट जो होता है वो इंश्योरेंस का प्रीमियम डिसाइड करते हैं। मार्केट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, अलग अलग प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं मार्केट में वो जाना, सभी को इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, असेट मैनेजमेंट कॉस्ट एटसेट्रा, ये सारे कॉस्ट उनको होते हैं। मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन एन इंश्योरेंस कंपनी, इसके लिए वो एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का भी यूज कर सकते हैं कि एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करें, जो हमने चैप्टर 5 में समझा था। लाइक कि वो कॉस्ट बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी या फिर पॉलिसी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह देख सकते हैं, बट इन डिटेल इतना नहीं समझा है, आप नहीं करेंगे तो चलेगा। प्री प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, कौन सी प्रोडक्ट लेकर आनी है उसका भी खर्चा होता है, एक्टिविटीज होती है, मार्केट सर्वे वगैरह किया जाता है। और पोस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, उसको एक बार बना दिया फिर वो सभी को मार्केटिंग करना, बताना, समझाना और वो सेल करना, वो सारे कॉस्ट होते हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इलस्ट्रेशन 12 करते हैं, पेज नंबर 12.49 पर दिया हुआ है। Senziet Life Care Limited operates in a life insurance business. Last year, it launched a new term insurance policy for practicing professionals, Professional Protection Plus. Professionals के लिए उन्होंने ये एक इंश्योरेंस प्लान लेकर आए। The company has incurred the following expenditures during the last year for the policy. उन्होंने क्या क्या एक्सपेंडिचर किए? पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट 11,25,000, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग द पॉलिसी 45,20,000, सेल्स सपोर्ट एक्सपेंस 11,45,000, पॉलिसी इंश्योरेंस कॉस्ट 10,05,900, पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट 35,20,700, क्लेम्स मैनेजमेंट कॉस्ट 1,25,600, जो क्लेम वो पास करते हैं, पैसे देते हैं, वो सब कुछ। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉस्ट 74,32,000, पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक 10,25,000, फैसिलिटीज कॉस्ट 15,24,000, फैसिलिटीज में बिल्डिंग फैसिलिटीज वो सब कुछ हो सकता है, फर्नीचर वगैरह। एम्प्लॉय कॉस्ट 5,60,000, ऑफिस एडमिन कॉस्ट 16,20,400। नंबर ऑफ पॉलिसीज सोल्ड 528 और टोटल इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ पॉलिसीज 1320 crores। Required. Calculate total cost for a professional protection plus policy, segregating the costs into 4 main activities, namely marketing and sales support, operations, IT and support functions। हमें ये 4 एक्टिविटीज में सारे कॉस्ट को डिवाइड करना है। कॉस्ट तो हमारे ये सारे दिए है वही है, उसमें 4 एक्टिविटीज में डिवाइड करना है। तो देखिए, सबसे पहले है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग किया, सेल्स किया, वो ऑपरेशन, जो मेन ऑपरेशन, प्रीमियम जो है उनके साथ प्रीमियम कलेक्ट करना, पॉलिसी बनाना, क्लेम्स वगैरह सेटल करना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉस्ट एंड सपोर्ट फंक्शन, इन सभी को जो सपोर्ट करते हैं वो फंक्शन। तो देखिए, ये पॉलिसी डेवलपमेंट, पॉलिसी को डेवलप कर रहे हैं तो वो मार्केटिंग के पर्पज से है, मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट के पर्पज से है। तो जो ये हमारी पहली एक्टिविटी थी मार्केटिंग एंड सेल्स, उसका
ये एक्टिविटी रहेगा। फिर कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ द पॉलिसी, डेफिनेटली फर्स्ट एक्टिविटी जो है उसी का पार्ट रहेगा। सेल्स सपोर्ट एक्टिविटी, सेल्स सपोर्ट एक्सपेंस है वो भी मार्केटिंग एंड सेल्स का ही एक्सपेंस है। पॉलिसी इश्यूएंस कॉस्ट, पॉलिसी को इश्यू कर रहे हैं तो पॉलिसी इश्यू उनका मेन ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशंस वाली एक्टिविटी में जाएगा। पॉलिसी को सर्विस करना, ऑपरेशंस। क्लेम्स मैनेजमेंट कॉस्ट, क्लेम को मैनेज करने का कॉस्ट, जो भी क्लेम करते हैं जिनके पास पॉलिसी है, तो ये ऑपरेशंस का पार्ट रहेगा। आईटी कॉस्ट तो डेफिनेटली आईटी में ही जाएगा, सी जो एक्टिविटी है। पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक वो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ये सपोर्ट एक्टिविटीज डी में जाएगा। फैसिलिटीज भी सपोर्ट करती हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पर जनरली एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाइट कॉलर जॉब, तो डी में जाएगा। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन भी डी में जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमें सेग्रीगेट करके हमें कॉस्ट दिखाना है। तो फर्स्ट आंसर में आपका ये पूरा स्टेटमेंट बनेगा जिसमें ये अलग अलग एक्टिविटीज जो 4 है उसमें आपको डिवाइड करके टोटल कॉस्ट निकालना है। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट कॉस्ट पर पॉलिसी, जो टोटल कॉस्ट आया उसे नंबर ऑफ पॉलिसीज जो 528 है उनसे डिवाइड करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, 1 रुपी का जो इंश्योर्ड वैल्यू है उसके सामने कॉस्ट कितना, तो ये जो रुपीज की वैल्यू इंश्योर्ड है 1320 करोड़, उनसे हमें टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर पॉलिसी, तो 2,36,03,600 को 528 पॉलिसी से डिवाइड किया, तो हर एक पॉलिसी का कॉस्ट आया 44,703 रुपीज। कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, टोटल कॉस्ट 2.36 करोड़, उसको 1320 करोड़, दोनों को करोड़ में कन्वर्ट करके किया है। अदरवाइज 1320 करोड़ आप नॉर्म फुल फिगर में भी लिखकर कर सकते हैं। तो पर इंश्योर्ड वैल्यू, 1 रुपए का अगर इंश्योरेंस लिया है 1 रुपए की वैल्यू के सामने, तो उसका कॉस्ट है 0.0018 रुपीज। समझ में आया? ये हमारा इलस्ट्रेशन 12th था और इंश्योरेंस कंपनी के बारे में था। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी डेवलपमेंट जो है पॉलिसी आप डेवलप कर रहे हैं वो मार्केट में रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से होगा। पॉलिसी जो है कि कैसे सेल करेंगे, किसको क्या जरूरत है, आपको जो रिक्वायरमेंट मार्केट में होती है उस हिसाब से आप पॉलिसी डेवलप करते हैं। तो मार्केटिंग और सेलिंग के लिए वो किया जाएगा कि भाई हाँ चलो यहाँ पर जरूरत है, हम यहाँ पर पॉलिसी लेकर आते हैं, यहाँ पर हम इंश्योरेंस देंगे, तो वो रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह किया होगा। तो इसीलिए ये पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट है वो मार्केट एंड सेल्स में गया। चलो और कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कॉस्टिंग कैसे होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह करेगी, फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो है उसका हम ऑडिट कॉस्टिंग कैसे करेंगे। फाइनेंस में लोन अलग अलग टाइप की, अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग सेक्शंस वगैरह के हिसाब से दिया जाता है। उस हिसाब से वो इंटरेस्ट इनकम जो है वो लेते हैं। और इवन वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट कर सकते हैं तो वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, उसमें से इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें से उनको इंटरेस्ट इनकम होगा। तो फाइनेंशियल इनकम, फाइनेंशियल कॉस्ट उसके लिए मेन होता है। ये हम नहीं समझेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पर इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा हो चुका है। डेफिनेटली वो सारी चीजें अब हम नेट, इंटरनेट एप्लीकेशन से कर सकते हैं, तो उसका भी कॉस्ट, उसमें भी इन्वेस्टमेंट वगैरह रहता है।
कॉस्ट मेजरमेंट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट मेजरमेंट, किस तरह से कॉस्ट मेजर करेंगे, अंडरस्टैंड द प्रॉफिटेबिलिटी बाय प्रोडक्ट ऑफर्ड एंड बाय कस्टमर, कस्टमर वाइज और प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए मेजर करना जरूरी है, एस्टैब्लिशिंग अ मैकेनिज्म फॉर प्राइसिंग द प्रोडक्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट लेवल एंड एक्टिविटी लेवल यूनिट कॉस्ट, एक एक प्रोडक्ट लेवल पर कितना कॉस्ट होता है या फिर एक्टिविटी लेवल पर कितना कॉस्ट होता है वो जानने के लिए कॉस्ट मेजर करना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्टिविटी इश्यूज एंड द रिलेशनशिप विद स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्टिविटी में क्या इश्यू आते हैं और रिलेशनशिप क्या है, स्ट्रेटेजिक क्या ओवरऑल अचीव करना है फ्रॉम दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो जानेंगे और किस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, किस तरह से प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। In nutshell, financial institutions need to understand their position in various product lines and to find out how they can stay in competing edge or becomes a leader. Right? ये definitely at the end क्या अचीव करना है और वो कैसे अचीव करेंगे वो सोचना है, तो definitely cost measurement जरूरी है। कॉस्ट आप जितना कम कर पाएंगे, राइट, या फिर आप बहुत ही अलग ही फीचर्स दे पाएंगे, तभी आप मार्केट में टिक सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसमें भी अलग अलग जो एक्टिविटीज होती है उसके बेसिस पर वो कॉस्टिंग कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैन हेल्प द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी बाय प्रोडक्ट, by customer, identify the activity level unit cost and build a product level cost, which in turn forms the basis for a product level pricing or a customer level pricing. आप प्रोडक्ट वाइज प्रॉपर एक्यूरेट कॉस्ट फाइंड आउट कर पाएंगे या फिर कस्टमर वाइज, ताकि आप उनसे उतना ही चार्ज करें, जो मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हैं तो उनसे मैक्सिमम कॉस्ट हमें रिकवर करना चाहिए। Financial institution can improve their profitability by concentrating on products that are more profitable. Focus on a high margin customer. किसके ऊपर फोकस करना है वो भी पता चलेगा, तो उसके लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो एडवाइजेबल रहता है, राइट। चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछने के चांसेस कम है। इलस्ट्रेशन 13 देखते हैं। The loan department of a bank performs several functions in addition to home loan application processing task. ये लोन डिपार्टमेंट ऑफ अ बैंक है, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं इन एडिशन टू होम लोन डिपार्टमेंट का जो काम है वो। इट इज एस्टिमेटेड दैट 25% ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ अ लोन डिपार्टमेंट आर एप्लीकेबल टू द प्रोसेसिंग ऑफ होम लोन एप्लीकेशन। जो पूरे ओवरहेड्स है उसमें से 25% जो है वो सिर्फ होम लोन के लिए है। The following information is given concerning the processing of a loan application. Loan application का cost calculate करने के लिए कुछ information दी गई है। Direct professional labor, loan processor monthly salary, 4 employees at ₹60,000 each. 4 एम्प्लॉइज जो है वो इस काम के लिए है, होम लोन के लिए, तो 2,40,000 रुपीज उनका कॉस्ट है, 4 एम्प्लॉइज 60,000 रुपीज ईच, तो मंथली सैलरी 2,40,000 होती है। और लोन डिपार्टमेंट के ओवरहेड कॉस्ट हमें मंथली दिए हैं। चीफ लोन ऑफिसर सैलरी 75,000, टेलीफोन एक्सपेंस 7500, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 28,000, लीगल एडवाइस 24,000, एडवर्टाइजिंग 40,000, मिसलेनियस 6500, टोटल ओवरहेड कॉस्ट 1,81,000। इन सभी का टोटल करके 1,81,000 का कॉस्ट बनता है। पर होम लोन को कितना जाएगा, इसका 25%. You are required to compute the cost of processing home loan application on the assumption that 500 home loan application are processed each month. हर महीने अगर 500 एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है तो आपको बताना है कि टोटल जो ये कॉस्ट है उसमें से हर एक होम लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का कॉस्ट कितना होगा। तो ये 1,81,000 का 25% करेंगे और ये जो 2,40,000 रुपीज प्रोफेशनल्स की फीस है उन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा। उसको हम 500 से डिवाइड करेंगे तो एक होम लोन प्रोसेसिंग का कॉस्ट कितना होगा वो पता चलेगा। सिंपल है, राइट। डायरेक्ट प्रोफेशनल कॉस्ट 2,40,000 प्लस सर्विस ओवरहेड 181 का 25% 45,250, उसका टोटल 2,85,250। उसको 500 होम लोन एप्लीकेशन से डिवाइड करेंगे तो एक एप्लीकेशन का कॉस्ट होगा 570.5 रुपीज। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो कॉस्टिंग है वो कंप्लीट होता है और ये हमारा इलस्ट्रेशन 13 था वो भी कंप्लीट होता है। सिंपल था, राइट।
चलिए अब लास्ट जो टाइप ऑफ इंडस्ट्री का दिया है अदर सर्विसेज, कॉस्टिंग फॉर पावर हाउसेस, जो पावर जनरेट करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं, उनका कॉस्टिंग कैसे करेंगे। पावर हाउसेस engaged either in electricity generation or a steam generation use the concept of service costing, that is powerhouse costing. Cost unit is different for electricity generation and steam generation. Cost unit for electricity generation organization is cost per kilowatt hour. किलोवाट आवर में वो मेजर होता है. That means cost of generating 1 kilowatt of power per hour. Please note that किलोवाट आवर is commonly known as a unit. एक यूनिट हम जो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए एक कितने यूनिट्स यूज हुआ है. The costs are shown under the following heads. स्टैंडिंग चार्जेस और फिक्स्ड कॉस्ट जो पूरे पीरियड के लिए फिक्स रहते हैं. रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, सैलरीज इफ पेड ऑन अ टाइम और अ मंथली बेसिस, एडमिन एक्सपेंस एटसेट्रा. वेरिएबल और रनिंग कॉस्ट जो है उसमें फ्यूल चार्जेस, water charges, wages or labor charges if paid on the basis of production, any other variable cost. Semi variable cost और maintenance cost जिसमें meters, furnaces, जिस वो भट्टी जैसा कहते हैं जिसमें से वो steam या power generate हो सके, service material, tools etc. अब देखते हैं illustration 14 पेज नंबर 12.54 पर दिया हुआ है. Prepare the cost statement of Ignis Thermal Power Station showing the cost of electricity generated per kilowatt hour from the data provided below pertaining to the year 22-23. हमें यहाँ पर कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है इग्निस थर्मल पावर स्टेशन का जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है पर किलोवाट आवर के हिसाब से, जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर किलोवाट आवर भी दिखाना है. Total units generated 20 lakhs kilowatt hours. Operating labor 30 lakhs. Repairs and maintenance 10 lakhs. Lubricants, spares and stores 8 lakhs. Plant supervision 6 lakhs. Admin overheads 40 lakhs. 5 kilowatt hours of electricity generated per kg of coal consumed at rupees 4.25 per kg. 5 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जब 1 किलो कोल यूज होता है और उसका कॉस्ट है 4.25 रुपीज पर केजी. डेप्रीशिएशन चार्जेस एट 5% ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 5 करोड़ और 5 करोड़ के ऊपर 5% डेप्रीशिएशन चार्जेस भी लगता है. तो ये जो कॉस्ट हमें दिए हुए हैं वो तो एज इट इज हमें लिखना है, प्लस ये फ्यूल का ये जो कोल कंजम्पशन का कॉस्ट है वो कंसिडर करना है और डेप्रीशिएशन हमें कंसिडर करना है. डेप्रीशिएशन तो इजी 5 करोड़ के 5% करना है और जो कोल कंजम्पशन है तो टोटल हमने 20 लाख किलोवाट आवर्स कंज्यूम किए हैं, जनरेट किए हैं. तो उसमें क्या होगा, एक किलोग्राम कोल में से हमें 5 किलोवाट आवर्स मिलते हैं. तो 20 लाख जो है उनके लिए कितना, या फिर सीधा ही आप ऐसा कर सकते हैं कि 4.25 रुपीज में आप 5 किलोवाट आवर्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं. तो 20 लाख में कितना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 20 लाख इंटू 40, 4.25 डिवाइड बाय 5, तो आपको फ्यूल कॉस्ट कॉल का कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा. चलिए, तो ये प्लांट सुपरविजन जो है यहाँ पर फिक्स्ड और वेरिएबल में अलग अलग किया है. प्लांट सुपरविजन, एडमिन ओवरहेड्स और डेप्रिसिएशन 5 करोड़ के 5% वो फिक्स्ड में लिए हैं. बाकी ऑपरेटिंग लेबर, लुब्रिकेंट्स, रिपेयर मेंटेनेंस ये भी हमें दिए ही हुए थे, वो लिए हैं. और कोल का कॉस्ट जो है वो यहाँ पर दिया है 20 लाख डिवाइड बाई 5 इंटू 4.25, तो 17 लाख रुपीज. ये फिक्स्ड टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट और इससे टोटल कॉस्ट मिला और उन सभी को 20 लाख किलोवाट आवर से डिवाइड किया तो पर किलोवाट आवर कितना होगा वो भी यहां पर हमें पता चल गया. सिंपल. चलिए, यही सिमिलर क्वेश्चन इसका आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 है पेज नंबर 12.62 पर दिया है वो सेम क्वेश्चन है, राइट. उसमें प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट और आपको यहां पर सिर्फ फिगर्स चेंज कर दिए हैं, बाकी कुछ अलग नहीं है. मैं आपको 2 मिनट देता हूं, ये आप फटाफट ये क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, तो यहां पर हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो जाता है, राइट. कुछ नहीं है उसमें, 2 मिनट में आप फटाफट देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिगर्स ही चेंज किए हैं.
और हो जाए तो एक बार डन ऐसा कुछ लिख दीजिए। चलिए, यहाँ पर हमारे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो हो गए। अब इलस्ट्रेशन 15 एक ही बाकी है, वो हम कवर अप कर लेते हैं। पेज नंबर 12.55 पर दिया है, Solar Power Limited has a power generation capacity of 1000 megawatt per day. On an average, it operates at 85% of its installed capacity. The cost structure of the plant is as under. यहाँ पर हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया है। ये एक जो सोलर प्लांट है उसमें 1000 मेगावाट पावर जनरेट हो सकता है और 85% इसकी कैपेसिटी यूटिलाइज भी होती है। यहाँ पर बताया 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट, ये ध्यान में रखना है। चलिए, एम्प्लॉय कॉस्ट पर ईयर है 2500 इन लैक्स है ये सारे रुपीस। सोलर पैनल मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर है 250 लैक्स। साइट मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर है 150 लैक्स। डेप्रिसिएशन पर ईयर है 5940 लैक्स। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग 1 किलोवाट ऑफ पावर। 1 किलोवाट का ही आपको कैलकुलेट करना है, जबकि ये सारे कॉस्ट है वो कितने के लिए है 1000 मेगावाट और उसमें से यूटिलाइज कितना होता है 85%, मतलब कि 850 मेगावाट के लिए दिया है, जबकि हमें कन्वर्ट करना है 1 किलोवाट में। तो ये जो टोटल कॉस्ट होगा वो 850 मेगावाट के लिए है, तो उसको 850 में से 1 मेगावाट के लिए और उसमें से डिवाइड करेंगे 1000, तो किलोवाट के लिए मिल जाएगा। तो ये सारा 2500 प्लस 250 प्लस 150 प्लस 5940, तो टोटल कॉस्ट हमें मिला 8840 लैक्स। एस्टिमेटेड पावर जनरेटेड इन मेगावाट कैसे मिला वर्किंग नोट में, तो 1000 मेगावाट इंटू 85%। सी ये 1000 मेगावाट पर डे के लिए है, सॉरी मैंने भी ये ध्यान नहीं दिया था, पर डे के लिए है, तो 1000 मेगावाट इंटू 85% इंटू 365 डेज, तो होगा 310250 मेगावाट्स। तो ये जो टोटल हमारा कॉस्ट है 8840 लैक्स वो 310250 मेगावाट्स के लिए है। तो 31250, तो यहां पर हम कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग 1 मेगावाट कैलकुलेट करेंगे, तो ये 8840 लैक्स है, तो 8840 मतलब कि E इंटू 1 लाख करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिलेगी, फुल अमाउंट, उसको F मतलब कि 310250 मेगावाट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2849.31, ये 1 मेगावाट जनरेट करने के लिए है। उसको हम 1000 किलोवाट से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोवाट के लिए मिलेगा, तो 2.849 रुपीस होगा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, राइट? कुछ डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस और कॉन्सेप्ट्स भी कवर अप हो चुके। एक कॉन्सेप्ट बाकी है केपीआई का, वो कवर अप करते हैं। कुछ डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज हम केपीआई वाला पॉइंट देखकर ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। जो लोग ये रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग देखेंगे मतलब जब भी, तो रिकॉर्डिंग देखे तब भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। जी पॉइंट को एक्सप्लेन करूं तो देखिए यहाँ पर 8840 लैक्स है,
8840 लैक्स इस तरह से होगा। तो उन्होंने क्या किया है, ये 8840 ई डिवाइड बाई एफ, ई मतलब टोटल कॉस्ट, उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि ये हुआ, और उसको एफ से डिवाइड किया, दिस डिवाइड बाई 310250। तो इससे कीजिए 8840 लैक्स डिवाइड बाई 310250, तो ये हो जाएगा 2849.31। क्लियर? चलिए, तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का थियरी पार्ट है, वो हम कवर अप करते हैं, जो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में आपको दिया हुआ है। आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। पेज नंबर 12.4 पर है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज है उसमें कौन सा ऐसा फैक्टर होगा कि जिससे उसका परफॉर्मेंस है वो मेजर हो सके, कौन से ऐसे पॉइंट से वो इंडिकेट करते हैं। SCPM के जो लेक्चर की बात करें, प्लीज ये CA फाइनल के लिए जो होंगे वो मैं जल्दी अपलोड करने का सोच ही रहा हूँ। मोस्टली मिड ऑफ द अप्रैल से मैं इसका भी लाइव लेक्चर का सोच रहा हूँ कि SCPM के भी हम लाइव लेक्चर ऐसे ही करते जाएंगे, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज रिकॉर्डिंग करके तो नहीं हो रहा है। बीइंग ए टीचर में भी डिसिप्लिन नहीं हो रहा हूँ। मैं ज्ञान तो देता रहता हूँ कि स्टूडेंट को डिसिप्लिन होना चाहिए, पर नहीं हो पा रहा है। जल्दी SCPM के भी लेक्चर्स जो है उसके भी लाइव लेक्चर मोस्टली फ्रॉम द मिड ऑफ द अप्रैल से मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो वो भी पूरा कंप्लीट ऐसे ही कर लेंगे। होपफुली उसके पहले आप SCPM के जितने 4 चैप्टर्स के वीडियोस है वो देख लीजिएगा। चलिए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है वो हर एक इंडस्ट्री जो है उनके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो है उसके बारे में, कि जिससे ये जो इंडस्ट्री है उसका परफॉर्मेंस मेजर कर सके। जैसे कि मैं ये बताऊं कि मेरा ये वीडियो जो है अगर आप ज्यादा टाइम तक देख रहे हैं तो जितने स्टूडेंट्स इसमें एंगेज हो रहे हैं, जितने ज्यादा टाइम तक ये वीडियोस देख रहे हैं, वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि मेरा वीडियो अच्छा है, एंगेजिंग है। आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते होंगे, यूट्यूब भी यूज करते हैं, तो उसमें अब लाइक की जगह पर आप शेयर और सेव ज्यादा करते हैं, राइट। आपको अगर कोई भी रील जो है वो एकदम आपको रिलेटेबल लगती है तो तुरंत ही आप अपने फ्रेंड को भेज देते हैं, राइट। तो वो क्या है कि आप शेयर करते हैं, जो कंटेंट आपको ज्यादा रिलेटेबल लगता है वो आप शेयर करते हैं। तो जितना ज्यादा शेयर होता है उससे ऐसा लगता है कि ये रील जो है वो अच्छी है। तो जितने ज्यादा शेयर होते हैं उनसे ऐसा पता चलता है कि ये रील है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। या पहले लाइक और कमेंट ज्यादा देखा जाता था, अब शेयर और सेव देखा जाता है सबसे ज्यादा। सभी में अलग अलग होता है कि कितना परफॉर्मेंस कौन सा है। इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए क्या परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है कि कितने स्टूडेंट्स पास होते हैं, कितने स्टूडेंट्स रैंक लेकर आते हैं, तो वो उनका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। तो अलग अलग जो इंडस्ट्री है उसके लिए अलग अलग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर हमें समझाया हुआ है, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हैं, वो हमें यहाँ पर कंसिडर करना रहेगा। चलिए, ये आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इंडस्ट्री दी होगी और उसका केपीआई पूछेंगे एग्जांपल के तौर पर, या उसको समझाने के लिए भी पूछ सकते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है तो नंबर ऑफ शिपमेंट्स, जितने नंबर ऑफ शिपमेंट्स ज्यादा है उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अच्छे से चल रहा है, ऐसा माना जाएगा। This logistics metric monitors the number of orders that are shipped out of the warehouse, कितने शिपमेंट किए। ट्रक टर्न अराउंड रेट, ट्रक टर्निंग,
द टाइम फ्रॉम व्हेन अ डिलीवरी ट्रक एंटर्स द वेयरहाउस टू कलेक्ट और डिलीवरी प्रोडक्ट्स टू व्हेन इट एग्जिट्स द फैसिलिटी। ट्रक कितने टाइम में वो टर्न अराउंड पूरा, मतलब जब आया तब से लेकर वो गया तब तक की पूरी जो टाइमिंग वो कितना कम है, वो अच्छी बात है। लीड टाइम, ऑर्डर साइकिल टाइम, कितना टाइम लगता है डिलीवरी करने में। द अमाउंट ऑफ टाइम इन बिटवीन ऑर्डर प्लेसमेंट बाय कस्टमर एंड रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, आप कितना ऑर्डर करते हैं और कब आप रिसीव करते हैं, वो जितना कम होता है यूजर सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है। इसीलिए जल्द से जल्द, लाइक जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट का तो है ही 10 मिनट्स डिलीवरी, तो वही तो है, आप ऑर्डर करें 10 मिनट में आपके घर पर पहुंच जाएगा, तो वो आपका यूजर सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है। तो जितना लीड टाइम कम है, जो जल्दी डिलीवरी करता है, उतना यूजर सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है। वो सभी में अलग अलग होता है। Amazon, फ्लिपकार्ट पर भी अगर आप ऑर्डर करते हो और जितना जल्दी आता है तो आप उस सर्विस को ज्यादा करते हैं, यूज करते हैं, राइट। ऑन टाइम और एंड इन फुल, द नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल्ड एंड क्वांटिटी स्पेसिफाइड, जितना चाहिए वो पूरा का पूरा मिल गया और ऑन टाइम मिल गया। Amazon में ऐसा ही होता है ना, आपको जिस दिन बताया, फ्लिपकार्ट में जिसमें भी बताया है, उसमें आपको जिस दिन बताया उसी दिन आपको मिलता है। जनरली उसमें डिलीवरी कभी भी डिले नहीं होती है। Amazon में पहले तो सरप्राइज कर देते थे, वो बताते थे कि भाई 25th को आएंगे, बट आ जाते थे 22nd 23rd को ही। बट अभी उनका इस तरह से हो गया कि जो दिन बताते हैं उसी दिन आ जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि वो ऑन टाइम भी होते हैं और फुल आपको सेटिस्फाई भी करते हैं कि मतलब पूरी की पूरी क्वांटिटी आपको मिल जाती है। तो ये भी एक इंडिकेटर हो सकता है। फिर होटल इंडस्ट्री, उसके लिए कॉस्ट पर ऑक्यूपाइड रूम, तो एवरेज कॉस्ट पर ऑक्यूपाइड रूम का कितना कॉस्ट होता है, वो जितना कम है अच्छी बात है। ऑक्यूपेंसी रेट, द रेशियो रेफर्ड और यूज्ड रूम्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ अवेलेबल रूम, कितना ऑक्यूपेंसी है, जितना ज्यादा ऑक्यूपेंसी है उसका मतलब कि आपकी होटल अच्छी है। अगर खाली है तो वो रिस्की है, डाउटफुल है, अच्छी सर्विसेज नहीं है, ऐसा। या रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, द एवरेज रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम डे, एक रूम डे में से कितना रेवेन्यू होगा, जितना रेवेन्यू ज्यादा अच्छी बात है, अच्छा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर इंडस्ट्री, उसमें बेड ऑक्यूपेंसी रेट, द प्रोपोर्शन ऑफ हॉस्पिटल बेड्स इन यूज एट एनी टाइम, जितनी ऑक्यूपेंसी ज्यादा उतनी हॉस्पिटल अच्छी है, सर्विसेज अच्छी है। Staff to patient ratio, the number of staff resources present to attend the patients in a hospital over a certain period of time, कितने स्टाफ अवेलेबल है पेशेंट के हिसाब से, वो जितना स्टाफ ज्यादा होंगे पेशेंट्स के हिसाब से, या फिर इक्वल, या फिर मतलब कि पेशेंट जो अगर ज्यादा है तो उस हिसाब से स्टाफ भी ज्यादा होना चाहिए, वो जितना अच्छा होगा, वो जितना ज्यादा होगा वो अच्छी बात है। एवरेज ट्रीटमेंट चार्ज, द एवरेज अमाउंट दैट अ फैसिलिटी चार्ज इज अ पेशेंट फॉर अ ट्रीटमेंट, कितना वो एवरेज चार्ज करती है, वो जितना कम चार्ज करती है उतना अच्छा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। आईटी एंड आईटीएस सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके एनेबल्ड सर्विसेज, उसमें ग्रॉस बर्न रेट, द रेट एट विच द कंपनी यूजेस अप इट्स अवेलेबल कैश टू कवर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बर्न मतलब कि कैश कितना बर्न हो रहा है, आपका लॉस कितना हो रहा है, वो जितना कम वो बेटर है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, केक, ये आपने शार्क टैंक इंडिया में भी बहुत सुना होगा, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कितना कॉस्ट है, मतलब उसमें आप फ्री चार्जेस देते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कोई भी तरीके की चीजें आ जाती हैं। अमाउंट इट टेक्स टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, नए कस्टमर को लेकर आने के लिए, लाइक जैसे कि गूगल पे था, वो पहले 50 रुपीज आपको बेनिफिट देते थे कि अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको 50 रुपीज का कैशबैक है, तो उसमें एक कस्टमर का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 50 रुपीज बनता है कि नया कस्टमर आया तो उसको 50 रुपए दिए जाते हैं। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, CLV, द टिपिकल नेट प्रॉफिट अ कंपनी जनरेट्स ओवर द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ अ सिंगल कस्टमर, एक कस्टमर में से कितना नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा, वो जितना ज्यादा होगा पूरी लाइफ साइकिल में उतना अच्छी बात है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस है। मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू कितना हो रहा है, रिकरिंग रेवेन्यू जितना ज्यादा अच्छी बात है। द अमाउंट अर्न्ड ईच मंथ थ्रू सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल्स, न्यू सेल्स, अपसेल्स एंड फ्लक्चुएशंस ऑन अ मंथली बेसिस, मंथली बेसिस पर सेल किस तरह से बढ़ रहा है। थ्रू सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल्स, मतलब कि जैसे कि आप नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, अगर उसका सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कैसे, वो अगर आप रिन्यू करवाते हैं हर मंथ, दैट मीन्स कि आप सेटिस्फाइड है विद द सर्विस, विद द कंटेंट, तो रिन्यूअल जो करवाता है तो वो अच्छी बात है। या फिर न्यू सेल्स, नए कस्टमर्स, नए सब्सक्राइबर्स मिले। अपसेल्स मतलब कि जैसे जियो हॉटस्टार में भी होता है कि भाई
अपने मोबाइल फोन के लिए लिया था, अब टीवी के लिए भी लिया, ज्यादा यूजर्स के लिए, ज्यादा अच्छी क्वालिटी के लिए लिया, दैट इज कंसिडर्ड एज अपसेल, मतलब कि अपग्रेड करवाया। या फ्लक्चुएशंस ऑन अ मंथली बेसिस, और फ्लक्चुएशन इंक्रीजिंग वे में है तो वो अच्छा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, वो डिक्रीज हो रहा है तो वो बुरा है, राइट। परफॉर्मेंस आपका दिखा रहा है पर। churn rate, the percentage of customers that cancel their recurring subscriptions over a given period of time। churn rate मतलब कि कैंसलेशन कितना हो रहा है, वो जितना कैंसलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो खराब सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आपको पता हो तो थोड़े टाइम पहले चैट जीपीटी के बहुत सारे यूजर्स हैं, उन्होंने उसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया या उसकी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया, तो वो churn rate दिखा रहा है कि वो बहुत ही गिर गया, तो एक न्यूज रिफ्लेक्शन है आपके परफॉर्मेंस का। Cost per feature, how much specific feature cost your business based on usage and cloud cost। जितने ज्यादा फीचर्स उतने ज्यादा कॉस्ट होता है कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में, तो वो जितने फीचर्स है उसका कॉस्ट कितना बन रहा है। अगर मैं मेरी एप्लीकेशन लेकर आऊं एजटेक की, तो उसमें भी बहुत सारे फीचर्स है, तो उस हिसाब से कॉस्ट हो सकता है। फिर टेलीकम्युनिकेशन, एवरेज रिटर्न पर यूजर, हाउ मच मनी अ कंपनी इज मेकिंग फॉर ईच पर्सन यूजिंग इट्स सर्विसेज। जो भी उनके कस्टमर है उनसे उनसे कितना रिटर्न मिल रहा है पर यूजर, वो जितना ज्यादा उतना अच्छा परफॉर्मेंस है। सब्सक्राइबर एक्विजिशन कॉस्ट, कॉस्ट इन्वॉल्व विथ गेनिंग न्यू सब्सक्राइबर, न्यू कस्टमर एक्वायर करने का कॉस्ट कितना हो रहा है। नेटवर्क ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ कंटिन्यूअल अपकीप टू टेलीकॉम्स नेटवर्क, टेलीकॉम के नेटवर्क को सबसे अच्छा रखने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो। And gross revenue retention, how well a company is retaining its customer based on factors such as sales price increases, organic customer growth and more। आपके कस्टमर आपकी सर्विस ले रहे हैं, वो स्विच नहीं कर रहे टू अनदर टेलीकम्युनिकेशन, वो कैसा है, वो रेट भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दिखाता है। इन एजुकेशन सेक्टर, इंस्ट्रक्शनल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ अ पार्ट टाइम एंड अ फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स, फुल टाइम और पार्ट टाइम फैकल्टी का कॉस्ट कितना है, जितना कॉस्ट कम उतना अच्छा है। हमारे लिए नहीं, फैकल्टी के लिए अच्छा नहीं होता, पूरे इंस्टीट्यूट के लिए वो अच्छा माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर स्टूडेंट, हाउ मच एन इंस्टीट्यूशन इज स्पेंडिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑन अ पर स्टूडेंट बेसिस, हर स्टूडेंट के लिए कितना खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में किया जाता है, वो जितना कम अच्छा। ट्यूशन कॉस्ट, कॉस्ट अक्रूड बाय अ स्टूडेंट ऑन अ सेमेस्टर और एनुअल बेसिस, जो एजुकेशन के लिए वो कॉस्ट करते हैं वो कितना है। And student to faculty ratio, the number of students per faculty members on a or on a campus wide basis or a by department। ये भी होता है कि भाई पर टोटल स्टूडेंट्स के सामने कितनी फैकल्टीज है, उसका रेशियो भी दिखाता है। जितने ज्यादा फैकल्टीज है दैट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट और बेटर। एंड इंश्योरेंस सेक्टर, एवरेज कॉस्ट पर क्लेम, द एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच क्लेम मेड, जितने क्लेम होते हैं उसका एवरेज कॉस्ट कितना है, जितना कम बेटर। कंपोनेंट्स of claim costs, costs which are associated with claim like legal fees, time to settle, administration cost and report delays, उसके related जितने भी cost है वो जितने कम। cost per quote, the cost that the company incurs in order to get a quote in front of potential client, potential client को वो quote करते हैं। ये definitely इंडिविजुअल कस्टमर नहीं, पर बड़े बड़े क्लाइंट्स है, कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको quotations के लिए जो कॉस्ट होता है वो जितना कम अच्छी बात है। Admin cost per policy, the cost of policy administration to number of policies outstanding। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, पॉलिसी आउटस्टैंडिंग मतलब कि पॉलिसी जो जिसके सामने क्लेम आ सकता है उसके सामने एडमिन कॉस्ट कितना बन रहा है। Average policy size, the total amount of premium collected by the number of policies issued for a given time period। Average policy premium कितना कलेक्ट हो रहा है वो भी आपको दिखाता है, जितना ज्यादा अच्छी बात है, राइट। ये था हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको इंडस्ट्री के नाम दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई इसके 4-5 एग्जांपल दो और उसका मीनिंग समझाओ, या फिर जगलिंग वगैरह हो सकता है कि भाई इंडस्ट्री के नाम दिए है और कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दिए है, उसको मैच एंड मिक्स वगैरह कुछ करो, ऐसा कुछ भी। तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें से पूछ सकते हैं, तो वो आपको करना चाहिए, राइट। अब तक नहीं पूछा है बट पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहां पर हमारा पूरा चैप्टर 12 सर्विस कॉस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ डाउट हो तो बताइए। ओके, सो ये हमारा पूरा चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, सब्सक्राइब द चैनल, हाइप द वीडियो। नेक्स्ट अब हम चैप्टर 13 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो कवर अप करेंगे। उसके लाइव लेक्चर्स 28 मार्च
मतलब कि सैटरडे से 4 बजे स्टार्ट हो जाएंगे और बाकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द सेम। थैंक यू सो मच।